एनिमे की शुरुआत एक बहुत बड़े किंगडम को दिखाते हुए होती है। हमें वैन को दिखाया जाता है जो कि स्टोरी का मेन प्रोटैगनिस्ट है। वह अपने हाथों को देखता है, उसके हाथ काफ़ी ज़्यादा उसे छोटे लग रहे होते हैं, जो कि होने तो नहीं चाहिए थे क्योंकि वो इस दुनिया में रीइंकार्नेट हुआ है। वह अपने बेड पे से नीचे उतरता है और मिरर के अंदर खुद के चेहरे को देखता है। वह एक बच्चे का रूप था। बच्चे के रूप में खुद को देख के वो हैरान था। बहुत समय पहले की बात है, वह एक ऐसी दुनिया के अंदर था जहाँ पे कि उसे हमेशा ही वर्क करना पड़ता था अपने बिल्स को पे करने के लिए, बट वो पूरे तरीके से कभी भी बिल्स को पे नहीं कर पाता था। उसकी लाइफ काफ़ी ज़्यादा बोरिंग थी। वह अपने घर से भी बाहर नहीं निकलता था। उसकी शादी भी नहीं हुई थी। भगवान ने उसे एक और मौका दिया और उसे एक इंटरेस्टिंग लाइफ में भेज दिया जहाँ पे कि वो एक नोबल का लड़का है और वो इस दुनिया में कैसे अपनी लाइफ गुजारने वाला है वो इस एनिमे में दिखाया जाएगा। वह अब एक विंडो के पास में जाता है और विंडो के बाहर देखता है कि वह किस तरह की जगह में है। जैसे ही वो बाहर देखता है तब उसे दूर दूर तक बस अपना किंगडम ही दिखाई देता है। ये देखने के बाद वहाँ पे टिल नाम की एक मेड आती है। वह मेड अपने यंग मास्टर को यानी कि वैन को देख के हैरान होती है। वैन जो होता है उससे पूछता है कि आखिरकार तुम कौन हो, जिससे वो बताते हैं कि वो उसकी सर्वेंट है और उसी दौरान वैन जो होता है वो उससे बात करने लग जाता है। टिल ये देख के हैरान होती है कि अभी वैन सिर्फ 2 साल का है और वो इतने सारे सेंटेंसेस बोल पा रहा है। वहीं दूसरी तरफ वैन जो है वो अपनी पुरानी लाइफ को पूरे तरीके से याद कर पा रहा होता है। और वैन का पहला मिशन ये होता है कि इस जगह के बारे में पता लगाए। अब उसके फादर उसे ब्रेकफास्ट के लिए बुलाते हैं जिधर की वैन के बाकी के भाई भी होते हैं। अब जैल्पा जो होते हैं वो एक एक करके उन सभी से सवाल पूछने लगते हैं क्योंकि वह काफी ज्यादा चुप बैठे थे। सबसे शुरुआत में जैड की बारी आती है जो कि सेकंड सन होता है। उससे पूछा जाता है कि वो क्या करने वाला है, जिसमें बताता है वो मैजिक एट्रीब्यूट को और ज्यादा लर्न करने वाला है। अब जैल्पा जो होते हैं अपने थर्ड सन की तरफ यानी कि सेस्ट्रो के पास बढ़ते हैं। सेस्ट्रो से पूछा जाता है कि वो क्या करने वाला है, जिससे वो बताता है कि वो अभी मैजिक की नॉलेज लेने वाला है। अब जैल्पा जो होते हैं अपने फोर्थ सन वैन से पूछते हैं कि वो क्या करने वाला है। वैन बताता है कि वो अपनी कंट्री के बारे में और भी जानना चाहता है। वो यहाँ की हिस्ट्री और कल्चर के बारे में जानना चाहता है जिससे कि वो अपनी कंट्री को पूरे अच्छे तरीके से समझ सके। उसके भाई हैरान होते हैं कि वो किस प्रकार इन सवालों का जवाब दे रहा है। वो अपने बाकी भाइयों से काफ़ी ज़्यादा मैच्योर लग रहा होता है सवालों के जवाब देते हुए। जेल पर काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं अपने फोर्थ सन से। उन्होंने कभी ये बिलीव नहीं किया था कि उनका 2 साल का सबसे छोटा लड़का इस प्रकार से उसके सवालों का जवाब देगा। वह उससे काफ़ी ज़्यादा खुश होता है जो कि उसके बाकी के बच्चे नहीं कर पाए। उसे अपने फोर्थ सन से काफ़ी ज़्यादा उम्मीद होती है। वो उसे बताता है कि उसकी मदर और जेल्पा खुद एक फायर मैजिक एट्रीब्यूट वाले मेज है, तो उन्हें यकीन है कि ये भी ताकतवर बनेगा। इस दुनिया के अंदर 4 तरीके के अलग अलग एट्रीब्यूट हैं। फायर, वाटर, एयर एंड अर्थ होते हैं। ये 4 तरीके के मेन एट्रीब्यूट हैं। इनके अलावा भी कुछ एट्रीब्यूट हैं, बट अगर जिनके पास भी वह होते हैं उन्हें इस दुनिया के अंदर कम दर्जे पे रखा जाता है, इसलिए वह उम्मीद कर रहे होते हैं कि इसके पास अच्छे एट्रीब्यूट आए। वहीं दूसरी तरफ वैन जो होता है टिल से अब इस दुनिया के बारे में पूछता है। टिल धीरे धीरे करके उसे बताने लग जाती है, बट तभी एस्पार्डा वहाँ पे आ जाता है। एस्पार्डा काफ़ी सारी बुक लेके आया होता है वैन के लिए। वो वैन को कहता है कि तुम्हें अब ये सब पढ़ना है। वहीं दूसरी तरफ वैन इतनी सारी किताबें देख के घबरा सा जाता है। दूसरी तरफ एस्पार्डा कहता है कि अब से मैं तुम्हारा ट्यूटर बनने वाला हूँ। वहीं एस्पार्डा जो है वो हाई लेवल का बटलर है, तो अगर वो उसका टीचर भी बनता है तब वो उसको हर एक चीज़ सिखा सकता है। वैन जो होता है एस्पार्डा को अपना टीचर पाके काफ़ी ज़्यादा दुखी होता है क्योंकि उसे पता है कि एस्पार्डा किस किस्म का इंसान है। एस्पार्डा इन टीचिंग्स को लेके काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्ट है। चाहे वह उसका प्रिंस ही क्यों ना हो, वो उसके ऊपर किसी भी तरीके की रहम नहीं बख्शेगा। और ऐसा ही होता है। जब एस्पार्डा वैन को पढ़ाने लगता है तब वो उसे एक्स्ट्रा क्लासेस भी देता है घंटों भर तक, और एस्पार्डा उसके साथ लगा रहता है। इसी प्रकार से काफ़ी साल बीत जाते हैं। इस प्रकार से पूरे 2 साल बीत गए थे। वैन पढ़ाई के साथ में स्वॉर्ड्स भी चलाना सीख रहा होता है अपनी मेड टिल के साथ में। वहीं उसकी मेड जो होती है उसकी पूरी मदद कर रही होती है। शुरुआत में तो वैन जो होता है काफ़ी ज़्यादा स्लो लर्न कर रहा था, बट समय के साथ साथ वो ठीक होता जाता है। पूरे 1 साल बीत जाते हैं। 5 साल का हो चुका था। उसे ट्रेनिंग काफ़ी ज़्यादा अच्छी मिल रही होती है। अब वह अपने से बड़ी उम्र के लड़कों के साथ में भी वह जब भी बैटल करता था उन्हें हरा देता था। आसपास के जितने भी बच्चे होते हैं वह उससे काफ़ी ज़्यादा इंप्रेस भी थे क्योंकि वैन इतनी छोटी सी उम्र में अपने से बड़ी उम्र के लड़कों को भी स्वॉर्ड्समैनशिप में हरा देता था। और साथ ही में वह उससे खुश भी होते हैं क्योंकि वैन किसी के भी साथ में डिस्क्रिमिनेशन नहीं करता था, चाहे वह उससे छोटे दर्जे का ही क्यों ना हो। वो सभी को साथ लेके चलता था और सभी को अपना फ्रेंड बनाते हुए लेके चलता था। इसी प्रकार से 1 साल और बीत जाते हैं। वैन अब अपनी पढ़ाई के साथ में स्वॉर्ड्समैनशिप कर रहा होता है, बट तभी उसके सामने वॉरियर डी आते हैं जो कि उसे ट्रेनिंग देने की बात करते हैं। वो उसे कहते हैं अगर वो एक वॉरियर बनता है तब वो बहुत ही अच्छा वॉरियर बन पाएगा, बट दूसरी तरफ जब वो उसके हाथ देखते तब वो समझ जाते हैं कि इसके ऊपर एक भी चोट के निशान नहीं है। इसका
मतलब है कुछ और भी कर रहा है। जिसके ऊपर वैन बताता है कि एस्पार्डा उसे पढ़ाता रहता है, उसे इतनी एक्स्ट्रा क्लास दी जाती है कि वो यहाँ पे बस प्रैक्टिस थोड़ी ही समय तक कर पाता है। उसकी ये बात सुन के वॉरियर डी जो होते हैं उसे मोटिवेट करते हुए कहते हैं, अगर तुम मेरे साथ ट्रेनिंग करोगे तो तुम इस दुनिया के एक ताकतवर वॉरियर बनोगे। एस्पार्डा की चिंता तुम मत करो, एस्पार्डा से मैं कह दूंगा, वो तुम्हारी टीचिंग को थोड़ा कम कर देगा, बस तुम मेरे साथ ट्रेनिंग करना। जिसके ऊपर वैन कहता है इसकी कोई चिंता वाली बात नहीं है, मैं पढ़ाई के साथ साथ ट्रेनिंग भी कर लूंगा, ये सारी चीजें मैनेज करने का काम मेरा है। जिसके ऊपर डी हैरान होता है कि इतना सा छोटा सा बच्चा इतना कुछ सोच पा रहा है, और वो तैयार हो जाता है उसे ये टीचिंग्स देने के लिए। अब दूसरी तरफ वैन उसके टीचिंग्स ले तो रहा होता है, बट उसने ये लेके अपनी जिंदगी खराब कर ली होती है। वो भी उसे एक्स्ट्रा टीचिंग दिया करता था घंटों भर तक। इसी वजह से अब एस्पार्डा भी उसको जीने नहीं देता, ना ही डी उसे जीने देता है। बट समय धीरे धीरे करके बीतता जाता है। अब वो एक फाइन वॉरियर बन चुका था छोटी सी ही एज में। वह चाहता था कि वो अपनी इस लाइफ के अंदर अपनी पूरी लाइफ एंजॉय करे, न कि पिछली लाइफ की तरह पूरी की पूरी लाइफ हार्ड वर्किंग में झोंक दे। जब वो सिटी घूमने जाता है तब वो आसपास देखता है कि अब उसे थोड़ा समय मिला है घूमने का स्पार्डा और डी से बच करके, इसलिए वो अपना टाइम यहाँ पे एक बच्चे की ही तरह स्पेंड करने वाला है, क्योंकि डी ने उसकी ट्रेनिंग दे करके पूरी जिंदगी नर्क कर दी होती है। इतनी हार्ड ट्रेनिंग उसने कभी नहीं की थी, बट सिटी के अंदर वो एक बच्चों की तरह घूम सकता था, इसलिए वो सिटी के अंदर आया होता है। और साथ ही में वह टिल को लेके आया था, क्योंकि उसे सिटी के बारे में ज्यादा पता नहीं था। वो इधर उधर घूम के मार्केट प्लेस देखता है, अलग अलग तरीके के फ्रूट्स और बार्गेनिंग देखता है। वह काफी ज्यादा खुश होता है, वो भी इन्हें ज्वाइन करना चाहता था। अब वो एक बहुत ही बड़ी बिल्डिंग के सामने आता है और आसपास का व्यू देखने लगता है। तब एक अंकल के पास में एक छोटा सा बच्चा होता है जो कि उसी का ही बेटा होता है। वो ये देख के हैरान होता है। वैन कहता है कि आखिरकार तुम इस बच्चे के साथ ऐसा बिहेव क्यों कर रहे हो, जिसमें वो बताता है कि ये मेरा बेटा है और ये मेरा स्लेव है, मैं इसे यहाँ बेचने के लिए लेके आया हूँ, तुम मुझे ज्ञान मत दो कि मुझे क्या करना चाहिए। टिल कहती है कि उसके फादर का अधिकार उसके बेटे के ऊपर है, चाहे वो उसे बेचे या ना बेचे। और स्लेव रखना यहाँ पे एक आम बात है, यहाँ पे स्लेव रखने के लिए मनाही नहीं है। उसके फादर तो अपने बेटे को यहाँ बेचने के लिए लेके आया था। वैन जो होता है उसकी तरफ हाथ बढ़ाता है, तभी वहाँ पे रोसेलिया आ जाती है जो कि पीछे वाली बिल्डिंग की ओनर होती है। रोसेलिया से वैन पूछता है कि आखिरकार मैं इस लड़के को कैसे खरीद सकता हूँ। जिसके ऊपर रोसेलिया बताती है किसी भी पर्सन की वर्थ उसके मैजिक एट्रीब्यूट से निर्धारित की जाती है। वह उसके मैजिक एट्रीब्यूट के बारे में पूछती है, जिसपे कि उसका फादर बताता है कि ये थीफ एट्रीब्यूट का है। ये बात सुनते ही रोसेलिया जो होती है वो बताती है ये ज्यादा से ज्यादा 3 सिल्वर कॉइन का ही है। ये बात सुनते ही उस लड़के का फादर जो होता है उससे गुस्से में आ जाता है, उसे लातों से पीटने लग जाता है उसी रोड पे, और उसे ले जाने लगता है ये कहते हुए कि वो उसका किसी भी काम का नहीं है, सिर्फ 3 सिल्वर कॉइन। वहीं वैन जो होता है उस आदमी को रोकता है और कहता है कि वो उसे 5 सिल्वर कॉइन देगा। ये बात सुनते ही वह आदमी खुश हो जाता है। वैन जो होता है उसे 5 सिल्वर कॉइन दे देता है। वह आदमी वो कॉइन लेके भाग जाता है। अब वैन जो होता है उस लड़के को कहता है कि तुम अब यहाँ से कहीं पे भी जा सकते हो, जिसका कि नाम कैम्शिन होता है। कैम्शिन के पास कोई भी जगह नहीं होती है जहाँ पे कि वो जा सके, इसलिए वो वैन से पूछता है क्या वो उसी के ही साथ में रह सकता है। वैन जो होता है उसे ले जाना चाहता था, वह इसके लिए तैयार भी होता है, बट तभी बीच में गार्ड बोल पड़ता है कि मास्टर वैन, आप इस लड़के को बिल्कुल भी फोर्ट के अंदर नहीं लेके आ सकते हो। अगर आप इसे फोर्ट के अंदर लेके आते हो तो किंग गुस्सा हो जाएंगे और इसे बाहर निकाल देंगे, इसे कड़ी से कड़ी सजा देंगे। जिसके ऊपर की टिल बताती है कि अगर मास्टर वैन इसे अपना स्लेव बना लेते हैं तो जरूर ये किंगडम के अंदर रह सकता है। जिसके लिए वो रोजेलिया को अपने सामने रखते हैं और रोजेलिया जो होती है उन दोनों के बीच में स्लेव एंड मास्टर का एक कॉन्ट्रैक्ट जो होती है वो बनाने की सोचती है। उन दोनों का हाथ अपने हाथ पे रखने को कहती है और उनका मास्टर एंड स्लेव का कॉन्ट्रैक्ट बना देती है। कैम्शिन के हाथ के ऊपर एक टैटू बन जाता है जो कि उसके स्लेव होने का एक प्रूफ होता है, वो भी मास्टर वैन का। वैन और कैम्शिन दोनों ही खुश होते हैं कि वह दोनों अब कैसल के अंदर जा सकते हैं, बट उससे पहले वो रोजेलिया की बिल्डिंग के अंदर जाते हैं। इसी तरह समय बीत जाता है और कैम्शिन जो होता है वैन के साथ में ही रहता है। अब वो जो पहले बेकार से दिखने वाला बच्चा था अब वह काफी ज्यादा खूबसूरत हो चुका होता है। अब वैन जब कुकी खा ही रहा होता है तभी उसे डी के कदमों की आवाज आने लग जाती है। उसे पता चल चुका था कि मास्टर डी यहाँ पे आने वाले हैं और वो उसे स्वॉर्ड्स ट्रेनिंग देंगे जो कि काफी ज्यादा कठिन होती है और काफी ज्यादा टाइम टेकन भी होती है। इसलिए वह कहता है कैम्शिन को कि उसे जाके ये कह दो कि मास्टर वैन अभी किंगडम के अंदर नहीं है, वो कहीं बाहर गए हुए हैं। कैप्शन जो होता है ये झूठ बोलने के लिए बिल्कुल ही तैयार हो जाता है, क्योंकि वैन उसका मास्टर है और उसके हर एक ऑर्डर का पालन करना उसका धर्म है। इसलिए वो बाहर जाता है और डी को कहता है कि मास्टर वैन तो यहाँ पे नहीं है। जिस पे डी कहता है कोई बात नहीं, मुझे तो बस ट्रेनिंग देनी है, चाहे वो कोई भी क्यों ना हो। वो कैम्शिन को लेके वहां से चला जाता है। वैन खुश होता है कि डी जा चुका है, बट वहीं दूसरी तरफ सिटी के अंदर ये बात मशहूर हो चुकी थी कि मास्टर वैन जो है, जो कि जेलपा का 4th सन है, वह काफी ज्यादा समझदार भी है और ताकतवर भी है। शुरुआत से ही उसने
काफी ज्यादा अक्लमंदी दिखाई है, तो सभी को ये लग रहा होता है कि वो आने वाले समय का एक ताकतवर मेज बनेगा। और 8 साल के होने पे हर किसी की मैजिक अवेकनिंग होती है, तो हर किसी को लग रहा था कि उसका मैजिक भी जरूर फायर टाइप का ही होगा, क्योंकि उसके मदर और फादर भी फायर मैजिक एट्रीब्यूट के ही मेज होते हैं। वहीं दूसरी तरफ हमें कैसल में दिखाते हैं बारिश वाले दिन वहां पे अवेकनिंग तो होती है, बट हैरान कर देने वाली बात ये थी कि वैन का जो मैजिक एट्रीब्यूट था वो काइंड ऑफ लाइफ सपोर्ट का आता है। और उसके फादर चालपा जो होते हैं वह गुस्से में भर जाते हैं, क्योंकि वह चाहते थे कि उसका जो 4th सन है वो एक मैजिक एट्रीब्यूट लेके पैदा हो, बट ये तो एक लाइफ सपोर्ट वाला मैजिशियन बनेगा आगे चल के। उसकी बेइज्जती पूरे किंगडम के अंदर हो जाएगी अगर सभी लोगों को ये बात पता चलती है। इसलिए वो उसे मारने के लिए अपनी स्वॉर्ड को बाहर निकाल लेता है और उसे मारने ही वाला होता ही है, और वैन को अपनी मौत सामने दिखने लग जाती है। बट बीच में सबसे बड़ा सन आ जाता है जिसका कि नाम मुर्शिया होता है। मुर्शिया कहता है कि फादर आपको रुकना पड़ेगा, आप हमारे 4th भाई को नहीं मार सकते हो और इसकी कोई जरूरत भी नहीं है। जैसा कि आपको पता है हमारे किंगडम के अधीन एक ऐसा गांव आया है जिसके बारे में हम ज्यादा कुछ नहीं जानते हैं, क्या वो हमारे लिए लॉयल है भी या नहीं। अगर हमारे किंगडम को उनको चेक में रखना है तो किसी को वहां पे भेजना पड़ेगा। क्यों ना हम अपने 4th ब्रदर वैन को वहां पे भेज दें, जिससे कि वो विलेज आपके कंट्रोल में ही रहे और वहां के लोगों को ये लगता रहे कि किंग उनकी हकीकत में फिक्र करता है। जिसके ऊपर जैल्पा मान जाता है। वो कहता है कि मैं तुम्हारी बात मानता हूँ, तुम्हारे भाई को जितना जल्दी हो सकता है इस जगह से भेज दो, मैं इसकी शक्ल देखना नहीं चाहता। ये कहने के बाद में जैल्पा जो होता है वो अपने बाकी सन्स के साथ में वहां से चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ मुर्शिया जो होता है वो अपने सबसे छोटे भाई वैन से माफी मांगता है, क्योंकि फादर ने उसके साथ में ऐसा बिहेव किया तो उसके लिए तुम मुझे माफ कर देना। जिसके ऊपर वैन जो होता है उन्हें कहता है कि ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है, इसमें मेरी ही गलती है क्योंकि मेरे पास में कोई अच्छा एट्रीब्यूट नहीं आया। फादर तो एक अच्छा ही लड़का चाहेंगे क्योंकि वह एक प्रकार से इस जगह के किंग है। अगले दिन हमें दिखाया जाता है कि कैसे कैशमैन जो होता है वो वैन के साथ में सारी तैयारी कर लेता है जालपा के किंगडम को छोड़ के उस विलेज में जाने के लिए। वैन तो बल्कि काफी ज्यादा खुश था कि वो किंगडम को छोड़ के जा रहा है, क्योंकि वो उस विलेज के अंदर अपनी लाइफ फुल इस तरीके से जी सकता है जैसे कि वह जीना चाहता था। बट तभी हमें दिखाया जाता है कि उसके सारे के सारे साथी यानी कि एस्पार्डा से लेके टिल और डी तक सभी लोग इसके पास में आ जाते हैं। वह इसके साथ में जाना चाहते थे उस विलेज के अंदर, क्योंकि वो अपने मास्टर वैन को नहीं छोड़ सकते हैं जिसके साथ में वह अभी तक जीते हुए आए हैं। वैन भी काफी ज्यादा खुश होता है जब टिल भी उसके पास में आ जाती है। वह सभी वादा करते हैं कि वो हमेशा उसके साथ ही रहेंगे चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए। हमें वैन को दिखाया जाता है जो कि कार्ट से अपने विलेज की तरफ जा रहा होता है। जाते दौरान वह अपने प्रोडक्शन मैजिक को चेक करना चाहता था, इसलिए वह अपने हाथ में कुछ लकड़ियां लेता है और उसे की कोशिश करता है। चौंका देने वाली बात यह होती है कि वह एक छोटी सी स्वॉर्ड में कन्वर्ट हो जाती है। यह देखकर के कैमसिन हैरान होता है। वह कहता है शायद से हमारी जो मास्टर का प्रोडक्शन मैजिक है उसका लेवल S रैंक का होगा। उसी दौरान हमारा जो वैन होता है वह सोच में पड़ जाता है कि पेरेंट्स ने तो उसे एक ट्रैश समझ के निकाला होता है उसके नोबेलिटी के चलते हुए भी, इसलिए वो यहाँ पे एक बात करना चाहता था अपने साथियों से। वह कैमसिन से कहता है कि कैमसिन अगर तुम मुझे छोड़ के जाना चाहते हो तो तुम जा सकते हो, तुम्हारे साथ में मेरा एक स्लेव कॉन्ट्रैक्ट है, वो कॉन्ट्रैक्ट मैं रद्द करा दूंगा जिससे कि तुम अपनी लाइफ आराम से जी सकते हो। तुम्हें मेरे साथ उस विलेज में जाने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं अपने बड़े भाई से बात कर लूंगा मुरिका से कि वह तुम्हारा स्पेशल ध्यान रखेगा। बट कैमशिन साफ साफ इनकार कर देता है ये कहते हुए कि मास्टर मैं जीऊंगा तो आपके साथ, मरूंगा तो आपके साथ। मैं आपके साथ विलेज जाना चाहता हूँ, ना कि सिटी में वापस से, जिस सिटी ने आपको निकाल दिया होता है। यह बात सुन के वैन काफी ज्यादा खुश होता है कि कैमशिन भी उसके साथ में है। अब दोनों दोस्त एक दूसरे की तरफ देखते हैं और जोर जोर से हंसने लग जाते हैं। उसी दौरान जो उनकी कार्ट होती है वह चलते चलते एकदम से ही रुक जाती है और एक झटका लगता है। यह झटका उन्होंने पहली बार महसूस किया था, इसलिए वो बाहर निकल के पूछता है कि आखिरकार बात क्या हुई है। पास ही में खड़ा गार्ड जो होता है वह बताता है हम उस विलेज के पास में ही पहुंचने वाले हैं, पर उस विलेज के ऊपर पहले ही कुछ लोगों ने अटैक कर दिया है। नाइट कहता है कि अब हमें क्या करना चाहिए, बाहर तो युद्ध हो रहा है, युद्ध की स्थिति में हम क्या ही कर सकते हैं। बट डी जो होता है वह कहता है कि ये हमारी मास्टर वैन की ही टेरिटरी है, अगर इसके ऊपर बैंडिट्स अटैक करेंगे तब हम उन्हें खत्म कर देंगे। नाइट्स जो होते हैं वह तैयार होते हैं मास्टर वैन की टेरिटरी को उन बैंडिट से बचाने के लिए। बट दूसरी तरफ उनकी टीम भी ज्यादा बड़ी नहीं होती है, अगर वो उनसे फाइट करेंगे तो उनके भी चांसेस है कि वो इस फाइट के अंदर हार भी सकते हैं। उसी दौरान डी जो होता है सभी लोगों को उसके साथ उन लोगों से फाइट करने को कहता है, बट एडवेंचरस का जो लीडर होता है जिसका कि नाम ऑर्थो है वो इनकार कर देता है, ये कहते हुए कि मैं आप लोगों के साथ नहीं जाऊंगा क्योंकि हमें यहाँ पे मास्टर वैन को प्रोटेक्ट करने के लिए
लिए भेजा है, ना कि किसी विलेज को। उनकी आर्ग्यूमेंट इतनी हो जाती है कि अब वैन का भी ध्यान उनकी तरफ खींचा चला जाता है। वह भी अब उनको देखने लग जाता है कि आखिरकार बात क्या है, जहाँ पे ऑर्थो कहता है कि हम बेफालतू में अपनी जान खतरे में नहीं डाल सकते हैं कुछ लोगों के चलते हुए, हम सिर्फ मास्टर वैन को ही प्रोटेक्ट करेंगे। और सारे के सारे एडवेंचर जो होते हैं वे ऑर्थो की ही बात मान रहे होते हैं। ऑर्थो सामने सामने रख देता है सारी बातें, ये कहते हुए कि तुम्हें जैसे कि पता है वो बैंडिट्स जो है वो एक्स मर्सिनरी भी हो सकते हैं, वह भी हमारे ही जितने एक्सपीरियंस प्लेयर हो सकते हैं। अगर हमने उनसे फाइट की तब हमारा मरना भी तय है, तो हम खुद को इस तरह आग के अंदर नहीं डाल सकते हैं। डी उन लोगों की मनाने की कोशिश करता है पर वे मानते नहीं है, तो वो अकेला ही जाके उन सारे बैंडिट से फाइट करने के लिए तैयार हो जाता है अपनी टीम के साथ में। वह कहता है कि मास्टर वैन की टेरिटरी को मैं बचाऊंगा और मुझे कोई रोक भी नहीं सकता है अपने साथियों के साथ में। बट एस्पार्डा जो होता है वह अपना हाथ खड़ा करते हुए कहता है हम डी को ऐसे ही युद्ध के अंदर जाने नहीं दे सकते हैं। अगर डी वहां पे जाता है तो ये सब सीधी बात है कि वह मारा जाएगा डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन के अंदर। इसलिए मेरे पास कुछ और सुझाव है, क्यों ना आप लोग मेरी स्ट्रेटेजी के हिसाब से फाइट करो, इससे हमारे काफी ज्यादा चांसेस है कि हम जीत जाएंगे बिना किसी कैजुअलिटी के भी। यह बात सुनकर वह सभी उसकी स्ट्रेटेजी सुनना चाहते थे। एस्पार्डा कंटिन्यू रखता है, वह बताता है अगर डी मारा जाता है तो हमारे पास में कमांडर इन चीफ नहीं रहेगा आने वाली फ्यूचर के किंगडम के लिए। इसलिए मैं सुझाव देता हूँ कि पीछे से लॉन्ग रेंज के अटैक किए जाए और मास्टर वैन को बचाने के लिए एक बड़ी सी वॉल खड़ी की जाए, और फिर राइट फ्लैंक से हमारे जितने भी साथी नाइट्स है वह लोग उन पे अटैक कर देंगे, जिससे कि हम सभी लोग उन सभी को सरप्राइज अटैक की मदद से हरा सकते हैं। यह प्लान काफी ज्यादा अच्छा होता है। नाइट डी भी तैयार होता है, वहीं दूसरी तरफ एस्पार्डा जो होता है और वह एडवेंचरर्स को पिच करने लग जाते हैं। अब एडवेंचरर जो होते हैं वह भी थोड़े बहुत तैयार हो जाते हैं इनका साथ देने के लिए। तो तभी वैन बोलता है एस्पार्डा इस प्रकार से तो आप उन लोगों के सामने एक बैट की तरह काम करोगे और आपकी जान काफी ज्यादा खतरे में पड़ जाएगी। एस्पार्डा अभी हाँ में सर हिलाते हुए कहता है हाँ मास्टर वैन आपने सही बोला, बट हमें कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। अगर हम इस स्ट्रेटेजी के हिसाब से काम नहीं करते हैं तब फ्यूचर में हमारा जो किंगडम होगा उसकी आर्मी की एक बहुत बड़ी ताकतवर सेना जो है अभी ही खत्म हो जाएगी। इससे अच्छा मेरा ही सेक्रीफाइस रहेगा। वैन जो होता है ये सारी बात सुन के काफी ज्यादा दुखी हो जाता है, क्योंकि अगर वह एस्पार्डा को सेक्रीफाइस नहीं करेगा तो उसे डी को सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। इस प्रकार से वह दोनों को ही अपने आप से दूर कर रहा है। इसलिए मास्टर वैन जो होते हैं वह बोल पड़ते हैं आप सभी लोग एक दूसरे को सेक्रीफाइस कर रहे हो मेरे लिए, तो मेरा भी तो युद्ध में होना काफी ज्यादा जरूरी है। मैं खुद भी युद्ध में जाना चाहता था, बट उसी समय टिल बीच में आ जाती है और टिल अपने मास्टर को रोकने की कोशिश करती है कहते हुए अगर मास्टर आप ही मर गए तो हमारा क्या होगा। यह बात सुन के वैन कहता है मैं तुम लोगों को मरने नहीं दे सकता हूँ इन बैंडिट्स के चलते। कैम्शन जो होता है वह भी तैयार होता है मास्टर वैन के साथ में मिलकर फाइट करने के लिए। अब वैन जो होता है वह अपने साथियों को लेकर आगे बढ़ने लग जाता है कहते हुए मेरे पास खुद एक स्ट्रेटेजी है, क्यों ना एस्पार्डा भी पीछे रही और मैं खुद को एक बैट की तरह इस्तेमाल करूं, जिससे कि मैं उन सभी का ध्यान मेरे पे लगा पाऊंगा और आप सभी लोग लेफ्ट और राइट दोनों ही तरफ से एक सरप्राइज अटैक कर पाओगे, जिसकी की मदद से हम उन सभी बैंडिट्स को एक ही बार में खत्म कर सकते हैं। अब वैन का ये जो प्लान था ये भी काफी ज्यादा अच्छा होता है। इसके लिए सभी लोग पहले तो हैरान होते हैं कि इतनी सी छोटी उम्र में ये इतना सब कुछ कैसे सोच पाता है। वही वैन बताता है कि मैंने इतनी तो प्रैक्टिस की है अपनी स्वॉर्ड से कि मैं उन सभी लोगों को कुछ समय तक के लिए तो रोक सकता हूँ, अगर वो मुझ पे अटैक करने आएंगे भी तो। उसका इस तरह का कंपोजर देख के आसपास के सभी लोग हैरान होते हैं, सबसे ज्यादा ऑर्थो का अब हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है जब वह अपनी गिल्ड के अंदर बैठा हुआ होता है। उसे एक मिशन मिला था एक नोबल को एस्कॉर्ट करने का। उसे तो शुरुआत में लगा था कि जिसको वह एस्कॉर्ट करने वाले हैं वह कोई एरोगेंट नोबल होगा। उसके गिल्ड लीडर ने खास उसे इस मिशन के लिए चुना होता है। अब वह बताता है कि हम उस नोबल को एस्कॉर्ट करने के बाद वापस आ जाएंगे, बट तभी हमें वहाँ पे दिखाया जाता है कि वैन आ चुका होता है। वह उन सभी लोगों को शुक्रिया अदा करता है क्योंकि उन्होंने उसके इस रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट की होती है एस्कॉर्ट के लिए। वह कहता है कि आप सभी लोग कल टाइम पे जरूर पहुंच जाना, मैं यहाँ से चलता हूँ। उसकी इस तरह की मीठी बातें सुन के वहाँ के जितने भी एडवेंचरर होते हैं वे सभी हैरान होते हैं, क्योंकि अभी तो ऑर्थो ने कहा होता है कि सारे नोबल एरोगेंट होते हैं, बट यह नोबल तो बिल्कुल अलग होता है। ऑर्थो अपने साथियों के साथ में आगे बढ़ के कहता है कि हम किसी एक बच्चे को आगे नहीं जाने दे सकते हैं, हम भी इसका साथ देंगे। उसकी ये बात सुन के आसपास के सभी एडवेंचरर आगे आ जाते हैं। एस्पार्डा और डी भी अब आगे आ चुके होते हैं, वह अपने प्लान को एग्जीक्यूट करने वाले थे। उसी दौरान ऑर्थो की टीम भी तैयार होती है। एस्पार्डा अपना हाथ ऊपर करता है और सभी लोगों को बता देता है कि अब आगे जाने का वक्त हो चुका है, आगे जाके युद्ध की अब शुरुआत की जाए। अब हमें दिखाते हैं सभी लोग अटैक करना शुरू करते हैं। अब एस्पार्डा आगे की तरफ बढ़ता है और अपने मैजिक का इस्तेमाल करता है। अब उस फोर्ट के आसपास में जितने भी लोग होते हैं जो कि उसकी वॉल्स पे अटैक कर रहे होते हैं उनको रोकने के लिए वह अपनी मैजिक का इस्तेमाल करता है और आसपास में बड़ी बड़ी स्टोन वॉल ले आता है
जितने लोगों का ध्यान उनके ऊपर जाता है वह उन पर अटैक करने के लिए जाते हैं और कुछ लोगों का ध्यान तो जाता ही नहीं है। यह फाइट दो तरफ से चल रही होती है। जब सभी मशीनरीज यानी कि वह बैंडिट्स देखते हैं कि पीछे से उनके ऊपर अटैक हो रहा है तब वह अपने आप को पीछे की तरफ मोड़ लेते हैं उनसे फाइट करने के लिए। बट डी जो होता है वह आगे जाके कूद पड़ता है अपने साथियों के साथ में। वह उन सभी लोगों को एक एक करके मारने लग जाते हैं। उसी दौरान हमें उन्हीं बैंडिट्स के सरदार को दिखाया जाता है जो कि औरतों की टीम के ऊपर अटैक करने के लिए आगे आ चुका होता है। उसी बीच अब हमें एक लेडी को दिखाते हैं, उस लेडी के ऊपर उसका ध्यान जाता है। बट उसी दौरान वैन जो होता है एक एक करके उन सभी बैंडिट्स को मारते हुए आगे बढ़ता है और उसके लीडर को भी हरा देता है। लीडर को हराने की वजह से वह औरतों की टीम की उस लड़की को बचा लेता है और बीच में हमें कैम्शिन को आते हुए दिखाया जाता है। कैम्शिन एक बड़ी अच्छी छलांग देता है और अपनी स्वॉर्ड की मदद से उस बैंडिट के सरदार को खत्म कर देता है। अब उन सभी लोगों ने उन बैंडिट्स को पकड़ लिया होता है और तो अब वैन की तरफ देखता है। वैन उसे काफी ज्यादा यूनिक बच्चा लगता है। अब उसी दौरान वह अपने साथियों से बात करता है। कुछ साथी जो होते हैं उसके वापस से गिल्ड में चले जाते हैं और औरतों के साथ में कुछ साथी रुक जाते हैं। औरतों अपनी टीम से बात करते हुए कहता है, मुझे वैन पे पूरा यकीन है, वैन आने वाले टाइम के अंदर एक ताकतवर योद्धा जरूर बनेगा और एक बहुत बड़ा किंग भी। तो मैं चाहता हूँ कि हम सभी लोग इसी के ही विलेज के अंदर कुछ समय के लिए रुक जाते हैं क्योंकि मैं देखना चाहता हूँ कि अभी वैन आगे चल के कितना बड़ा योद्धा और कितना अच्छा यूनिक कैरेक्टर वाला पर्सन बनना चाहता है। उसकी टीम भी तैयार होती है ये कहते हुए कि हाँ, वैन ने मुझे बचाया होता है तो मैं भी यहीं पे रुकना चाहती हूँ और उसे रीपे करना चाहती हूँ। अब हमें वैन को दिखाया जाता है। वैन जो होता है अब उन वॉल्स को खुलवा देता है। अब वह विलेज के अंदर जाता है और सबको ग्रीट करता है ये बताते हुए कि अब वह उनके विलेज का लीडर बनने वाला है। रोंडा नाम का एक बंदा आता है जो कि इस विलेज का अभी तक चीफ होता है। वह उसे ग्रीट करते हुए अपने विलेज की हालत बताता है कि यह विलेज जो है इन बैंडिट्स के अटैक से काफी समय से जूझता हुआ आ रहा है। ये साल के अंदर इनका छठा अटैक होता है इन बैंडिट्स से और ये लोग अब काफी ज्यादा ही लॉस में आ चुके हैं उन बैंडिट्स की वजह से। उन्हें ये बात पता है कि वह किंग जो है इनकी सिटी को प्रोटेक्ट नहीं करने वाला है। अगर वह प्रोटेक्ट करना चाहता तो वह कुछ लोगों को भेज सकता था और बैंडिट्स उनके विलेज के ऊपर अटैक नहीं करते, बट उन्होंने ऐसा नहीं किया और हमारे ऊपर अभी तक अटैक होता हुआ आ रहा है। जैसा कि आप देख सकते हैं आसपास के लोग कितने ज्यादा ही इससे अफेक्ट हुए हैं इन बैंडिट्स की वजह से। वैन जो होता है उनकी मदद करने का वादा करता है ये कहते हुए कि मुझे यहाँ पे किंग ने ही भेजा है और मैं अब से आपका लॉर्ड हूँ और मैं ही अब से आप लोगों की सुरक्षा करूंगा मेरे कुछ खास चुनिंदा लोगों के साथ से। मेरे पास आपके विलेज को बचाने के पूरे 3 तरीके के रास्ते हैं जिससे कि यह विलेज बड़ी आसानी से प्रोटेक्ट हो पाएगा। सबसे पहला तरीका तो ये है हम कुछ ऐसा बनाए जिससे कि किंगडम की नज़र हमारे ऊपर पड़े और वह हमें बचाने के लिए मशीनरीज या ट्रूप्स का इस्तेमाल करें, या दूसरा कि हम खुद मशीनरीज हायर करें, और तीसरा और सबसे बढ़िया हम खुद की वॉल्स को मजबूत बना ले। यह बात सुन के विलेज चीफ खुद कहता है कि आपने जिस तरीके की चीज़ें के बारे में सोचा है वह हमने पहले भी सोच रखा है। ये सोचने में काफ़ी ज़्यादा आसान है बट जब हम इन्हें करने जाएंगे तब हमें हकीकत पता चलेगी ये नामुमकिन है क्योंकि हमारे पास कम लोग हैं, कम पैसे हैं और हमारे पास टैलेंट भी नहीं है कि हम ये सारी चीज़ें कर सकें। यंगल ये सारी बातें वैन को बताती है। वैन अब खुद भी परेशान हो चुका था। वह सोच में पड़ जाता है कि आखिरकार वो अब ऐसा क्या करे जिससे कि ये लोग अपनी सिटी को यानी कि इस विलेज को बचा सकें। वह स्पार्डा से कहता है कि अब हमें इंट्रोडक्शन देना पड़ेगा खुद का, तभी इन लोगों को हम पे भरोसा होगा। वह उन्हें थोड़ा इनकरेज करता है पर लोग तब भी इनकरेज नहीं होते हैं। इस वजह से स्पार्डा आगे आता है और डी खुद भी। वह दोनों खुद को इंट्रोड्यूस कराते हुए बताते हैं कि वो कमांडर एंड चीफ है किंगडम का और ये हेड बटलर है इस किंगडम का। यह बात सुनते ही वह यहाँ पे खड़े हुए जितने भी लोग होते हैं वह हैरान हो जाते हैं कि किंगडम के लोग यहाँ पे आए हुए हैं, वो भी मेन किंगडम के। अब वहीं चीफ जो होता है उसे यकीन होता है बट वो बताता है कि हमारे पास इतने टैक्स भी नहीं है देने के लिए। टैक्स का नाम जैसे ही वॉन सुनता है तो अब उसके दिमाग में ख्याल आता है क्यों ना हम इन लोगों के ऊपर से ही टैक्स को कम कर दूं। वह बताता है कि वह टैक्स सिर्फ 8% देंगे। ये बात सुनते ही आसपास के जितने भी लोग होते हैं जो कि हार्वेस्ट करते हैं, जिनकी हार्वेस्ट कम हुई होती है, वह काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाते हैं कि अब हमारा जो लॉर्ड है वो सिर्फ हमसे अब 8% टैक्स लेगा 30 की जगह। वह खुश हो जाते हैं काफ़ी ज़्यादा। अब वैन जो होता है उन सभी के लिए एक वॉल बनाने को कहता है स्पार्डा को। स्पार्डा बड़ी बड़ी वॉल खड़ी कर देता है जिससे कि वह इस विलेज को सुरक्षित रख सके। अब वैन आगे आता है और वो डी से कहता है अपने सिपाहियों को लेके पेट्रोलिंग करो, जिस पे डी तैयार हो जाता है और वहाँ से निकल जाता है। अब वैन जो होता है वह उन लोगों को कहता है फिक्र करने की जरूरत नहीं है, सब कुछ मैं संभाल लूंगा क्योंकि मेरे पास प्रोडक्शन टाइप का मैजिक है। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि हम इस विलेज को अब एक बहुत बड़ी सिटी में कन्वर्ट कर सकें। वैन को दिखाया जाता है जो कि टेलर कैम्शन के साथ में जंगलों में होता है। वह जंगल के अंदर अपने प्रोडक्शन मैजिक का इस्तेमाल करता है। लॉक्स को वह क्यूब में बना
बनाने की कोशिश करता है जो कि अब नानो फाइबर टेक्नोलॉजी से बने हुए होते हैं। वह अपनी पावर को कंसंट्रेट करता है और एक बहुत अच्छा ब्लॉक बना के उन लोगों को दिखाता है। वह ब्लॉक काफ़ी ज़्यादा होते तादाद में, आसपास के लोग हैरान होते हैं। अब वहीं दूसरी तरफ औरतों को जो वैन होता है वह उस ब्लॉक पे अटैक करने के लिए कहता है और तो ऐसा करता भी है, ब्लॉक पे अटैक करता है, बट उस ब्लॉक को कुछ होता ही नहीं है। ये देख के सभी लोग वहाँ पे हैरान हो जाते हैं। इसी प्रकार से शाम हो जाती है। वैन ने अलग अलग प्रकार के वेपन बना लिए होते हैं अपने प्रोडक्शन मैजिक की मदद से। इस पूरे वर्ल्ड के अंदर जिसके पास भी प्रोडक्शन मैजिक होता है वह एक चीज भी अच्छे से नहीं बना सकता था अपने मैजिक की मदद से, बट वैन ने तो यहाँ पे तरह तरह की चीजें बना के उन लोगों को दिखाई होती है। सबसे ज्यादा हैरान कर देने वाले वह ब्लॉक्स होते हैं। अब उन्हीं वेपन के बीच में एक कटाना कैम्शन को दिखाई देती है। वह कटाना जो है वह काफी ज्यादा अच्छी लग रही होती। कैम्शन उसे लेके काफी ज्यादा खुश होता है, इसलिए वैन जो होता है उसे गिफ्ट के रूप में वह कटाना दे देता है। इसी प्रकार से अब रात हो चुकी हुई होती है, सभी लोग आराम से सो रहे होते हैं, बट वैन के शरीर में अब दर्द होने लग जाता है। उसने अपने मैजिक माना का ज्यादा इस्तेमाल कर लिया होता है। वह कहता है कि अब मुझे दर्द होना शुरू हुआ है, बट मैं अपने साथियों को देखता हूँ तो मुझे ऐसा लग रहा है कि उन्होंने ज्यादा मेहनत नहीं की है, पर डीप डाउन मुझे ये पता है कि वह काफी ज्यादा थक चुके हैं आज पूरे दिन में जितना भी वर्क उन्होंने किया उसके हिसाब से, इसलिए वह अब आराम से जमीन पे ही सो रहे हैं। वैन उनके लिए घर बनाने की सोचता है। अब हमें अगले दिन के सूरज को दिखाते हैं। वह ब्लॉक्स की मदद से घर की शेप बना रही होती हैं। विलेज चीफ जो होते हैं वह आके पूछते हैं कि आखिरकार आप लोग यहाँ क्या कर रहे हो। वैन बताता है कि हम यहाँ पे घर बनाने की कोशिश कर रहे हैं जिसमें हम रह सकते हैं। विलेज चीफ जो होता है वह कहता है ये जगह काफी ज्यादा अच्छी है, आप यहाँ पे जरूर से अपना मेंशन बना सकते हो। अब वहीं दूसरी तरफ वैन जो होता है वह अपने मैजिक को कॉन्सेंट्रेट करने लग जाता है लैंड के ऊपर, और वहाँ पे वह अपनी मेंशन की शेप देने लग जाता है। उसका काफी ज्यादा मैजिक यूज हो रहा होता है, बट वह मेंशन को काफी ज्यादा अमेजिंग लुक देने की कोशिश कर रहा होता है, और एकदम से उसका मेंशन जो होता है वह खड़ा हो जाता है। वैन ने एक बहुत बड़ा मेंशन क्रिएट कर लिया होता है अपने प्रोडक्शन मैजिक की मदद से। आसपास के जितने भी गांव के लोग होते हैं, यहाँ तक कि वैन के सबऑर्डिनेट, वे सभी लोग हैरान होते हैं कि वैन मास्टर के पास में कैसी पावर है। उन्होंने मिट्टी के अंदर से एक बहुत बड़ा मेंशन ही क्रिएट कर दिया। वह आसपास इकट्ठा हो जाते हैं। वैन का प्रोडक्शन मैजिक जो है शायद से वो ट्रिपल एस रैंक का होगा कि उसने एक पूरा मेंशन मिट्टी से बना दिया। आसपास के लोग सभी हैरान होते हैं, वो वैन के पास इकट्ठा होते हैं, बट वैन तो चाहता था कि उसके पास में एलिमेंट मैजिक होते, क्योंकि एलिमेंट मैजिक की ही मदद से वह अपने आसपास के लोगों को प्रोटेक्ट कर सकता था। प्रोडक्शन मैजिक की मदद से वो क्या ही कर पाएगा। वहीं जो टिल होती है वह अपने मास्टर को हौसला देती है, और कैम्शन भी ये कहता है कि फिर भी मैं आपके ही साथ रहता, चाहे आपका प्रोडक्शन मैजिक था चाहे कुछ भी होता। एस्पार्डा कहता है कि मास्टर आपका प्रोडक्शन मैजिक जो है वो एक अलग ही लेवल पे है। अगर ये बात किंग जैल्पा को पता होती तो शायद से वो आपको कभी भी नहीं निकालते। आपके पास अगर एलिमेंट मैजिक भी नहीं है तब भी आप बहुत ही ज्यादा काम के टेरिटरी लॉर्ड बन सकते हो। डी भी यही बात दोहराता है। वैन जो होता है अपने आसपास के सभी लोगों को खुद की तारीफ करता हुआ देख के काफी ज्यादा खुश होता है और उन सभी के लिए घर बनाने को तैयार हो जाता है, बट उसके लिए इन लोगों को अपने पास में लकड़ियां और कुछ मिट्टियां लानी होगी। इसलिए डी और ऑर्सो जो होते हैं वो इस चीज को करने के लिए तैयार हो जाते हैं और शुरुआत में एक दूसरे से ही टकराते हैं, क्योंकि उन्हें जल्द से जल्द अपने साथियों के लिए भी घर बनवाने होते हैं। उसी दौरान जब वो आपस में लड़ाई कर रहे थे, गाँव का जो चीफ रोंडो होता है वह भी कहता है यंग मास्टर वैन, क्या आप हमारे लिए भी घर बना सकते हैं। उनके विलेज के जितने भी घर होते हैं वो टूट फूट चुके हैं, या वरना जो उनकी सीलिंग है उसके अंदर से पानी आता है और नीचे का जो फ्लोर है वह भी टूट चुका है। अब वैन जो होता है उनके लिए घर बनाने को तैयार हो जाता है और कहता है कि तुम्हें भी सामान इकट्ठा करना होगा, बट मैं अपने साथियों को ही कह दूंगा, तो तुम चिंता मत करो, मैं तुम सभी के लिए घर बना दूंगा। यह बात सुनते ही डी और ऑर्थो भी हैरान होते हैं, गांव के लोग भी, कि वैन जो है सभी के लिए घर बनाने वाला है। सभी लोग बहुत ही ज्यादा खुश होते हैं। यह तो वैन का काइंड हार्ट है जो कि वह पूरे विलेज के लिए नए घर बना रहा है। वह शुरुआत में सोच में पड़ जाता है आखिरकार मैं इनके लिए कैसे घर बना के दूं, बाद में इसका माना तो ड्रेन होना ही है। शुरुआत में तो वो यहाँ की मैपिंग करता है और फिर ग्रिड प्लान का इस्तेमाल करते हुए वो वहाँ पे घर क्रिएट करने लग जाता है। उसके जो क्रिएट होने वाले घर होते हैं वह काफी ज्यादा यूनिक होते हैं और आसपास की जगहों को भी बचा रहे होते हैं, और एक लंबा चौड़ा रोड भी होता है उन सभी के लोगों के घर के आगे। यह देख करके सभी लोग हैरान होते हैं और वैन उन्हें बताता है कि मैंने किस प्रकार से ये सारे घर बनाए हैं। इन घरों के आगे बड़ी सी रोड होगी और ये जो घर है वह सेम दिखेंगे, जिससे कि लोगों को आसपास में ये भी ना लगे कि उनके साथ में डिस्क्रिमिनेशन
कंस्ट्रक्शन हुआ है। गांव के सभी लोग अपने यूनिक घरों को देख के खुश होते हैं और वैन को घर बनाने के बदले कुछ सामान दे देते हैं। अब रात के समय हमें दिखाया जाता है मैंशन के पास में एक पब्लिक बाथरूम खोला जाता है जो कि गांव के सभी लोगों के लिए था। कैम्शन जो होता है आसपास में आग लगा देता है जिससे कि हॉट वाटर सभी लोगों को मिल सके। इस तरह की सुविधा जो है ज्यादातर नोबल परिवार के लोगों को ही मिलती थी। आसपास के लोग काफी ज्यादा खुश होते हैं उस पब्लिक बाथरूम की वजह से। अब वहाँ पे जो फीमेल होते हैं वो वैन को अपने साथ ले जाना चाहती थी बट वैन बड़ा हो चुका था, वह इनकार कर देता है। अब दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि कैसे टिल और प्लूरियल जो होती है वह एक साथ बात ले रही होती है। प्लूरियल जो होती है वह वैन के बारे में जानना चाहती थी, जिसके ऊपर टिल जो होती है उसे खुशी खुशी बताने लग जाती है हमारी यंग मास्टर वैन जो है वह काफ़ी ज़्यादा काइंड है, वह हमेशा लोगों के बारे में सोचते हैं जो कोई भी उनके साथ होता है और साथ ही में वह शुरुआत से ही काफ़ी ज़्यादा स्मार्ट है। वह किसी भी अडल्ट को नॉलेज के अंदर टक्कर दे सकते हैं, यहाँ तक कि जो उसकी स्वॉर्ड्समैनशिप है वह भी किसी एक स्वॉर्ड मास्टर के लेवल की जितनी है। शुरुआत से ही उन्हें प्रोडिजी कहा जाता आ रहा है बट उनके मैजिक के चलते हुए उनके फादर ने उसे अपनी टेरिटरी से निकाल दिया, यह सोचकर कि वो शायद से एक ट्रैश होगा बट ये हकीकत नहीं होती है। जैसा कि तुमने आज देखा यंग मास्टर वैन कमाल के हैं। सीन यहाँ से शिफ्ट होता है और अब हमें दिखाया जाता है कि कैसे यंग मास्टर वैन जो होते हैं वह भी कैम्शन के साथ में होते हैं। यंग मास्टर वैन को सोच रहे होते हैं बट वह डी की मसल्स को देखते हैं, वह पहले से काफ़ी ज़्यादा ग्रो कर गई होती है। कैम्शन कहता है कि हाँ क्योंकि मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ बट मुझे और भी अपनी मसल्स को ग्रो करना है और मास्टर डी की तरह बनना है। यह बात सुनते ही यंग मास्टर वैन जो होते हैं वह कहते हैं तुम बस खुद पे फोकस करो, तुम समय के साथ साथ डी जितने पावरफुल ज़रूर से बन जाओगे, मुझे तुम पे बहुत ही ज़्यादा भरोसा है कैम्शन खुश होता है यंग मास्टर वैन के मुंह से इस तरह की बातें सुन के। बट तभी वहाँ पे डी आ जाता है। डी अपने साथियों के साथ वहाँ पे आया होता है नहाने के लिए, वह सभी लोग एक साथ नहाते हैं बट डी जो होता है वह अपनी ब्रॉड स्वॉर्ड का इस्तेमाल करता है और ब्रॉड स्वॉर्ड का इस्तेमाल करते हुए प्रैक्टिस करने लग जाता है। उसे यह लगता है कि हम जब भी प्रैक्टिस करेंगे तब हम ताकतवर बनेंगे, खाते हुए, नहाते हुए और पानी पीते हुए भी। अब वैन जो होता है रात के समय अपने बेड पे आके सो जाता है, वह काफ़ी ज़्यादा थक चुका था। अगले दिन हमें दिखाया जाता है स्पाइडर जो है वह आसपास विलेज के देखने लग जाता है। विलेज जो होता है अब वह फोर्ट की तरह दिखने लग जाता है। उन्होंने उसके पास में गड्ढे बनाए होते हैं जिससे कि वह इस फोर्ट को बचा भी सकते हैं बट वैन सोचता है कि हमें पानी की ज़रूरत है, हमें इसको पानी से भरना होगा और साथ ही में हमारे पब्लिक बाथरूम और बाकी की लोगों की नीड्स के लिए वाटर की तो ज़रूरत पड़ेगी ही। वह नदी के पास में जाते हैं। एस्पार्डा की मदद से नदी के पास से एक रास्ता बनाया जाता है जो कि गांव को कनेक्ट करेगा और जो डी होता है वह अपने साथियों के साथ में उस रास्ते को और भी ज़्यादा लंबा और चौड़ा करने लग जाता है। वह काफ़ी ज़ोर से मेहनत करने लग जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ वैन जो होता है वो टिल के साथ होता है। टिल कहती है कि हम ये सब क्यों कर रहे हैं। वैन बताता है अगर नदी गाँव के पास में होगी और पानी की सप्लाई आसानी से लोगों तक पहुँच जाएगी तब आने वाले टाइम में उनका फ्यूचर जो है वह काफ़ी ज़्यादा ईजी और कंफर्टेबल हो जाएगा। अब हमें दिखाया जाता है कि किस प्रकार से सभी लोग मेहनत कर रहे होते हैं। वैन ये देख के खुश होता है क्योंकि मेहनत का फल सबको ही मिलने वाला है, इसलिए सभी लोग ये काम कर रहे हैं। वह डी और डी के साथियों को देख के खुश होता है। काफ़ी समय तक वह नदी के रास्ते को लंबा करते रहते हैं और चौड़ा करते रहते हैं। डी को अब पास में ही गाँव दिखने लग जाता है। यह बात वह वैन को बताता है। वैन को तो लग रहा था कि अभी कुछ हफ्ते लग सकते उन्हें ये काम करने में बट डी और डी के साथियों ने ये काम कुछ ही घंटों में कर दिया। डी तो कहता है बस मास्टर आप हमें थोड़ा वक्त और दीजिए, हम 3 से 4 घंटों में गांव तक ही रास्ता कनेक्ट कर देंगे। बट वैन इनकार कर देता है क्योंकि डी के साथियों की हालत बहुत ही ज़्यादा खराब हो गई थी। वह इनकार करता है, उन्हें आराम करने को कहता है पर डी तो नहीं करना चाहता था आराम। वह काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंट होता है अपने साथियों को लेकर के कि वो कितने ज़्यादा कमज़ोर हैं कि वो इतनी सी ट्रेनिंग भी नहीं कर सकते हैं। उन्होंने नाइट्स होने की तो नाक कटवा के ही रख दी। वैन को तो डर लग रहा था उनकी इस तरीके की बातों से और ट्रेनिंग से। एस्पार्डा अब उन्हें चलने को कहता है। अब हमारा सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाया जाता है कि उनका ये काम फिनिश हो चुका होता है। वैन जो होता है सभी को शुक्रिया कहता है, यह कहते हुए कि अगर वह लोग नहीं होते तो शायद से ये वाला काम कभी हो ही नहीं पाता और विलेजर्स तक ये पानी आसानी से नहीं पहुंचता। सभी लोगों के अंदर खुशी के आंसू होते हैं। एस्पार्डा को कहा जाता है कि स्टोन को हटा दो। एस्पार्डा ऐसे ही करता है। पानी को गांव के पास आता हुआ देख के गांव के सभी लोग खुश होते हैं। वहीं दूसरी तरफ वैन जो होता है नदी के इतने साफ पानी को देख के वह भी खुश था। बट दूसरी तरफ टिल और एस्पार्डा जो होते हैं वह बात करते हैं कि जिस दिन अगर नदी के अंदर बाढ़ आती है तो इस पानी की वजह से गांव के अंदर भी खतरा बढ़ सकता है। इसी वजह से हमें पास में ही एक कैनाल बनानी पड़ेगी और एक लेक भी। यह बात सुन के वह कहता है तो हमें ऐसा ही करना चाहिए। वह गाँव के पास में एक लेक बना देते हैं और जिसे कैनाल के रास्ते से जोड़ देते हैं। गाँव के सभी लोग खुश होते हैं कि अब उनके पास में एक लेक भी है जहाँ से कि वो पानी ले सकते हैं। ये पानी का रिजर्व रहेगा उनके पास में अगर कभी उनके ऊपर मुसीबत आ जाती है। सभी लोग खुश होते हैं
वैन से, क्योंकि वैन जो है कितना दूर तक का सोच सकता है उनके विलेज के लिए। वैन कहता है कि ये सब मैं गाँव की भलाई के लिए ही कर रहा हूँ, क्योंकि गाँव के ही लोग मेरे लोग हैं। रात के समय हमें दिखाया जाता है कार्ड के अंदर एक लड़की जो होती है एक लेडी के साथ में थी। लेडी जो होती है वह खुद को गॉडेस मानती है और वह कहती है हम जल्द ही रिमोट विलेज के पास में पहुंच जाएंगे, तुम चिंता मत करो। अगले दिन अब हमें दिखाया जाता है वैन जो है अपने मैजिक की मदद से विलेज के ऊपर जो है वह एक ऐसी परत लगा देता है सीमेंट की, जिससे कि उसे तोड़ना मुश्किल पड़ जाएगा और इनके ऊपर अगर कभी बैंडिट्स आके अटैक भी करते हैं तो वह कभी उन्हें छू भी नहीं पाएंगे। एडवेंचरर्स तो हैरान होते हैं कि आखिरकार मास्टर वैन जो है किस प्रकार के मटेरियल का इस्तेमाल कर रहे हैं कि इसके ऊपर तो आग का भी असर नहीं होगा, ना ही किसी स्वॉर्ड का। वैन जो होता है उन्हें और भी चीज़ें दिखाता है, जैसे कि फायर एरो करने वाली कुछ मशीन्स भी दिखाता है जो कि उन वॉल्स के ऊपर लगी हुई है। वह बैंडिट्स को दूर से ही मार सकते हैं और यहीं से वह बैठ करके गांव के आसपास में निगरानी भी रख सकते हैं, कहीं गांव पे कहीं भी अटैक कोई भी रास्ते से ना हो। अब ये गांव जो है वो एक छोटे से फोर्ट्रेस की तरह लगने लग जाता है, जिसके आसपास में बैंडिट्स कभी आने का सोचेंगे भी नहीं। बट वहीं दूसरी तरफ डी और जो बाकी के लोग होते हैं वह इस तरह की एडवांस मशीन देख के काफी ज्यादा हैरान होते हैं जो कि बैंडिट्स को दूर भगा सकती है। डी जो होता है यंग मास्टर वैन को कहता है, यंग मास्टर वैन आप तो ऑफेंसिव भी जा सकते हो, लोगों से फाइट कर सकते हो अपनी इन मशीन्स की मदद से। बट एस्पार्डा उसको रोक देता है ये कहते हुए कि यंग मास्टर वैन जो है वह डिफेंस के लिए काफी ज्यादा अच्छे हैं, ना कि ऑफेंस के लिए, इसलिए तुम अपना ज्यादा दिमाग मत चलाओ। बट वहीं दूसरी तरफ डी और एस्पार्डा के बीच में फाइट होने लग जाती है यंग मास्टर वैन को लेके कि उनकी मैजिक पावर का इस्तेमाल वे किस किस तरीके से कर सकते हैं जिससे कि टेरिटरी को और भी ज्यादा बढ़ाया जा सकता है। डी का मानना यह होता है कि उन्हें आसपास की टेरिटरी को कैप्चर करना चाहिए, बट वैन जो होता है उन दोनों को रोक देता है ये कहते हुए अब तुम दोनों फाइट मत करो, क्योंकि हम यहाँ पे ऐसा नहीं करने वाले हैं, हम शांति से ही अपनी जगह को डेवलप करेंगे और किसी को परेशानी भी ना हो। डी और एस्पार्डा जो होते हैं वो यंग मास्टर वैन को इतना काइंड देख के काफी ज्यादा खुश होते हैं। एस्पार्डा जो होता है कहता है अगर किंग जैल्पा को मास्टर वैन के बारे में ये सब पता होता तो मास्टर वैन को बिल्कुल भी नहीं निकालते और उसे अपना एडवाइजर भी बना लेते। अब एस्पार्डा कहता है यंग मास्टर वैन क्या आप हमारे किंग जैल्पा के सामने बगावत भी कर सकते हैं? बट वैन कहता है मैंने कभी इसके बारे में सोचा ही नहीं, मुझे तो अभी भूख लगी है। वह सभी लोग अभी डाइनिंग टेबल पे होते हैं, किंगडम तो प्रोटेक्ट होता है इसलिए वो चैन के से बैठ करके खाना खा सकते हैं। वह खाना खाने लगते ही और डेजर्ट का लुत्फ उठाते हैं। एस्पार्डा बोल पड़ता है कि मास्टर वैन अब आपको ये सब खाना छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि अब विलेज के अंदर में ऐसा कोई सामान बचा ही नहीं है जिससे कि डेजर्ट बनाया जा सके, इसलिए अब हमें जल्द से जल्द कोई अर्निंग सोर्स ढूंढना पड़ेगा। यंग मास्टर वैन जो होते हैं वे सोच में पड़ जाते हैं कि अब उन्हें कोई भी डेजर्ट खाने को नहीं मिलेगा। तभी उनके दिमाग में एक आइडिया आता है जो कि काफ़ी ज़्यादा खतरनाक होता है, बट उससे पहले वह जानना चाहता था कि बाकी के लोगों के पास क्या क्या आइडिया हो सकता है अर्निंग सोर्स को लेकर के। वह हर किसी से पूछता है। शुरुआत में तो हर एक बंदा अपना जवाब देता है ये कहते हुए कि यहाँ पे तो ट्रेड के लिए सिर्फ हमेशा महीने के अंदर एक बार लोग आते हैं और इस गाँव का किसी भी और विलेज से कोई कनेक्शन ही नहीं है। कैम्शिन और एस्पार्डा का मानना यह होता है कि हम उस ब्लॉक को बेच सकते हैं जो कि यंग मास्टर वैन बनाते हैं, बट यंग मास्टर वैन अकेले बनाते हैं, इससे गांव का फायदा नहीं होगा। टिल कहती है हमें हंटिंग करनी चाहिए, बट हंट के लिए सिर्फ एडवेंचर ही होते हैं और एडवेंचर जितना पावरफुल कोई और गांव का विलेजर्स भी नहीं है। एस्पार्डा जो होता है वो सोच में पड़ जाता है कि अब हमें आखिर में करना क्या चाहिए। वह यंग मास्टर वैन से पूछता है, बट यंग मास्टर वैन कहते हैं कि अभी हमें समय पर छोड़ देना चाहिए। अब हमें एक्जारा को दिखाया जाता है। एक्जारा जो है जो कि ऑर्थो का ही एक टीम मेंबर है, वो वहाँ पे आता है और कहता है कि मैंने कैम्शिन और टिल को बोला था अपने वेपन को मुझे दिखाने को, बट वो लोग दिखाई नहीं रहे हैं। वैन ये बात सुन के हैरान होता है और उन्हें कहता है क्या तुम उन्हें एक झलक भी नहीं दिखा सकते हो? कैम्शिन और टिल जो होते हैं वह कहते हैं ये आपकी तरफ से हमें गिफ्ट मिला है, इसलिए हम इनका इस्तेमाल नहीं करना चाहते। क्या पता ये टूट जाए या हमारी किसी गलती की वजह से हम इन्हें खो दें, जिससे कि आपकी दी हुई चीज़ भी हमसे दूर हो जाएगी। उसकी ये बात सुन के ज़ारा जो होता है वह कहता है तुम चिंता मत कर, तुम मेरी शील्ड पे अटैक कर सकते हो, मेरी शील्ड को कुछ भी नहीं होने वाला है। अब यंग मास्टर वैन जो होते हैं वह कैम्शिन को उस पर अटैक करने को कहते हैं। कैम्शिन जो होता है अपने हल्के से हाथ से उसके ऊपर अटैक करता है। एजारा को तो लग रहा होता है कि कुछ भी नहीं होगा, बट जो उसकी शील्ड जो होती है वह 2 टुकड़ों में कट जाती है। ये देख करके वह फूट फूट के रोने लग जाता है। वह कहता है ये शील्ड जो है वह काफ़ी ज़्यादा महंगी थी और उसे बहुत समय हो गए थे इस शील्ड के साथ में एडवेंचर करते हुए। यह बात सुनते ही अब यंग मास्टर वैन जो होते हैं वह उसे अपने मैजिक पावर की मदद से ठीक कर देते हैं। यह देख करके एरा जो होता है वह काफ़ी ज़्यादा खुश होता है। तभी वहाँ पे ऑर्थो अपने साथियों के साथ में आ जाता है। वह अपने साथ में काफ़ी सारे मिनरल्स लेके आए होते हैं जो कि उन्हें पिछले ही माउंटेन की रेंज में मिले होते हैं। उधर उनको एक आयरन की माइन भी मिली हुई होती है और साथ में अलग अलग प्रकार की और भी मिनरल्स मिले होते हैं, जिसमें गोल्ड सिल्वर भी होता है, यहाँ तक कि इथेरियल भी होता है। यह सारे मिनरल्स देख के वह सभी लोग हैरान होते हैं। उन्हें ये बात पता चलती है जहाँ पे भी उन्हें ये चीज़ मिली थी वहाँ पे ताकत और
मॉन्स्टर भी थे। वैन सोच में पड़ जाता है कि इन्हें इतने सारे मिनरल्स मिले हैं। उसी दौरान ऑर्थो जो होता है वह एक आयरन का मिनरल जो होता है बड़ा सा, उसे बाहर ला के रख देता है। यंग मास्टर वैन जो होते हैं वह अपने मैजिक का इस्तेमाल उस पर करने की सोचते हैं और उससे ब्लॉक बनाने के बारे में सोचने लग जाते हैं। वह अपने मैजिक का इस्तेमाल करता है। मानक इस्तेमाल करते हुए वह उस आयरन की ओर को जो है वह एक बढ़िया से क्यूब में कन्वर्ट कर देता है, बट वह उसकी प्योरिटी नहीं जानता था। अब जो एरा जो होता है वह चाहता था कि वह इसे यंग मास्टर वैन जो है एक स्वॉर्ड बना दे। उसके लिए वह भी दो प्रकार की, एक शॉर्ट स्वॉर्ड और एक लॉन्ग स्वॉर्ड। यंग मास्टर वैन जो होते हैं वह ऐसा ही करते हैं। वह उस क्यूब का इस्तेमाल करते हैं और उससे एक छोटी सी स्वॉर्ड बना देते हैं। वह काफ़ी ज़्यादा शार्पनेस वाली होती है, जिसका कि इस्तेमाल करके वह मॉन्स्टर को किल कर सकता है। ज़ारा जो होता है वह उस स्वॉर्ड को देखता है, उसे वो स्वॉर्ड काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगती है, इसलिए वो यंग मास्टर वैन को अब लंबी स्वॉर्ड बनाने को कहता है। अब यंग मास्टर वैन लॉन्ग स्वॉर्ड भी बना देते हैं। यह दोनों ही स्वॉर्ड उन सभी लोगों को काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगती है और देखने में भी वह यूनिक लग रही थी। वैन जो होता है उन सभी के लिए वह स्वॉर्ड बनाने के लिए तैयार हो जाता है, क्योंकि वह उसके लिए मिनरल्स लेके आए थे। वह उन सभी के लिए अलग अलग प्रकार के वेपन बना देता है। अब हमें वहीं पे दिखाया जाता है प्रूरियल को। जैसे वो वहाँ पे आती है वह बताती है स्वॉर्ड जो है अगर मार्केट में बिकेगी तो ज़रूर से एक हाई प्राइस में सेल होगी। वह इसकी प्राइस का अभी तो अंदाज़ा नहीं लगा सकती है, बट ये महंगी ज़रूर होगी। स्पाइडर वहाँ पे आता है, इथेरियल को देखता है यंग मास्टर वैन के साथ में। उसे ये बात इथेरियल को देखते ही पता चल जाती है कि जहाँ पे भी ये मिनरल्स मिले हैं उसके पास में ही एक डंजन है। ये डंजन की न्यूज़ जैसे ही पूरे एम्पायर में फैलेगी तो आसपास के जितने भी किंगडम है, वहाँ के किंगडम के जितने भी लोग हैं वह इस गाँव के अंदर आने लग जाएंगे। क्या पता हमारे ऊपर अटैक भी हो सकता है, क्योंकि डंजन जो है वहाँ से काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट होता है लोगों को। इसी वजह से ही यहाँ पे अलग अलग प्रकार के लोग भी आना शुरू होंगे और यहाँ पे क्राइम रेट भी बढ़ सकती है। हमें इस डंजन की बात को जितना जल्दी हो सकता है छिपाना होगा। अगर ये बाहर आती है तो यंग मास्टर की वैन को इस गांव से हटा दिया जाएगा उनकी ही फैमिली के द्वारा प्रॉफिट को जब्त करते हुए। यंग मास्टर वैन को ये सारी चीज़ें पता होती है, बट वो यह भी चाहता था कि यहाँ पे लोगों की लाइफ को बिल्कुल भी इफेक्ट न पड़े किसी भी डंजन की वजह से। तो वह सभी लोगों को ये डंजन की बातों को छिपाने को कहता है। ऑर्थो के टीम मेंबर जो होते हैं वह बताते हैं कि हमारा पहला काम डंजन को ढूंढने के बाद गिल्ड को बताना होता है और गिल्ड यहाँ पे आएगी। बट अभी यहाँ के जो कमेंडेशन है वह गिल्ड के लायक नहीं है, इसलिए वह गिल्ड को ये चीज़ बिल्कुल भी नहीं बताने वाले हैं। यह बात सुनते ही वैन जो होता है काफ़ी ज़्यादा खुश होता है कि ऑर्थो जो है वह उसकी साइड ले रहा है और गिल्ड को ये चीज़ बताने से इनकार कर रहा है। अब वह गाँव के अंदर घूमने लग जाते हैं। घूमते दौरान वैन यह सोच रहा था कि वह लोगों की लाइफ को कैसे बेटर कर सकता है, बट एक मॉन्स्टर का अटैक उनके ऊपर हो रहा होता है। एक आदमी यह देख लेता है और वह गेट को बंद कर देता है। अब यंग मास्टर वैन जो होते हैं वह सभी लोगों को कहते हैं कि तुम्हारी लाइफ तुम्हारे हाथ में है। अगर तुम खुद को बचाना चाहते हो तो फोर्ट की वॉल पे चढ़ जाओ और अपने सभी चाहने वालों को बचा लो। मैं भी तुम्हारी मदद करने वाला हूँ, मैं भी तुम सभी लोगों को प्रोटेक्ट करूँगा। वैन को दिखाया जाता है, वैन जो है अब वो उनका साथ देना चाहता था। वह ऊपर जा करके यानी कि वॉल्स पे चढ़ करके उनकी पूरी मदद करना चाहता था, बट टिल जो होती है वो वैन को रोक लेती है, कहते हुए कि मास्टर मैं आपको नहीं जाने दे सकती हूँ, आपको नीचे ही रहना पड़ेगा। वैन मान जाता है और वो नीचे से ही उन लोगों को ऑर्डर देगा। वो डी को सारी सिचुएशन बताने को कहता है। डी जो है वह बताता है कि वो 8 फीट से लंबी लिजार्ड्स हैं। इन लिजार्ड्स की तादाद लगभग 40 है। इनके ऊपर बड़ी बड़ी आर्मर्स हैं और इनको मारने के लिए तो हमें एक बड़ी सेना की जरूरत पड़ेगी, जो कि इस समय हमारे पास नहीं है। बट दूसरी तरफ वैन जो होता है वह कहता है जितने भी बलिस्टास हैं उनके ऊपर तुम वो आयरन की जितने भी एरोज हैं उन सभी को चढ़ा दो और उनसे अटैक करो। गार्ड्स को लगता है कि ये तो नामुमकिन है, बट डी जो होता है वह उन सभी को भरोसा दिलाते हुए कहता है कि जैसा कि यंग मास्टर वैन कह रहे हैं हमें वैसा ही करना होगा, मुझे पूरा भरोसा है यंग मास्टर वैन के ऊपर। वैन कहता है कि तुम चिंता मत करो, बस तुम अटैक करो। डी जो होता है इसके लिए तैयार हो जाता है। बलिस्टा के ऊपर वह आयरन की एरोज को चढ़ा देता है और उससे अटैक करता है। बलिस्टा के द्वारा छोड़ी गई जितनी भी एरोज होती हैं जैसे ही वह उन लिजार्ड की लगती हैं वो गायब हो जाती हैं। डी को लगता है कि आखिरकार क्या हुआ, बट जैसे ही उसका ध्यान जाता है वह उन लिजार्ड के अंदर ही घुस जाती हैं और लिजार्ड जो है उनकी जो फिजिकल पावर होती है वह उन्हीं की मदद से आगे आ रही होती हैं, बाकी वो मर चुकी थी। यह देख करके वो काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं। जितनी भी आयरन की एरोज होती हैं वह बलिस्टा के ऊपर चढ़ाते हैं और लिजार्ड के ऊपर दाग देते हैं। जैसे वह उन लिजार्ड के ऊपर लगती हैं वह लिजार्ड धीरे धीरे करके मरना शुरू
शुरू हो जाती हैं। वह 10 से भी ज्यादा लिजार्ड्स को अभी तक मार चुके होते हैं, बट धीरे धीरे करके उनके पास जितने भी आयरन की ये एरोज होती हैं जो कि वह बलिस्टा के ऊपर चढ़ा रहे होते हैं, वह खत्म होने लग जाती है। अब उनके पास बस एक एक ही आयरन की एरोज बची होती है हर एक बलिस्टा के ऊपर। वैन जो होता है उन्हें कहता है अभी तुम इनसे अटैक करो, उसके बाद में तुम वुडन की एरोज का भी इस्तेमाल कर सकते हो। यह बात सुनते ही गार्ड हैरान थे कि वुडन की एरो तो उनके ऊपर बिल्कुल भी काम नहीं आएगी क्योंकि आर्मर काफी ज्यादा मोटा है। बट दूसरी ही तरफ डी जो होता है उन सभी को रोकते हुए कहता है मुझे मास्टर वैन पे पूरा भरोसा है। यंग मास्टर वैन ने काफी मिरेकल्स किए हुए हैं, इसलिए हमें उनके ऊपर भरोसा रखना होगा। वह वुडन की एरो भी चढ़ाने को कह देता है। अब वहाँ पे जितने भी गार्ड और गाँव के लोग होते हैं वे वुडन की एरो को चढ़ाते हैं और उससे अटैक करते हैं। वुडन की एरो ने क्या कमाल किया, जितने भी लिजार्ड थे वो सभी एक एक करके मरने लग गए। वह वुडन की एरो इतनी अंदर बड़े ही प्यार से घुस पा रही थी जहाँ पे कि उनके वाइटल ऑर्गन्स होते हैं। वुडन की एरो ने ऐसा कमाल करके दिखाया कि सामने आने वाले जितने भी लिजार्ड्स होते हैं वो एक एक करके मरने लग गए। दूसरी तरफ डी भी काफी ज्यादा खुश होता है कि उन्होंने वुडन की एरो की मदद से जितने भी आर्मर्ड लिजार्ड थे उन सभी को खत्म कर दिया। गांव के सभी लोग खुश होते हैं, यहाँ तक कि वैन भी खुश था। टिल जो होती है वह भी खुश होती है। वहीं दूसरी तरफ हमें बताया जाता है जितने भी एरोज होते हैं उनकी मदद से सारे आर्मर्ड लिजार्ड को मार दिया गया था। अब वो आज की रात को फीस्ट करेंगे। अब वैन जो होता है वो आगे की तरफ जाता है। वो देखता है कि गांव के जितने भी लोग हैं वो औरतों की टीम की मदद से वहाँ पे जितने भी आर्मर्ड लिजार्ड होते हैं उनके मीट को उनकी खाल से अलग कर रहे थे, उनके फैंग्स को अलग किया जा रहा था और यहाँ तक कि उनकी कोर को भी। औरत जो होता है वो अपनी टीम के साथ में लेट आया था, इसलिए वो देख नहीं पाता कि उन्होंने कैसे इतने सारे आर्मर्ड लिजार्ड को मारा था। बट वह काफी ज्यादा खुश होता है कि इन सभी आम लोगों ने इतने सारे आर्मर्ड लिजार्ड को खत्म कर दिया। वहाँ पे वैन इतने सारे मीट के मांस को देख के काफी ज्यादा खुश होता है और रात के समय वो लोग पार्टी करते हैं जहाँ पे कि जितने भी कॉमनर्स होते हैं वो ये देख के काफी ज्यादा खुश होते हैं कि उनके साथ में पहली बार एक नोबल मैन आराम से फीस्ट कर रहा है। ये उनके लिए हैरान कर देने वाली बात है क्योंकि इससे पहले इनके गांव में कोई भी नोबल नहीं था। पर दूसरी तरफ एस्पार्टा जो होता है वो कहता है कि मास्टर आप कॉमनर्स के साथ ज्यादा रह रहे हो। पर टिल कहती है कि मास्टर जो है उन्हें कॉमनर्स के साथ में रहना काफी ज्यादा अच्छा लगता है, इसलिए हमें उन्हें रहने देना चाहिए। वहीं दूसरी तरफ मीट को सेक करके उसमें मसाला लगा के खा रहे होते हैं जिससे कि उन्हें उसका टेस्ट काफी ज्यादा अच्छा लगता है। यह पार्टी काफी साल बाद ऐसी हुई है उनके गांव के अंदर। दूसरी तरफ डी जो होता है वो ऑर्थो और वैन की बातें सुन लेता है जहाँ पे कि ऑर्थो और उसकी पूरी टीम जो होती है वो वैन को शुक्रिया अदा करती है वेपन्स के लिए। तो डी गुस्सा हो जाता है क्योंकि डी को भी वेपन चाहिए था। ऑर्थो की पूरी टीम को वेपन दिया गया है बट डी की टीम को एक भी वेपन नहीं मिला है। ऑर्थो की टीम बताने लग जाती है कि उनकी स्वॉर्ड के अंदर कितनी ज्यादा शार्पनेस आ गई है, मॉन्स्टर को हंट करने में उन्हें जरा सा भी टाइम नहीं लगा और वो काफी ज्यादा खुश हैं इस तरह के वेपन्स को पा करके। यहाँ तक कि मोटू भी जो होता है वह भी वैन की काफी ज्यादा तारीफ करता है। डी जो होता है पीछे खड़ा होकर के यह सारी बातें सुन लेता है। डी वैन से गुस्सा हो जाता है। वो कहता है मास्टर मुझे भी वेपन्स चाहिए, मेरी भी टीम को वेपन्स चाहिए, आपको हमें देना पड़ेगा चाहे कितने भी रुपए क्यों ना लग जाए। जिसके ऊपर वैन कहता है तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे लिए काफी ज्यादा अच्छे वेपन्स बनाऊंगा, बट तुम सिर्फ मुझे थोड़ा मौका दो, मुझे थोड़ा आराम करने दो, मैं तुमसे वादा करता हूँ कि तुम्हें वेपन्स जरूर से मिल जाएंगे। ये बात सुनते ही डी जो होता है वह खुश हो जाता है। उसे अपने मास्टर पे भरोसा होता है क्योंकि मास्टर उसे जरूर से वेपन बना के दे देंगे। वहीं दूसरी तरफ ऑर्थो जो होता है वो डी की टीम को और चढ़ाने लग जाता है अपने वेपन्स की मदद से। वहीं दूसरी तरफ एस्पार्ड और बाकी सभी लोग जो होते हैं बात कहते हैं हम इन्हें बेच करके काफी सारे पैसे अर्न कर सकते हैं। ऑर्थो उसकी रेट बताता है एक आर्मर्ड लिजार्ड जो है वो मैक्सिमम 40 गोल्ड कॉइन की बिक सकती है, बट अभी का इसका मीट खराब हो रहा है तो पर आर्मर्ड लिजर्ड जो है 8 गोल्ड कॉइन की पक्का चली जाएगी। वैन तो खुशी से संभाल ही नहीं पाता खुद को, वह काफी ज्यादा खुश होता है कि मतलब की है उसे अब 300 गोल्ड कॉइन मिल सकते हैं, वह काफी ज्यादा अमीर हो जाएगा, अपने इस विलेज को अच्छा बना सकता है। बट एस्पार्डा बताता है कि मार्किस के पास में 50% रुपीज जाने चाहिए जितने भी 100 गोल्ड कॉइन के ऊपर अगर आप अर्न करते हो, तो मतलब कि 300 के ऊपर उन्हें 150 गोल्ड कॉइन हमें मार्किस को देने पड़ेंगे। यह बात सुनते ही वैन कहता है तो कोई ना कोई रास्ता तो जरूर होगा जिससे कि मैं पैसे बचा सकता हूँ। एस्पार्डा बताता है ऐसा नहीं हो सकता है क्योंकि जब आप इतना सारा मीट सेल करने जाओगे तो पूरी मार्केट में यह बात फैल जाएगी और आपको पैसे देने ही पड़ेंगे। यह बात सुन के अब वैन को दुखी महसूस होने लग जाता है। वह कहता है कि इतनी मुश्किल से तो हमने इन्हें हंट किया है अपने लोगों के लिए और हम इसके पैसे कभी पूरे तरीके से इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, ये कितनी ज़्यादा बुरी बात है। बट एस्पार्डा बताता है मेरे पास एक रास्ता है, अगर आप अपने सबसे बड़े भाई की ही मदद से इसको सेल करवा दो तो शायद से आपको पैसे मिल सकते हैं पूरे के पूरे, बट आपको इसकी अकम्पलिशमेंट जो है वह अपने भाई को देनी पड़ेगी। ये क्वेस्ट आपके भाई ने पूरा किया है। उसके लिए वह तैयार हो जाता है क्योंकि अगर उसके फादर को पता चला तो उसे एक दूसरे गाँव में भेज दिया जाएगा। अब हमें अगले दिन दिखाया जाता है कि कैसे दो मर्चेंट
वैन जो होते हैं वह पास के ही उस विलेज में आते हैं। वो हैरान थे क्या वो किसी और सिटी के पास तो नहीं आ गए, बट वो ये देख के हैरान होते कि ऊपर वैन है। वैन जो है वह फोर्थ प्रिंस है इस मार्किस का। वो ये देख के हैरान होते कि ये यहाँ पे इस विलेज में क्या कर रहा है। वैन उन्हें अपने विलेज के अंदर बुलाता है। वह जैसे ही विलेज के अंदर जाते हैं वे ये देख के हैरान हो जाते हैं कि इतने बड़े से फोर्ट के अंदर एक छोटा सा विलेज है। दूसरी तरफ से संभालने वाला और कोई नहीं बल्कि मार्किस का सबसे छोटा बेटा है। स्टोरेज रूम के अंदर उन्हें काफी सारे आर्मर्ड लिजार्ड्स देखने को मिलते हैं। आर्मर्ड लिजार्ड्स जो है वह काफी ज्यादा स्टॉक में होती है। इसी वजह से मर्चेंट हैरान होते हैं कि इतने से छोटे विलेज के पास में इतना सारे आर्मर्ड लिजार्ड का स्टॉक पड़ा हुआ है। वह वैन जो होता है उन्हें कहता है कि ये सारी चीजें मैं तुम्हें बेचना चाहता हूँ, जिसके लिए वह दोनों मर्चेंट मान जाते हैं, बट उन्हें थोड़ा समय लगेगा। वह कहते हैं कि हमारे पास अभी इतने आदमी नहीं है, इसलिए हमें आदमी को बुलवाना पड़ेगा। वैन इसके लिए तैयार होता है। वहीं वैन जो है उन्हें थोड़ा सा मीट खुद के साथ भी ले जाने के लिए कहता है, क्योंकि उनके पास तो यहाँ पे ये रखा रखा खराब ही हो जाएगा। बट दूसरी तरफ वह उन्हें कुछ और भी सेल करना चाहता था। वो उन्हें कहता है क्या तुम स्वॉर्ड्स में इंटरेस्टेड हो, और वह उन्हें अपनी स्वॉर्ड्स दिखाने के लिए लेके जाता है। वह उनके सामने स्वॉर्ड का काफी सारा स्टॉक पटक देता है। वह जितने भी स्वॉर्ड्स होती हैं या वेपन्स होते हैं वह काफी ज्यादा उन्हें अच्छे लगते हैं, उनकी क्वालिटी काफी ज्यादा अच्छी होती है। अब वो दोनों मर्चेंट अपना दिमाग लगाते हैं। वे चाहते थे कि वे वैन से सारे का सारा स्टॉक खरीद ले और पूरी तरीके से मोनोपोलाइज कर ले इन वेपन्स को। बट वैन अपना अच्छा दिमाग लगाता है और वो कहता है कि मैं तुम्हें ये सारी स्वॉर्ड नहीं देने वाला हूँ, बस तुम्हें इन्हें फेमस करना है जिससे कि लोग आके मुझसे डायरेक्ट परचेज करें। अगर तुम ये मुझसे सारी स्वॉर्ड ले भी जाते हो तो एट दी एंड सभी लोगों को पता चल जाना है कि इस विलेज से ही इन लोगों ने स्वॉर्ड खरीदी है, तो वो लोग मेरे ही विलेज के अंदर आने वाले हैं। बट मैं तुम्हें एक मौका देता हूँ, मेरी वेपन्स को मशहूर कर दो और मैं उसके बदले तुम्हें मेरे ही विलेज के अंदर एक वेपन शॉप बनाने का मौका दूंगा। वह दोनों तैयार हो जाते हैं। वह काफी ज्यादा खुश थे खुद की वेपन शॉप के बारे में सुन करके। अब वैन जो होता है इस चीज के लिए तैयार हो जाता है। वो कहता है बिल्कुल तुम्हारी वेपन शॉप में बिल्कुल तैयार कर दूंगा। तो उनके बीच में एक डील हो जाती है और उनकी वेपन शॉप को तैयार कर दिया जाता है वैन के द्वारा। वे दोनों लोग हैरान होते हैं। जिस वेपन शॉप को खोलने का सपना उनका बहुत पुराना था वो चुटकियों में करके दिखा दिया वैन ने मर्चेंट से तो डील कर ली होती है। उसके पास बचे थे बाकी के काम। वह अपने ऑफिस में बैठ के सोच रहा होता है कि मुझे अपने अब इस फोर्ट को किस प्रकार से और भी एडवांस करना चाहिए। मुझे क्या इसके आसपास में क्या और भी वॉल्स लगानी चाहिए या कैसल को किस शेप में रखना चाहिए। एस्पार्डा बताता है कि स्क्वायर जो शेप है वह काफी ज्यादा कॉमन है, इसी वजह से अब वैन जो होता है वह कहता है मैं इसे स्टार के रूप में रखना चाहता हूँ, स्टार की शेप में। ये बात सुनते ही एस्पार्डा हैरान होता है कि इसके पीछे वजह क्या हो सकती है। स्टार की शेप तो आज तक किसी भी कैसल की उन्होंने नहीं सुनी हुई होती है। वैन पहली बार स्टार शेप के बारे में बात कर रहा है, इसलिए वह जानना चाहता था कि स्टार शेप से आखिरकार उन्हें किस प्रकार से फायदा हो सकता है। जिसके ऊपर वह बताता है स्टार शेप जो होती है वह अलग अलग एंगल से एनिमीज के ऊपर अटैक कर सकती है, जिससे के पास हमारे पास में ज्यादा चांसेस होंगे हमारे आने वाले दुश्मनों के ऊपर चारों तरफ से अटैक करने के लिए, जिससे कि वह हमारे पास में पहुंच ही नहीं पाएंगे और हम उन्हें दूर से ही खत्म कर देंगे। गार्ड वहां पे आता है। वह बताता है मास्टर वैन आपसे मिलने के लिए वाइस काउंट आए हुए हैं पास के ही काउंटी के। यह बात सुनते ही वैन जो होता है उनसे मिलने के लिए निकल जाता है। वह शुरुआत में तो उन्हें ग्रीट करता है और कहता है कि जब आप यहाँ पे आए तब हमारे भाग्य ही खुल गए। वाइस काउंट जो होती है वह काफी ज्यादा हैरान होती है कि वो सच में अपने सामने देख पा रही है वैन को। वो यहाँ पे वैन से ही मिलने के लिए आई हुई है। जब उसे पता चला था कि मार्कस ने अपने सबसे छोटे बेटे को ये पास के ही विलेज में भेज दिया होता है, वहीं उसी के ही साथ में यहाँ पे आई हुई होती है पास के ही काउंट की सबसे छोटी बेटी जिसका कि नाम आर्ट होता है। अब वैन जो होता है उन लोगों से मिलकर काफी ज्यादा खुश था। वह उन्हें बैठने के लिए कहता है। वाइस काउंट जो होती है अपने सामने इतने सारे लोगों को देख के हैरान होती है और वह उससे पूछती है मैं जब इस विलेज के अंदर आई तब ये विलेज मुझे काफी ज्यादा विकसित लगा, क्या ये सारी चीजें तुम्हारे ही फादर ने करवाई है? ये देख के मैं काफी ज्यादा हैरान हूँ। जिसके ऊपर वैन बताता है नहीं, ये मैंने खुद ही किया है। यह बात सुनकर वो हंसने लग जाती है। वह कहती है एक विलेज जो कि इतनी जल्दी एक फोर्ट में बदल गया मैं यकीन ही नहीं कर सकती हूँ। मुझे पक्का भरोसा है कि तुम्हारे फादर ने तुम्हारे साथ में काफी सारे आदमियों को भेजा होगा, लगभग 5000 लोगों को, तभी तुम इस तरह के विलेज को डेवलप कर पाए हो। जिसके ऊपर वैन साफ साफ इनकार कर देता है। ये कहता है ये सिर्फ मेरी पावर का ही नतीजा है। बट दूसरी तरफ वो वाइस काउंट जो होती है वह कहती है तुम्हारे फादर ने तुम्हें इस विलेज में इसलिए ही भेजा है क्योंकि तुम्हारे पास में कोई ऐसी ताकत नहीं है जिससे कि तुम अपने फादर को इम्प्रेस कर सकते थे। जिसके ऊपर वो हाँ में सर हिलाता है। वह कहता है कि वो प्रोडक्शन मैजिक का इस्तेमाल कर सकता है, इसी वजह से उसे यहाँ पे भेजा गया है। बट वो अकेला यहाँ पे नहीं है, उसके साथ में उसे चाहने वाले लोग भी हैं। यह बात सुन के वाइस काउंट काफी ज्यादा हैरान होती है कि आखिरकार ये किन लोगों की बात कर रहा है। उसी दौरान हमें दिखाया जाता है उसके पीछे जितने भी लोग होते हैं यानी कि डी, एस्पार्डा और टेल और कैमशिन, वो एक एक करके बताने लग जाते हैं। डी जो है वो मार्क्विस का सबसे
ताकतवर एक सेनापति था, बट वह उसे छोड़ करके मेरे साथ में आ गया। इसे बुलाने के लिए मार्कस ने काफ़ी सारे नोट्स तो भेजे थे, बट डी अपनी ही वजह से नहीं गया था। दूसरी तरफ एस्पार्टा बताता है कि वह काफ़ी ज़्यादा बूढ़ा हो चुका था, इसलिए उसे रिटायर होना था। इसलिए उसने सोचा कि मुझे मास्टर वैन के साथ में कंट्री साइड में आ जाना चाहिए। इसलिए एस्पार्टा भी यहाँ पे वैन का साथ देने के लिए आ गया है। बट दूसरी तरफ मेड से और कैम्शन से भी पूछा जाता है कि वो वैन को क्यों फॉलो कर रहा है, जिसके पर वह दोनों बताते हैं कि हमने वैन को इसलिए पसंद किया और उनके साथ में आना क्योंकि वह सभी लोगों को एक जैसा ही ट्रीट करते हैं और इसी वजह से वह इम्प्रेस होते हैं। अब वाइस काउंट और दूसरी तरफ आर्ट, जो कि वह काउंट की सबसे छोटी बेटी होती है, वह हैरान होती हैं कि सच में वैन जो है वह इस तरह का आदमी है। बट दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि कैसे वैन जो है उन्हें बाहर लेके आ जाता है अपना प्रोडक्शन मैजिक दिखाने के लिए। वह उनके सामने एक बहुत बड़ी चट्टान को खड़ी कर देता है और चट्टान को खड़ी करने के बाद में वह वहाँ पे एक गेट भी क्रिएट करता है। वह गेट जायंट्स के लिए होता है, वह काफ़ी ज़्यादा बड़ा था। इस तरह का मैजिक देख के वाइस काउंट जो होती है और साथ में आर्ट, वह दोनों ही हैरान होती है कि वैन जो है इस प्रकार के मैजिक का इस्तेमाल कर पा रहा है जो कि प्रोडक्शन मैजिक के अंदर नामुमकिन है। अगर सच में मार्क्विस जेल्पा को ये चीज़ पता होती तो वो बिल्कुल भी अपने से खुद को अलग अपने फोर्थ सन को नहीं करने देते, किसी को भी ना ही वह खुद करते। वह काफ़ी ज़्यादा दुखी होंगे अगर उन्हें ये बात पता चलती है तो। वहीं दूसरी तरफ वाइस काउंट और आर्ट जो होती है वह दोनों यहाँ पे इससे अपने रिलेशन बनाने के लिए आई हुई होती हैं। वे बताते हैं कि वह आर्ट की शादी वैन से करवाना चाहते हैं। वैन जो होता है इसके लिए साफ साफ इनकार कर देता है। वह कहता है कि अभी उसकी एज नहीं हुई है शादी की, इसलिए वो इस चीज़ के लिए इनकार करता है। बट वाइस काउंट जो होती है वह उसे बताती है कि आर्ट के पास भी इतना ज़्यादा कोई अच्छा मैजिक नहीं है, इसलिए उसे भी अपनी फैमिली से एक तरीके से आउटकास्ट कर दिया गया है। इसी वजह से वह चाहती है कि आर्ट जो है वह इन्हीं के ही साथ में रह सके। अब दूसरी तरफ वैन को इस चीज़ से कोई दिक्कत नहीं होती, वह तैयार हो जाता है, यहाँ पे वह रह सकती है। अब वाइस काउंट जो होती है वह तारीफ करती है वैन की, उसे बताती है कि उसका टैलेंट अनमैच्ड है। वाइस विस्कॉन्ट की इस तरह की तारीफ सुनकर के वह काफी ज्यादा खुश होता है क्योंकि वाइस विस्कॉन्ट जो है एक नाइट से वाइस विस्कॉन्ट बनी है। वहीं दूसरी तरफ वह उनके लिए रहने के लिए एक कमरा जो है उसी समय क्रिएट कर देता है अपने मैजिक की मदद से। यह देख करके वह दोनों काफी ज्यादा हैरान होती हैं। बट अब रात हो चुकी थी, वह लोग एक साथ बैठ करके डिनर करते हैं जहाँ पे कि आर्ट और वैन की थोड़ी बहुत बात चलती है और वहीं आर्ट जो है वह उसे कहती है हमें धन्यवाद, आपने मुझे यहाँ पे रहने की इजाज़त दी। और वह वहाँ से जाने लग जाती है। वैन जो होता है वह ये देख के हैरान था कि आर्ट इतनी सी छोटी उम्र में वह भी इतनी ज़्यादा मैच्योर है कि वो अपने से बड़ों को थैंक्स कर सकती है। एस्पार्टा जो होता है वह मास्टर से कहता है कि अब हमें जल्द से जल्द स्ट्रैटेजी बनानी पड़ेगी और पैसे कलेक्ट करने पड़ेंगे। वाइस काउंट और आर्ट के बारे में भी हमें वैन को दिखाया जाता है। टेल और कैम्शन जो है वो वैन को उठाने के लिए आए हुए होते हैं क्योंकि लेक के पास में डी और स्पार्टा पहले ही पहुंच चुके हैं और जल्द से जल्द अभी के टाइम पर वैन को भी वहां पे पहुंचना पड़ेगा क्योंकि वहां पे हमें कुछ अजीब से ही क्रिएचर देखने को मिले हैं जो कि लेक के पास में है। यह बात सुनते ही अब वैन जो होता है वह जल्दी से कपड़े पहनता है और निकल जाता है। उसी दौरान रास्ते में चलते हुए उसे पता चलता है कि लेक का नाम जो है वो वैन के नाम पे ही पड़ा है, तो उसे वैन लेक वो लोग कहते हैं, विलेज के सारे ही लोग। यह बात सुन के वैन को काफी ज्यादा अच्छा लगता है। वो लेक के पास में पहुंच जाते हैं। वो देखता है कि यहाँ पे तो काफी सारी भीड़ है और वहीं डी जो है वह आगे की तरफ इशारा करता है। पानी के बीच में हमें एक लड़की को फ्लोट करते हुए दिखाया जाता है। वो उनके पास नहीं आ रही होती है। एस्पार्टा बताता है कि ये एक मरमेड की स्पीशीज की लड़की है और ये लोग ज्यादातर तो घने जंगलों के बीच में पानी में रहते हैं, बट ये हमारी लेक के अंदर क्या कर रही है। यह बात आश्चर्यचकित कर देने वाली थी। डी भी इसी पे ही बताता है मरमेड जो है वह काफी ज्यादा रेयर स्पीशीज है, वह इतनी जल्दी किसी भी इंसान को नहीं दिखाई देती है, ना ही वो इंसानों के साथ कांटेक्ट बनाती है। तो आखिरकार ये यहाँ पे क्या कर रही है। सभी के अलग अलग थॉट होते हैं, बट एक तरीका था जिससे कि ये मरमेड इनके पास आ सकती थी। वैन उसे चिल्ला के बुलाता है और उसे खाने का लालच भी देता है क्योंकि खाने का लालच देने से क्या पता वो उनके पास में आ जाए। वो उसी आर्मर्ड लिजार्ड का मीट जो उसके सामने रख देता है। वह लड़की आती है और उस मीट को देख करके हैरान हो जाती है। उसके बाद में वैन उसे वो खाने को कहता है और वह जैसे ही उसे खाते उसे काफी ज्यादा टेस्टी लगता है। वैन कहता है क्या ये तुम्हें अच्छा लगा। वो बताती है कि मैं जानना चाहती हूँ कि आखिरकार ये जो मांस है इसका जो शिकार है वह किसने किया था। यह बात सुनते ही आसपास के सभी लोग जो होते हैं वो वैन का नाम ले देते हैं। वैन कहना चाहता था कि ये पूरा टीम वर्क है, बट आसपास के लोग कहते हैं सिर्फ ये वैन नहीं किया है। यह बात सुनते ही वो लड़की वहां से निकल जाती है। वैन नाम चिल्लाता रहता है मरमेड वापस से आओ, बट कोई आता नहीं है। इसी प्रकार से एक दिन बीत जाता है। अगले दिन अब हमें दिखाया जाता है कि कैसे उस लेक के अंदर से अब काफी और भी मरमेड जो है वह बाहर निकल के आ चुकी हुई होती हैं। वहां पे जितने भी लोग होते हैं ये देख के हैरान होते हैं कि इतने सारे आखिरकार मरमेड यहाँ पे क्या
कर रही है। उसी दौरान टेल जो होती है वह सबसे ताकतवर इंसान की तरफ इशारा करती है। वो ताकतवर सा दिखने वाला बंदा जो होता है वह सबसे आगे होता है। वैन खुद को इस सिटी का लॉर्ड बताता है तो दूसरी तरफ मरमेड भी खुद को लीडर बताता है इस स्पीशीज का। वो उनका धन्यवाद करता है कि उन्होंने उसकी बेटी का अच्छे से ध्यान रखा। साथ में ही वह पूछता है कि आर्मर्ड लिजार्ड को क्या उन्होंने मारा था। शुरुआत में तो उन्हें लग रहा था कि आर्मर्ड लिजार्ड कहीं इनके गॉड तो नहीं है, बट वो कहता है कि हाँ, मैंने ही आर्मर्ड लिजार्ड को मारा था। यह बात सुनते ही मरमेड का जो लीडर होता है और साथ में उसके साथी सभी लोग हैरान हो जाते हैं कि कितने से छोटे बच्चे ने कितनी सारी आर्मर्ड लिजार्ड को खत्म कर दिया। ये तो नामुमकिन है, उनका विश्वास करना मुमकिन नहीं था इस चीज के ऊपर। बट वैन कहता है कि हाँ, उन्होंने ही खत्म किया था, जिसके ऊपर वह लीडर कहता है तो तुम मेरी बेटी से शादी कर सकते हो। यह बात सुनते ही वैन हैरान हो जाता है, बट मरमेड का लीडर बताता है कि वह इस समय तो छोटी है, बट आने वाले टाइम में वह बहुत ही ज्यादा खूबसूरत हो जाएगी और उसके बाद में वो एक शादी उससे कर सकता है। वैन इन साफ साफ इनकार कर देता है। वो कहता है कि अभी के समय आपकी बेटी काफी ज्यादा छोटी है और मैं उससे शादी नहीं कर सकता हूँ। हमें उसके ओपिनियन को भी मद्देनजर रखना चाहिए और उसे बड़े होने देने का इंतजार करना चाहिए और वो अपनी मनपसंद के आदमी से शादी कर सकती है। बट दूसरी ही तरफ अब वो लीडर जो होता है वो बताता है, जो कोई भी अगर उस आर्मर्ड लिजार्ड को हमारे लिए खत्म करेगा तो मैंने उसको अपनी बेटी से शादी कराने का वादा किया था। इसी ही वजह से मैं तुम्हारी शादी अपनी बेटी से करा रहा हूँ क्योंकि तुम उसके लायक हो। वैन कहता है कि आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, आप यहाँ पे आराम से रह सकते हो और अपनी बेटी की शादी मुझसे कराने की कोई जरूरत नहीं है। मैं आपको आर्मर्ड लिजार्ड से वैसे भी बचा लूंगा, तो आप बेफिक्र हो और यहाँ पे आराम से रह सकते हो। वो उनके लिए कुछ और चीजें भी बनाने का इंतजाम कर लेगा जिससे कि वो अपनी लाइफ यहाँ पे आराम से बिता सकते हैं। अब वो मरमेड का जितना भी ट्राइब होता है वह सभी लोग काफी ज्यादा हैरान होते हैं कि वैन जो है वह उनकी मदद करना चाहता है। वैन जो है अब उनके लिए फ्लोटिंग घर बना देता है और उनकी टोटल जो क्वांटिटी है वह 2 होती है। यह देख करके वो काफी ज्यादा हैरान होते हैं। वो खुश थे कि इंसान जो है उनकी मदद कर रहे हैं। वो वहाँ पे काफी ज्यादा टाइम स्पेंड करते हैं। टिल और कैम्शन जो होते हैं वो मास्टर वैन के इस तरह के मैजिक को देख के वापस से हैरान हो जाते हैं। अब हमें दिखाया जाता है वह उन मरमेड के पास में जाते हैं। अगले दिन मरमेड का लीडर उन्हें थैंक्स कहता है उनके पिछले दिन की मदद के लिए और उनसे पूछता है कि आप यहाँ पे क्यों आए हो, जिसपे वो बताते हैं कि हम यहाँ पे सीवेज की सफाई करने के लिए आए हुए हैं क्योंकि लेक की ही मदद से हमारी सिटी का जितना भी सीवेज का वेस्ट है वो यहाँ से निकलता है। हम एक डोर को ऊपर उठाते हैं जिससे कि पानी सारे सीवेज के मलबे को लेके बाहर की तरफ निकल जाता है। यह बात सुनते ही मरमेड का लीडर जो होता है वह काफी ज्यादा हैरान होता है क्योंकि इस तरह का आर्किटेक्चर उन्होंने पहली बार सुना होता है। बट वो लोग उनकी मदद करने के लिए तैयार होते हैं क्योंकि वो वाटर मैजिक के अंदर काफी ज्यादा सक्षम है और वो अंडर वाटर पानी के अंदर जा सकते हैं। वह उनकी मदद करते हैं और जितना भी सीवेज का कचरा होता है वह पानी की मदद से वहां से फ्लश कर देते हैं। यह काफी ज्यादा आसान था बट उन्हें 3 दिन के अंदर 3 से 4 बार करना होता था, इसलिए मरमेड का लीडर जो होता है ये काम उन पे सौंप देने के लिए कहता है। वो कहता है कि आपने हमारी इतनी ज्यादा मदद की है और सिटी में रहने का मौका भी दिया है तो हम आपकी इतनी सी तो मदद कर ही सकते हैं, आप हमें अपने फैमिली मेंबर जैसा ही समझिएगा। और वहीं दूसरी तरफ अब हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पे आर्ट जो होती है वो पैरामा के साथ में आ जाती है। पैरामा जो होती है वो कहती है ये तो मरमेड है, मरमेड इतनी जल्दी इंसानों के साथ में कांटेक्ट नहीं बनाती है, बट यहाँ पे तो पूरा ट्राइब आ गया। ट्राइब का लीडर जो होता है वो वैन को अपना सन इन लॉ कहता है, जिसकी वजह से आर्ट और पैरामा जो होती है वे काफी ज्यादा हैरान हो जाती है कि कब से इनका सन इन लॉ बन गया। वैन उन्हें कहता है ये सिर्फ एक गलत फहमी है, बट उसी दौरान लीडर की बेटी आके कहती है ये मेरे हस्बैंड है। यह बात सुनते ही अब तो वो और भी ज्यादा हैरान हो जाता है। ये कह करके वहाँ की प्रिंसेस जो होती है वो वहाँ से चली जाती है। वैन कहता है कि ये लोग मेरे लिए बड़ी मुसीबत बन जाएंगे। अगले दिन अब हमें आर्ट को दिखाया जाता है जो कि वैन के साथ में एक बोट में होती है लेक के अंदर। वहीं पे वैन जो होता है उसे बताता है कि पिछले दिन वो सिर्फ एक गलत फहमी थी। आर्ट को ये बात पता चल चुकी थी। पैरामा ने उसे पिछले दिन की सारी ही बातें बता दी होती है डी और एस्पार्टा से जान करके। वो दोनों जो होते हैं अब एक क्वालिटी टाइम स्पेंड करने लग जाते हैं। वो दोनों आपस में बात कर रहे होते हैं। टाइम काफी ज्यादा अच्छा चल रहा होता है और आर्ट जो होती है वह वैन के साथ देने की बात करने लग जाती है। बट उसी दौरान हमें दिखाया जाता है जब वो दोनों बात कर ही रहे होते हैं एक एक करके पानी के अंदर से मरमेड बाहर की तरफ आने लग जाती है। वह मरमेड जो होती है वह पूरी बोट को एक एक करके घेरने लग जाती है और उसी दौरान लीडर की बेटी भी आ चुकी हुई होती है। लीडर की बेटी अपने हस्बैंड के साथ में बैठी लड़की को कहती है कि तुम मेरे हस्बैंड से बात मत करो, ये मेरे हस्बैंड है, तुम्हें इतनी बात पता नहीं है। वैन जो होता है मरमेड की प्रिंसेस को समझाने की कोशिश करता है कि वो उसका हस्बैंड नहीं है, उसके फादर को उसने पहले ही मना कर दिया है। बट जितनी भी बाकी की मरमेड होती हैं वह अब उन दोनों को परेशान करने लग जाती हैं, उनकी बोट को हिलाने लग जाती हैं। उसी दौरान आर्ट जो होती है वो वैन के कंधे पे गिरती है। ये देख करके प्रिंसेस जो होती है वह काफी ज्यादा बुरा मान जाती है और वो कहती है आर्ट से कि मेरे हस्बैंड से दूर हट जाओ, तुम इसके साथ में इतना मत चिपको। जिसके ऊपर वैन कहता है कि तुम चुप भी हो जाओ, तुम कितना ज्यादा परेशान करती हो। यह बात सुनते ही प्रिंसेस जो होती है वह काफी ज्यादा बुरा मान जाती है और वो वहां से निकल जाती है। वो जैसे ही वहां से निकलती
जाती है। सारी की सारी मरमेड जो थी, जो कि प्रिंसेस के साथ में थी, वह उसकी बोट को हिलाने लग जाती है, उन्हें परेशान करने लगती है। बट जो वैन जो होता है उन्हें कहता है कि मैं तुम्हें लिजार्ड का मीट दूंगा। उसके बावजूद भी वो लोग उन्हें परेशान करना नहीं छोड़ती हैं। कुछ समय बाद हमें दिखाया जाता है कि मरमेड का लीडर आता है और वो कहता है कि आखिरकार आपने मेरी बेटी को परेशान क्यों किया सन इन लॉ वर्ड जैसे ही वैन सुनता है उसे अब उसके ऊपर भी गुस्सा आने लग जाता है। वो कहता है मैंने पहले ही इनकार कर दिया था कि मैंने तुम्हारी बेटी से अभी तक शादी नहीं की है, तो तुम मुझे सन इन लॉ मत बोलो। जिसके ऊपर अब मरमेड का लीडर जो होता है वो कहता है तो हम अब एक कॉम्पिटिशन करने वाले हैं, अगर कॉम्पिटिशन तुम हार जाते हो तो तुम मेरे सन इन लॉ बनोगे, अगर तुम जीत जाते हो तुम नहीं बनोगे। वैन इस चैलेंज को एक्सेप्ट नहीं करना चाहता था, बट डी वहां पे जल्दी से आता है और इस चैलेंज को एक्सेप्ट कर लेता है। एस्पार्टा भी कहता है कि इतनी जल्दी रॉयल्टी हार नहीं मान सकते हैं, हमें इनके इस चैलेंज को एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। वहीं पे पैरामा भी आ जाती है। पैरामा नहीं चाहती थी कि इतनी जल्दी वैन की शादी किसी मरमेड से हो, इसलिए वो भी इस कंपटीशन को एक्सेप्ट करना चाहती थी। टिल और कैम्शन भी वहां पे आ जाते हैं, वो भी इस कंपटीशन को एक्सेप्ट कर लेते हैं। अब चैलेंज को तो एक्सेप्ट कर लिया जाता है, वो कुछ कर भी नहीं सकता था क्योंकि उसके सारे साथी ही यह करना चाहते थे। अब उस मरमेड ट्राइब का जो लीडर होता है वो पास में आता है वैन के और वैन को बताता है कि 3 अलग अलग प्रकार के कॉम्पिटिशन्स होंगे, जो कोई भी इन 3 में से 2 को जीतेगा वह जीता हुआ घोषित कर दिया जाएगा। तो मैं तुम्हें पहले मौका देता हूँ कि पहला गेम तुम चूज कर सकते हो। यह बात सुनते ही वैन जो होता है वो वाटर वॉलीबॉल का एक कोर्ट बना लेता है और कहता है कि हमें इस बॉल की मदद से खेलना पड़ेगा। वॉलीबॉल कोर्ट तैयार हो चुका होता है, सभी लोग अपनी तैयारी कर रहे थे। टेल हो गया, कैम्शन हो गया, डी हो गया और पैरामा भी। और इसी प्रकार से उनके बीच में बात चलती है कि शुरुआत का कंपटीशन कौन फाइट करेगा, जिसके अंदर से पैरामा और टेल जो होती हैं वो पहले वाले कंपटीशन को एक्सेप्ट कर लेती हैं, जिससे कि वो बड़ी ही आसानी से जीत सकते हैं। उन्हें खुद के ऊपर पूरा भरोसा होता है। वहीं डी और कैम्शन जो होता है वो सेकंड राउंड के अंदर जाएंगे। यह बात सुनते ही वे तैयार हो जाते हैं और वहीं पे वैन जो होता है उन्हें कहता है कि तुम्हें जीत के ही वापस लौटना है। अब ये कंपटीशन शुरू हो चुका था। हमें दिखाया जाता है टेल और पैरामा काफी ज्यादा कॉन्फिडेंस होती हैं, बट उसी दौरान हमें दिखाते हैं कि उनका कॉन्फिडेंस जो होता है वो मिट्टी में मिल जाता है, क्योंकि बड़ी ही आसानी से मरमेड ट्राइब का लीडर जो होता है उन्हें हराने लग जाता है। वैन कहता है कि मुझे लगता नहीं है कि ये जीतने वाले हैं। फर्स्ट हाफ जो होता है वह बड़ी ही बेरहमी से हार जाते हैं, उन्हें एक भी पॉइंट नहीं मिलता है। बट दूसरी ही तरफ मरमेड का जो लीडर होता है वह अपनी बेटी के साथ मिलकर काफी सारे पॉइंट्स बना चुका होता है। बट वहीं दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है जब सेकंड हाफ शुरू होता है उससे पहले हमारी पैरामा जो होती है वह टेल को काफी ज्यादा मोटिवेट कर देती है, कहते हुए कि हम वैन को नहीं जाने दे सकते हैं मरमेड ट्राइब की लीडर से बेटी को शादी करने के लिए, इसलिए वो सेकंड हाफ को जीत जाते हैं। अब दोनों के पॉइंट्स जो होते हैं वह इक्वल हो चुके होते हैं। अब बात यह रह गई थी कि आखिरी पॉइंट कौन बनाएगा, बट मरमेड का जो लीडर होता है वह बड़ी आसानी से लास्ट का पॉइंट बना लेता है और इस प्रकार से वो फर्स्ट राउंड को जीत जाते हैं। सारे मरमेड तो खुश होते हैं, बट दूसरी तरफ पैरामा जो होती है वह टील को आखिरी होप देने लग जाती है, कहते हुए तुम चिंता मत करो, अभी भी हमारे पास 2 गेम बची हुई है, हम वो जरूर जीतेंगे। बट वैन के तो उधर पेचकस से ही ढीले हो चुके होते हैं। अगला राउंड जो है वो स्विमिंग का होने वाला है, एक रिले रेस की तरह। अब हमें दिखाया जाता है कैम्शन और डी जो होते हैं वो दोनों उतर जाते हैं। उन दोनों को एक दूसरे पे भरोसा है कि वो जरूर से वैन को जिता सकते हैं। वैन देखता है कि इनमें कॉन्फिडेंस काफी ज्यादा है, ये टेल और पैरामा की तरह हार ना जाए, उसके बावजूद भी इन्हें भेजने के लिए तैयार हो जाता है। प्रिंसेस जो होती है मरमेड की वो कैम्शन से इसके लिए चैलेंज करती है। वह दोनों स्विम करना शुरू करते हैं, जहाँ पे कि प्रिंसेस जो है वो बड़ी आसानी से कैम्शन से आगे निकल जाती है। बट कैम्शन भी हार नहीं मानता, वो अपनी पूरी कोशिश कर रहा होता है। अब प्रिंसेस जो है अंडर वाटर जाती है और जीत जाती है। बट दूसरी तरफ हमें दिखाते हैं डी की बारी आ चुकी हुई होती है। डी जो है वो अपनी बटरफ्लाई मूवमेंट का इस्तेमाल करता है, जिसके अंदर वो अपनी सारी मसल्स का इस्तेमाल करते हुए बड़ी तेजी से आगे जा रहा था और वो मरमेड के लीडर तक को हरा देता है। इस स्विमिंग चैलेंज के अंदर जैसे ही डी जीत जाता है तब हमें दिखाया जाता है डी जीत करके बाहर की तरफ आने लग जाता है, बट उसकी अंडरवियर जो है उसकी स्पीड की ही वजह से उसी ही पानी में छूट गई थी, इसलिए तलवारों से उसे ढका जाता है। अब दूसरी तरफ वैन जो था 1 राउंड जीत चुका था, 1 राउंड मरमेड का ट्राइब लीडर जीत चुका था। ट्राइब लीडर कहता है अब तीसरे गेम की बारी है, तुम वो गेम चूज कर सकते हो, मैं तुम्हें एक और बार मौका देता हूँ। जिसके ऊपर वो गोला खाने वाली गेम को बना देता है, जिसके अंदर वह 4 बाउल बनाता है और वो गोला बनाता है। गोला जैसे ही बन जाता है वह उन्हें खाने के लिए कहता है, जो सबसे पहले अपने बाउल को फिनिश कर देगा वो जीत जाएगा। और ये जो कंपटीशन है वो एक टीम कंपटीशन होने वाला है, जिसके अंदर 2-2 लोग भाग लेंगे। अब वैन के साथ कौन भाग लेने वाला था वह पूछता है, जिसके अंदर आर्ट जो है वह तैयार हो जाती है। आर्ट चाहती थी कि वो वैन की मदद करे और आर्ट को हाथ खड़ा हुआ करते हुए देख के वैन भी खुश था। वो
दोनों अब शुरू हो जाते हैं। पैनारामा अभी भी मौका देती है आर्ट को ये कहते हुए कि तुम अभी भी इस जगह चेंज कर सकती हो, बट आर्ट कहती है कि मैं वैन की मदद करना चाहती हूँ इस कंपटीशन को जीतने में। वो उन आइस यानी कि गोले को खाना शुरू कर देते हैं। गोला जैसे ही वो खा रहे होते हैं उनका जो ब्रेन है वो फ्रीज होने लग जाता है। गोला काफ़ी ज़्यादा था, उन्हें काफ़ी ज़्यादा दिक्कत आ रही होती है, बट उसके बावजूद भी वैन जो है गोला खाना छोड़ नहीं रहा था। वो ये कॉम्पिटिशन जीतना चाहता था और आर्ट जो होती है वह भी खाती जाती है और दोनों आखिर में जीत जाते हैं। मरमिट ट्राइब का लीडर जो होता है वो कहता है मैं काफ़ी ज़्यादा खुश हूँ कि वैन जो है कॉम्पिटिशन जीत चुका है। मैं यही चाहता था कि मेरा जो सन इन लॉ है वो कमज़ोर ना बने और मुझसे हारे ना। तुम मुझसे जीत गए हो, इसका मतलब है कि तुम मेरा सन इन लॉ बनना डिजर्व करते हो। उसकी ये बात सुन के वो हैरान होता है। मरमिट ट्राइब का लीडर कहता है तो तुम ही मेरे सन इन लॉ हो। ये कह करके वो वहाँ से चला जाता है। वैन कहता है तो इस कॉम्पिटिशन का तो कोई फ़ायदा ही नहीं हुआ, ये तो मुझे अभी भी सन इन लॉ मानता है। बट उसके पेट में दर्द होने लग जाता है। सभी लोग उसकी चिंता करते हैं बट उसे आश्वासन देते हैं कि वो जल्द ही ठीक हो जाएगा। अब आर्ट जो होती है ये देख करके काफ़ी ज़्यादा खुश होती है और कहती है कि मैं भी कब इसके लिए इतनी लॉयल बनूंगी और ये मेरी कब इतनी चिंता करेगा। अब हमें दिखाते हैं आर्ट का पास जहाँ पे कि उसके फादर जो है अपनी कंट्री को लेके इतने ज़्यादा बिजी हो जाते हैं कि वो उसके ऊपर ध्यान देना ही बंद कर देते हैं। उसकी मदर जो है उसे नैनी के पास में छोड़ देती है। उसके पास में मैजिक अच्छा नहीं था, उसके पास में पपेट्री मैजिक था जिसकी मदद से वो इधर से उधर डॉल को जो है वो मूव करा सकती थी। बट इस प्रकार का मैजिक जो है नोबल लोगों के बीच में सबसे ज़्यादा इविल मैजिक माना जाता है, इसलिए उसकी मदर जो है अब उसे और भी ज़्यादा नापसंद करने लगी थी और उसे थप्पड़ भी मारती है। आर्ट के जो फादर है उसे अब एक ऐसे नेमलेस विलेज के लीडर से शादी करने के लिए भेज देते हैं जिसे तक तो वो खुद भी नहीं जानते थे। बट आर्ट की ये किस्मत थी, यानी कि उसका लक था कि जैसे वो इस विलेज के अंदर आई तब वो वैन जैसे लीडर से मिली जिसके पास में मैजिक जो है वह भी कमज़ोर है, बट वह उसके बावजूद भी कितना ज़्यादा कॉन्फिडेंस खुद के अंदर रखता है और सभी लोगों की मदद करने की कोशिश करता है। यह देख करके वो काफ़ी ज़्यादा खुश है। वह चाहती है कि वो वैन की पूरे तरीके से मदद करे जो भी उससे हो सकता है, इसलिए वो उसका साथ देने के लिए पूरे तरीके से तैयार होती है। अब अगले दिन हमें दिखाया जाता है वैन जो है वह अब और भी ज़्यादा कंस्ट्रक्शन करने के लिए सिटी के अंदर जाता है। वह सभी लोगों को बुला लेता है और कहता है आज हम मेहनत करने वाले हैं, बट उस समय यानी कि रात को हम लोग एक बहुत बड़ी पार्टी भी करेंगे जो कि बारबेक्यू पार्टी होगी। सभी लोग काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाते हैं। बट दूसरी तरफ आर्ट जो होती है वो वैन के पास आती है और कहती है कि मैं तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ, क्या मैं तुम्हें काम करते हुए देख सकती हूँ, यह मैं चाहती हूँ। वैन जो होता है वह तैयार हो जाता है, इसमें उसका कोई घाटा नहीं है अगर वो उसे काम करते हुए भी देखेगी तो। वो उसे कहता है तो ठीक है तुम मेरे साथ चल सकती हो। बट वहीं दूसरी तरफ हमें ऑर्थो और ऑर्थो की टीम को दिखाया जाता है जो कि वह किसी चीज़ से बच करके भाग रही होती हैं और वैन का वॉल बनाने का काम कुछ ही दिनों के अंदर पूरा हो जाता है। वह काफ़ी ज़्यादा खुश था और सभी को शुक्रिया अदा करता है। वह दूसरी तरफ पैनोरामा जो होती है इस तरीके की वॉल को देख करके हैरान होती है कि आखिरकार उसने स्टार शेप की क्यों बनाई, जिसके ऊपर वो बताता है कि आने वाले टाइम के अंदर उसकी सिटी एक्सपैंड करेगी और यहाँ पे मर्चेंट लोग भी आएंगे तो उनके रहने की जगह है ये। वो उसे सच नहीं बता सकता था कि डिफेंसिव लाइन की तरफ वर्क करने वाली है। अब दूसरी तरफ पैनोरामा जो होती है वो ये बात करती है कि मेरा भी एक सपना था, पैसे की जगह मेरे पास भी खुद का लैंड होता, बट अब आगे चल के कोई भी युद्ध होगा और अगर मैं उसे जीतती हूँ तो मैं राजा से अपने खुद के एक लैंड के लिए दरख्वास्त करूंगी। बट दूसरी ही तरफ पैनोरामा जो होती है वो इन वॉल्स के ऊपर रखी हुई क्रॉसबो को लेकर काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टेड होती है। वो उसके बारे में उससे पूछती है जिसपे कि वैन बताता है ये क्रॉसबो है, ये क्रॉसबो जो थी हमारे पास पहले भी थी बट ये अब एडवांस वर्जन है। इसके अंदर अब हम एक साथ में 2 एरोज को फायर कर सकते हैं, पहले वाली सिर्फ एक ही कर सकती थी। अब वो ये फायर करके दिखाता है, कैम्शन ऊपर से उसे फायर करता है और उससे एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है। यह देख करके पैनोरामा काफी ज्यादा खुश हो जाती है और जब उसे ये बात पता चलती है कि इन एरोज की मदद से इन्होंने आर्मर्ड लिजार्ड को भी खत्म किया हुआ है तब वो और भी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। अब पैनोरामा जो होती है वह चाहती थी कि वो एक क्रॉसबो जो है अपने साथ लेकर के जाए अपनी ही खुद की काउंट की सिटी के अंदर, बट दूसरी तरफ वैन ये साफ साफ इनकार कर देता है कि वो इन्हें बेचना नहीं चाहता है। जिसकी बात सुनते ही अब पैनोरामा जो होती है वो उसे एक चांस देती है कि वो उसके ऊपर एक फेवर जो है वो ऑन कर सकता है अगर वो उसे वो एक क्रॉसबो देता है तो। वैन तैयार हो जाता है, कौन नहीं चाहेगा एक विस्काउंट के फेवर को पाने के लिए। वो उसे अपनी क्रॉसबो देने के लिए मान जाता है, बट इस क्रॉसबो को पहुंचाने के लिए उन्हें कैरेज की जरूरत पड़ेगी, इसलिए वो कैरेज का इंतजाम भी करा देगा। पैनोरामा खुश होती है। कैम्शन जो होता है वो बताता है पैनोरामा को कि उसे शायद से क्रॉसबो के साथ में एरोज भी ले जानी चाहिए। पैनोरामा कहती है एरोज तो उनके पास भी है, बट कैम्शन बताता है कि एरोज अलग है क्योंकि वैन ने बनाई है। वो अपनी स्वॉर्ड आगे करके दिखाता है, स्वॉर्ड देखने में यूनिक थी। पैनोरामा बताती है कि स्वॉर्ड देखने में यूनिक
यूनिक लग रही है, ज़रूर ये कुछ खास चीज़ के लिए ही बनी होगी। कैम्शन बताता है कि ये स्वॉर्ड और वो एरोज जो है वैन ने बनाए होते हैं। वो पैनोरामा को अपने स्वॉर्ड आगे करने को कहता है क्योंकि वो अपनी स्वॉर्ड से उसकी स्वॉर्ड पे अटैक करेगा, जिसके ऊपर वो पहले ही उसे बता देता है अगर तुम्हारी स्वॉर्ड टूट जाती है या कट जाती है तो उसमें उसकी गलती नहीं होगी। पैनोरामा मान जाती है। पैनोरामा बताती है कि ये मेरी एक स्पेयर स्वॉर्ड है, बट इसके ऊपर मेरा काफ़ी सारा भरोसा टिका हुआ है। कैम्शन जो होता है उसकी स्वॉर्ड के ऊपर एक ही अटैक करता है। शुरुआत में तो ऐसा लगता है कि कुछ हुआ ही नहीं है। पैनोरामा ये देख करके हैरान होती है कि कुछ हुआ ही नहीं, आखिरकार तो ये जरूरत क्या थी ये सब करने की। बट एकदम से उसकी स्वॉर्ड दो हिस्सों में कट जाती है। देख करके उसके साथी भी हैरान होते हैं, पैनोरामा भी। अब कैम्शन बताता है कि ये स्वॉर्ड जो है वैन द्वारा बनाई गई थी और इसके अंदर जो आयरन है उसे कॉन्सेंट्रेट किया गया है काफ़ी ज़्यादा। अब दूसरी तरफ पैनोरामा जो होती है ये बात कंफर्म करने के लिए वैन से पूछती क्या सच में उसने ये स्वॉर्ड बनाई थी, जिसमें कि वैन बताता है हाँ उसी ने ही बनाई थी। यहाँ तक कि वो जो एरोज को भी देख रही है वो भी इसी के ही द्वारा बनाई गई है क्रॉसबो के साथ में। यह बात सुनते ही पैनोरामा काफ़ी ज़्यादा हैरान होती है कि वैन जो है स्वॉर्ड भी बना सकता है। अब वो एरोज को भी ले जाना चाहती है। अब एरोज को पा करके वो काफ़ी ज़्यादा खुश थी, इसलिए वो कैम्शन की तरफ आगे बढ़ती है और उसे रिवॉर्ड देने का वादा करती है, क्योंकि अगर कैम्शन उसे एरोज के बारे में नहीं बताता तो शायद से वो बस क्रॉसबो को ही ले जा पाती और एरो जैसी रेयर चीज़ उससे पीछे छूट जाती। अब हमारा सीन यहाँ से शिफ्ट होता है। ऑर्थो का ग्रुप जो होता है जंगल से भागते हुए आ रहा था। वैन की पूरी टीम ये देख करके हैरान होती है कि वो आखिरकार ऐसा कर क्या रही हैं। वो सभी को बताते हैं कि उसके पीछे ड्रैगन है। ड्रैगन को देख करके वो सभी लोग घबरा जाते हैं, जो कि एक फॉरेस्ट ड्रैगन होता है जिसे कि मिड ड्रैगन भी कहा जाता है। इसके पास में कोई ब्रीथिंग स्टाइल नहीं होता है, उसके बावजूद भी एक ताकतवर ड्रैगन है जो कि सिटीज़ को और विलेजेस को एक ही बार में ख़त्म करने की ताकत रखता है। पैनोरामा जो होती है वह सभी को पीछे हट जाने के लिए कहती है। ऑर्थो का ग्रुप भागते हुए आ रहा होता है। वैन सोच में पड़ जाता है कि वो क्या कर सकता है। पैनोरामा जो होती है उसे भरोसा दिलाती है कि वो उसका साथ देने की पूरा कोशिश करेगी इस ड्रैगन को हराने में। अब वो ड्रैगन आगे तक आ चुका होता है। वैन जो होता है सभी लोगों को क्रॉसबो से उसके ऊपर अटैक करने का बोलता है। जैसे ही वो क्रॉसबो को लोड कर लेते हैं और उस पर अटैक करने के लिए तैयार होते हैं, पैनोरामा सभी को बताती है कि हमें आने वाले एडवेंचर ग्रुप के ऊपर अटैक नहीं करना है, इसलिए अटैक करने वाले लोगों को ध्यान से अटैक करना होगा। वैन जो होता है आर्ट के पास जाकर उससे माफ़ी मांगता है कि उसकी सिटी के अंदर जब वो आई है तो अब उसकी जान खतरे में पड़ चुकी है। अब वो फिर भी अपनी पूरी कोशिश करेगा उसे सही सलामत रखने के लिए। पैनोरामा जो होती है देख करके हैरान थी। आर्ट भी हैरान हो जाती है कि वैन उसकी फिक्र कर रहा है। वैन टिल से कहता है कि तुम इसे अंदर लेके जाओ और इसका ध्यान रखो, फाइट ओवर होने के बाद मैं तुम सभी को बुला लूंगा। ऑर्थो की टीम अपनी जान बचा के भाग रही होती है, पर उसके ऊपर वो नाइफ भी फेंकने की कोशिश करते हैं, पर ड्रैगन पे कुछ फर्क नहीं पड़ता। उन्हें लगने लग जाता है कि अब तो उनकी जान जाने ही वाली है। क्या सिटी के लोग यानी कि उनके सामने वैन क्या अपने दरवाजे खोल के रखेगा? उनके आने तक क्या वो इंतजार करेगा? वहीं दूसरी तरफ वैन जो होता है वो अपने स्वॉर्ड को ऊपर करता है। ऑर्थो बताता है कि हम इसका ध्यान भटकाने की कोशिश करेंगे और तुम एरोस से इसके ऊपर अटैक करना। बट तभी ऑर्थो का एक साथी पीछे की तरफ छूट जाता है। उसे छूटते हुआ देख करके वो सभी लोग भागना बंद कर देते हैं और वहीं दूसरी तरफ वो साथी उन्हें भागने को ही कहता है। अब वो ड्रैगन का उनमें से एक ध्यान भटकाता है, जो कि और कोई नहीं मोटा भाई होते हैं, जिससे कि वो अपने पहले वाले बंदे को सेव कर सके। मोटा भाई जो होता है अब वो एक डिकॉय बन चुका था। वैन जो होता है वो सोच में पड़ जाता है कि ऑर्थो की पूरी टीम एक दूसरे का साथ किस प्रकार से देती है। वो इन सभी को बचाना चाहता है क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा लॉयल है। वहीं ड्रैगन जो होता है वो मोटा भाई के पीछे पड़ जाता है। मोटा भाई यही सोच रहा होता है क्या सच में क्या वैन मुझे बचा भी पाएगा या मैं इस ड्रैगन का खाना बन जाऊंगा? मुझे तो अभी बहुत कुछ करना है, अभी तो मुझे एक एस रैंक का एडवेंचरर भी बनना है, बट अगर ये लोग मुझे नहीं बचा पाए तो मैं मर जाऊंगा। वैन जो होता है अपने साथियों को सारी की सारी एरोस क्रॉसबो में लोड करने के लिए कहता है, जिससे कि वो जल्द से जल्द ड्रैगन पे अटैक कर सके और मोटा भाई को बचा सके। मोटा भाई के पीछे ड्रैगन तो पड़ा हुआ होता है, वो उसके ऊपर चिल्ला रहा था। एकदम से क्रॉसबो के अटैक आते हैं, बट ड्रैगन उन्हें डॉज कर लेता है। पैनोरामा कहती है कि अब वक्त आ चुका है, शायद से मुझे ही बीच में आना होगा। वैन जो होता है ये बात सुनकर के हैरान होता है, बट उसे पता है कि विस्कॉन्ट ये है जो कि पैनोरामा है। पैनोरामा जरूर से ड्रैगन को हराने का दम भी रख सकती है, क्योंकि इतनी सी एज में एक विस्कॉन्ट बन चुकी है। पैनोरामा जो होती है अपने मैजिक का इस्तेमाल करती है, हाथ को ऊपर करती है, फायर का एक बहुत बड़ा जैवलिन बना लेती है और उससे वो उस ड्रैगन के ऊपर अटैक करती है। ड्रैगन के ऊपर जैसे ही वो अटैक लगता है, ड्रैगन दूर जाके गिरता है। यह देख करके वैन हैरान हो जाता है। वहीं उसके पास में कैम्शन था। कैम्शन भी यह देख करके हैरान हो चुका था, बट उसे पता था कि ड्रैगन अभी भी जिंदा है। पैनोरामा जो होती है यह देख करके हैरान थी कि ड्रैगन वापस से खड़ा हो चुका है, यानी कि उसका अटैक सिर्फ कुछ समय की ही बाइक कर पाया है। और वहीं दूसरी तरफ मोटा भाई जो होता है वो बच करके आगे आ चुका था। अब वहीं दूसरी तरफ वैन जो होता है अपने साथियों को क्रॉसबो से उसके ऊपर अटैक करने को कहता है। उसके क्रॉसबो से उसके विंग्स जो होते हैं कुछ जगह पे लग चुके थे, बट अभी भी वह उड़ पा रहा होता है और वो मोटा भाई का अभी भी पीछा कर रहा था क्रॉसबो के अटैक्स को। अब वो कॉन्सिक्यूटिव टाइम भी डॉज कर पा रहा था,
था उसे पता चल चुका था कि आखिरकार ये किस तरीके से वर्क करते हैं। बट मोटा भाई जो होते हैं वो अपने साथियों के साथ में विलेज तक पहुंच चुके थे। अब वो विलेज की वॉल के पास में आ चुके थे। वहीं ड्रैगन जो होता है वो जोर से चिल्लाता है उन पर अटैक करने के लिए। वैन समझ चुका था अब उन्हें जल्द ही कुछ करना होगा वरना उनका विलेज पूरे तरीके से खत्म हो जाएगा। अब दूसरी तरफ हमें दिखाते हैं पैनोरामा को। पैनोरामा जो होती है वापस से अपने फायर मैजिक का इस्तेमाल करती है बट वह भी उसे डॉज कर लेता है। अब वहीं पैनोरामा जो होती है अपने दूसरे मैजिक का इस्तेमाल करती है और ये अटैक पहले से भी ज़्यादा ताकतवर था। वो ड्रैगन के ऊपर ये अटैक कर देती है। ड्रैगन पे वो अटैक लगता है और वो दूर जाके गिरता है। एक बहुत बड़ा धमाका होता है। ये धमाका पहले से भी ज़्यादा भयंकर था। उन्हें अब लगने लग जाता है कि ड्रैगन अब आधे से ज़्यादा इंजर्ड हो चुका होगा। वैन काफ़ी ज़्यादा खुश हो ही रहा था। पैनोरामा नीचे आती है उन्हें बताती है कि हमें जल्द से जल्द उसके ऊपर अटैक करना शुरू करना होगा। वो जैसे ही उसके पास में जाते हैं तो वो ड्रैगन को देखते हैं कि ड्रैगन जो है वह वापस से खड़ा हो चुका था। वह पहले के मुकाबले ज़्यादा इंजर्ड तो नहीं हुआ था बट वह तब भी इंजर्ड हो चुका था। अब वह उन्हीं की वॉल के ऊपर आके चढ़ जाता है। उनकी क्रॉसबो को नष्ट कर देता है 2 को। वैन ये देख करके काफ़ी ज़्यादा घबरा जाता है बट एस्पार्डा बीच में आ चुका था। एस्पार्डा जो होता है ड्रैगन के पास में बढ़ने लग जाता है। वही वैन जो होता है एस्पार्डा को पीछे आने के लिए कहता है क्योंकि ड्रैगन ज़्यादा ताकतवर है और उसकी चोट भी लग सकती है। बट एस्पार्डा रुकता नहीं है। वो ड्रैगन के पास में जाके खड़ा हो जाता है। अब जो ड्रैगन होता है वह उसके ऊपर चिल्लाता है। वैन जो था वह अब सामने देखने लग जाता है और वो भी आगे जाता है। एस्पार्डा जो है वह अपने मैजिक पावर का इस्तेमाल करने के लिए आगे आया होता है और वो उसे अपने अर्थ मैजिक के अंदर कैद कर लेता है। वही वैन जो होता है वो एस्पार्डा को बताता है कि आपने बहुत बड़ी बेवकूफ़ी की है। आप यहाँ तक क्यों आए? अगर वो अर्थ ड्रैगन बहुत ही ज़्यादा ताकतवर होता तो वो आपके ऊपर भी अटैक कर सकता था। बट एस्पार्डा तो यहाँ पे सिर्फ ऑरा फार्म करने के लिए आया था। उसने वैन के लिए कुछ समय को परचेज कर लिया था जिससे कि वो एक अच्छी सी स्ट्रैटेजी बना सके और वो धीरे धीरे चलने लग जाता है। वैन उसे दौड़ने के लिए कहता है बट उसके बावजूद भी एस्पार्डा सिर्फ चल रहा था क्योंकि उसके घुटनों का तेल खत्म हो चुका है और वो भी अब कभी भी खत्म हो सकता है, इसलिए वो बस चल ही रहा होता है। वैन जो होता है कैम्शन के साथ में आगे आता है। वो एस्पार्डा के पास में आ चुके थे। कैम्शन कहता है कि वैन मास्टर आप आगे जाओ और मैं एस्पार्डा के साथ में आ जाऊंगा, आप चिंता मत करिए। वैन ऐसा ही करता है। वो कैम्शन की बात को सुनकर के वो विलेज के अंदर जाता है और वहाँ पे बैठ करके वो अब सारी स्ट्रेटेजी बनाने लग जाता है। वो विस्कॉन्ट से कहता है कि विस्कॉन्ट अब हमें तुम्हारी जरूरत है, तुम्हें मेरे लिए काम करना होगा। उसकी यह बात सुनकर के विस्कॉन्ट तैयार हो जाती है उसके लिए काम करने के लिए। अब वैन जो होता है उसे बताता है कि तुम्हें अपनी पावर का इस्तेमाल करना होगा जब अर्थ ड्रैगन तुम्हारे बिल्कुल पास में आ जाएगा यानी कि वॉल के, जिससे कि उसकी मूवमेंट इमोबिलाइज हो जाएगी। उसके बाद में बाकी के जितने भी लोग हैं वो एक साथ काफ़ी सारी क्रॉसबो का इस्तेमाल करेंगे और ड्रैगन के ऊपर अटैक कर देंगे जिससे कि वह ड्रैगन को एक ही समय में काफ़ी ज़्यादा इंजर्ड कर सकते हैं। यह बात सुनकर के विस्कॉन्ट हैरान होती है क्योंकि इतने से छोटे समय के अंदर किस प्रकार से वैन जो है इतने अच्छे प्लान के साथ में लौट सकता है। यह देख करके वो काफ़ी ज़्यादा हैरान होती है। वैन जो होता है वो वादा करता है कि इस बार ज़रूर से हम इस ड्रैगन को हरा सकते हैं, हम इतनी ताकत अपने पास रखते हैं। एक एक करके वो क्रॉसबो को रेडी करते हैं। वो एक के ऊपर एक क्रॉसबो रखते हैं और वैन जो होता है उन्हें वो क्रॉसबो चलाने का ऑर्डर दे देता है। बट दूसरी ही तरफ अब हमें दिखाया जाता है डी के पूरे के टीम मेंबर्स आ चुके होते हैं। वो ड्रैगन का ध्यान भटकाने के लिए जाते हैं जिससे कि क्रॉसबो को और लोड किया जा सके। वो ड्रैगन से फाइट करते हैं। वैन के द्वारा दी गई हुई शील्ड और स्वॉर्ड की मदद से उन्हें लग रहा होता है कि वो ड्रैगन को कुछ समय तक रोक पाएंगे और ऐसा ही होता है। वो ड्रैगन से कुछ मिनट तक फाइट करते हैं बट ड्रैगन ज़्यादा ताकतवर था और वो डी की टीम को ओवर पावर कर देता है और उन्हें पीछे की तरफ धक्का दे देता है। बट यह समय भी ठीक था। एस्पार्डा आकर के वो डी की टीम को बचाता है। वैन जो था वो तैयार हो चुका था। वो अब कैम्शन और बाकी के लोगों को क्रॉसबो को फायर करने के लिए कहता है। ड्रैगन खड़ा होता है, उनके ऊपर अटैक करने के लिए आगे आता है। बट दूसरी तरफ पैनोरामा जो होती है वैन के ऑर्डर पे अपने मैजिक का इस्तेमाल करती है। इस बार का मैजिक और भी ज़्यादा शक्तिशाली था। वह ड्रैगन के ऊपर जाके लगता है और ड्रैगन पूरे तरीके से जल के राख हो जाता है। अब हमें दिखाया जाता है ड्रैगन खड़े होने की कोशिश करता है बट जितनी भी क्रॉसबो होती हैं उन सभी को चला दिया जाता है जिससे कि ड्रैगन के ऊपर आके वह क्रॉसबो लगती हैं और वो ड्रैगन काफ़ी ज़्यादा इंजर्ड हो जाता है। उन्हें लगता है कि उन्होंने अब ड्रैगन को हरा दिया है बट ड्रैगन वापस से जिंदा हो चुका था। बट डी उसी जगह पे था इसलिए वो अपनी स्वॉर्ड की मदद से उस ड्रैगन को खत्म कर देता है। उन्होंने अपने विलेज के सामने आने वाली सबसे बड़ी प्रॉब्लम एक क्लैमिटी लेवल की सॉल्व कर ली हुई होती है। यह देख करके पैनोरामा और बाकी के लोग सभी खुश होते हैं। पैनोरामा आर्ट के साथ में नीचे आती है और उसे बताती है कि ड्रैगन खत्म हो चुका है, इन्होंने एक बहुत अच्छा काम किया है। जो कोई भी ड्रैगन को मारता है वो ड्रैगन स्लेयर का टाइटल को हेल्ड कर सकता है। ये जो मिड लेवल के फॉरेस्ट ड्रैगन होते हैं ये इतने ज़्यादा ताकतवर होते हैं कि इनके सामने बड़ी बड़ी सिटी भी नहीं टिक पाती है। बट वो ये देख करके काफ़ी ज़्यादा हैरान है कि वैन की पूरी टीम ने इस ड्रैगन को हरा दिया है। अगर वो यहाँ पे नहीं भी होती तो अभी इनकी टीम के अंदर इतने ज़्यादा ताकतवर प्लेयर्स हैं यानी कि मेंबर्स हैं जो कि इस ड्रैगन को मारने की हिम्मत रखते हैं। इस बात से वो काफ़ी ज़्यादा खुश है और उसके पास में ऐसी क्रॉसबो है जिसकी मदद से वो बड़ी बड़ी आर्मर्ड लिजार्ड को भी खत्म कर सकता है। वह काफ़ी ज़्यादा खुश होती है। उन्होंने ड्रैगन के ऊपर बहुत ही ज़्यादा अच्छा खासा डैमेज
डैमेज दिया होता है अपनी क्रॉसबो की मदद से। क्रॉसबो ने इनकी टीम के अंदर काफ़ी ज़्यादा अच्छा काम किया होता है। वो लोग अब जितने भी लोग थे जिन्होंने कि ड्रैगन से फाइट करने में उनकी मदद की होती है, उन सभी को रिवॉर्ड करने की सोचते हैं। अब वहीं दूसरी तरफ हमारा सीन यहाँ से शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि किस प्रकार से वो सभी लोग ड्रैगन के मीट को बांटने की बात करते हैं, जिसके अंदर पैनोरामा को भी एक बहुत बड़ा हिस्सा मिलने की बात होती है। ड्रैगन को मृत देख के वह सभी लोग काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं। पैनोरामा बात करती है कि वैन जो है कितना ज़्यादा अच्छा है कि वो इतने कम समय में एक बहुत ही अच्छे प्लान के साथ में आ सकता है। डी और उसकी पूरी टीम भी खुश होती है। विलेज के अंदर अब हमें दिखाया जाता है कि अनाउंसमेंट होती है पैनोरामा द्वारा कि जो कोई भी ड्रैगन से फाइट करने में आगे आया था, जिसने भी अपनी जान जो है दांव पे लगाई होती है ड्रैगन से फाइट करने के लिए, आज हम उसे यहाँ पे रिवॉर्ड करने के लिए आए हुए हैं। सबसे पहले तो हम डी को रिवॉर्ड देना चाहते हैं क्योंकि उसने ड्रैगन के ऊपर आखिरी अटैक किया, इसलिए वो उसे ड्रैगन स्लेयर का टाइटल देना चाहते हैं। ड्रैगन स्लेयर का टाइटल पूरे किंगडम के अंदर सबसे ताकतवर टाइटल होता है एक तरीके से, जो कि किसी को वॉर के अंदर मिल सकता है। वहीं दूसरी तरफ अब हमें दिखाते हैं पैनोरामा जो होती है अपनी बात को कंटिन्यू करती है। वो बताती है सबसे ज़्यादा डैमेज सिर्फ हमें 2 क्रॉसबो और हल्की सी वॉल टूटने का हुआ है, और ये बहुत ही ज़्यादा रेयर केस है जब कोई छोटी सी सिटी हमारी लेवल की किसी ड्रैगन को हरा सकती है। उन सभी के अंदर जोश भर चुका होता है क्योंकि उन्होंने इस बार ड्रैगन को खत्म किया होता है। इसी प्रकार से पैनोरामा अपनी बात को कंटिन्यू करती है। एस्पार्डा, डी और बाकी के टीम मेंबर्स लाइक कैम्शिन और वो क्रॉसबो को चलाने वाले सभी लोगों की तारीफ करती है, यहाँ तक कि वो सबसे ज़्यादा तारीफ वैन की करती है। वैन के बारे में वो कहती है हमारी सिटी का जो लॉर्ड है वो बहुत कम समय के अंदर इतने ग्रेट प्लान के साथ में आया जिससे कि हम ड्रैगन को हरा पाए। अगर ये प्लान नहीं होता तो शायद से इस बार ये जो विलेज है बच ही नहीं पाता और सभी लोग मिट्टी के अंदर मिल जाते उस ड्रैगन की वजह से। फैन जो था काफ़ी ज़्यादा खुश था कि उसे सभी लोग काफ़ी ज़्यादा प्रेज कर रहे हैं। बट वहीं दूसरी तरफ पैनोरामा जो होती है वो वैन की तरफ देखती है। वैन को देख करके उसे अपनी पास्ट लाइफ के बारे में पता चलता है, जहाँ पे कि जब वो छोटी सी बच्ची थी वो एक नाइट की फैमिली के अंदर रहा करती थी। बट जैसे उसके पास मैजिक आता है तो सिटी का ध्यान उसकी तरफ आता है और राजा का। वो लोग उसे ट्रेन करते हैं और उसे एक बहुत ही ज़्यादा अच्छा एलिमेंटल मेज बनाते हैं, जो कि आगे चल करके काफ़ी सारी फाइट के अंदर हिस्सा लेता है। फाइट के अंदर हिस्सा लेने की वजह से उसका प्रमोशन काफ़ी जल्दी ही होने लग जाता है। वो अपनी स्ट्रेटेजी और अपनी बैटलफील्ड के अंदर वॉर में काफ़ी ज़्यादा अच्छी होती है फाइट को लेकर के, इसलिए उसका प्रमोशन इतना जल्दी होता है कि वो बहुत कम समय में विस्काउंट बन जाती है। और जब काउंट ने उसे एक ऑर्डर दिया होता है कि वह सबसे अपनी छोटी बेटी का जो रिश्ता है वो पास के ही किसी छोटे से गांव के राजा से करा रहा है, यह बात सुनकर के पैनोरामा को काफ़ी ज़्यादा बुरा लगता है क्योंकि जब वो देखती है आर्ट की तरफ तब उसे अपना छोटा सा बचपन याद आता है, इसलिए वो उसकी फिक्र करती है। बट वो यहाँ पे वैन को देख करके काफ़ी ज़्यादा खुश है क्योंकि जब वो वैन को देखती है तब उसे पता चलता है कि शुरुआत में आर्ट जो है वह कितनी ज़्यादा चुप रहती थी, बट वैन से मिलने के बाद में वो कितनी ज़्यादा एक्टिव हो चुकी है। इसलिए वो वादा करती है कि वो वैन के साथ में एक बहुत ही ज़्यादा अच्छा स्ट्रेटेजिक प्लान बनाएगी जो कि इकोनॉमिकली भी और डिफेंसिव भी दोनों ही होगा। यह बात सुनकर के सभी लोग हैरान होते हैं। दूसरी तरफ वैन भी समझ नहीं पाता कि पैनोरामा ने क्या सच में ये बात कह दी है। पैनोरामा बताती है कि वैन तुम चिंता मत करो, तुम आने वाले समय के ताकतवर राजा बनोगे। यह बात मैं अभी से ही देख सकती हूँ तुम्हारे अंदर, तो शायद से मुझे ही सबसे पहले ये कदम उठाना चाहिए और ये कदम मैंने आज उठा लिया है। यह बात सुनकर के वैन और भी ज़्यादा खुश हो जाता है। वैन ये बात जानकर के काफ़ी ज़्यादा खुश होता है कि उसका पहला रिलेशन जो है किसी नोबल फैमिली के साथ में बना है। जब से वैन ने जेल्पा की साइड छोड़ी हुई होती है, जब से उसके पास में रिसोर्सेज का कोई भी ऐसा नोबल फैमिली आगे नहीं आई थी देने के लिए, इसलिए अब उसे शुरुआत से ही काफ़ी सारे कनेक्शन जो है वो बिल्ड करने पड़ेंगे नोबल्स के साथ में, जिससे कि उसकी सिटी जो है वो अच्छे से फ्लोरिश कर सकें। और इसी के साथ में ये एस्पार्डा को दिखाते हैं। एस्पार्डा वैन के पास आता है और वैन से वो बताता है कि मास्टर, जैसे कि आपने कहा था सिटी के अंदर काम शुरू हो चुका है, हमने वॉल्स तो बिल्ड कर दी हैं, बट अब घर बनाने की समस्या है क्योंकि घर भी तो 10,000 लोगों के लिए बनाना है जिसमें कि आपकी ज़रूरत पड़ेगी। वैन जो होता है अपनी सिटी को पूरे तरीके से 10,000 लोगों के लिए बनाना चाहता है, जिससे कि यहाँ पे और भी लोग आएँ और वो काम धंधा शुरू करके अपने आप को पाल सकें। बट दूसरी तरफ एस्पार्डा बताता है कि हमारे पास अभी पैसे की समस्या आ रही है क्योंकि हमारे पास में उतने पैसे नहीं हैं और अब हम लोगों को पूरे तरीके से रख भी नहीं पा रहे हैं। बट तभी वहाँ पे टिल आती है और टिल बताती है कि चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स के जो लोग हैं वहाँ पे आ चुके हैं जो कि ड्रैगन को खरीदने के लिए आए हैं। वैन अब उनसे मिलने के लिए जाता है। वो सोच में था कि आखिरकार उसे उनसे कितने रुपए मिलेंगे। हमें उन्हीं 2 भाइयों को दिखाया जाता है जो कि एक कॉमर्स गिल्ड के मेंबर होते हैं। वो दोनों जो होते हैं यहाँ पे ड्रैगन को परचेज करने के लिए आए थे, बट इस बार उनके साथ में 2 और सीनियर थे। वो दोनों भी भाई होते हैं बट वो चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स गिल्ड के एक अच्छे मेंबर होते हैं और वही इतने बड़े ड्रैगन को खरीद सकते हैं। वो बात करते हैं कि ये ड्रैगन तो कम से कम 100 प्लैटिनम
कॉइन में जाएगा। 100 प्लैटिनम कॉइन का मतलब है एक प्लैटिनम कॉइन की कीमत 100 मिलियन होती है, यानी कि 10 बिलियन येन के बराबर जाएगा। यह बात सुनकर के वैन तो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है। वह तो अमीर बन चुका था, बट दूसरी तरफ वह दोनों जो होते हैं वो और थोड़ी देर बात करते हैं। वैन उनको जाके अप्रोच करने की कोशिश करता है और जैसे वो उन्हें अप्रोच करता है वो दोनों भाई जो होते हैं वो कहने लग जाते हैं ड्रैगन की हालत काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, इसके अंदर हमें हर एक पार्ट सही सलामत मिला है, तो हम इसकी कीमत तुम्हें बिल्कुल 60 प्लैटिनम कॉइन दे सकते हैं। 60 प्लैटिनम कॉइन ये काफ़ी ज़्यादा कम होते हैं वैन के हिसाब से, क्योंकि वैन को उन दोनों भाइयों ने पहले ही बता दिया था कि ये 100 प्लैटिनम कॉइन तक का बिकेगा और वो वहाँ से इन्हें मना करके जाने लग जाता है। बट वह दोनों को धमकाते हुए ये कहते हैं कि तुम्हारे इस छोटे से टाउन के अंदर हमारे जैसा ट्रेडर बिल्कुल नहीं आएगा, इतना बड़ा ड्रैगन बस एक ट्रेडर खरीद सकता है, कोई मर्चेंट नहीं। बट दूसरी तरफ वैन जो होता है सोच में पड़ जाता है, वो सोचता है क्यों ना मैं इन दोनों भाइयों को ही ट्रेडर बना दूं। बट दूसरी तरफ वह दोनों भाई जो होते हैं वो वैन की साइड लेते हैं और कहते हैं ये ड्रैगन 60 प्लैटिनम कॉइन का नहीं, इससे ज़्यादा का बिकेगा। यह बात सुनकर के वह दोनों ट्रेडर जो होते हैं अब उन दोनों मर्चेंट भाई को डांटने लग जाते हैं, कहते हुए अगर कॉमर्स गिल्ड को ये बात पता चली कि तुमने उन्हें धोखा देने की कोशिश की है, क्योंकि ये कस्टमर उसे सस्ते में बेच सकता था बट तुमने उसे महंगे में खरीदा। यह बात सुनकर के उन दोनों की हालत पतली हो जाती है, बट उसके बावजूद भी वो वैन की साइड लेते हैं क्योंकि वो वैन को धोखा नहीं देना चाहते हैं, क्योंकि वो एक ट्रेड डील से उसे ज़्यादा लूट करके अपनी बाकी की आने वाली ट्रेड डील को बेकार नहीं करना चाहते हैं। वह दोनों ट्रेडर भाई जो होते हैं उन दोनों के ऊपर भारी पड़ने लग जाते हैं। वह दोनों नहीं चाहते थे कि ये लोग इसे महंगे में खरीदे। वहीं दूसरी तरफ वह दोनों मर्चेंट भाई जो होते हैं वो वैन से बात करते हुए कहते हैं ये ड्रैगन महंगा बिकेगा, चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए, वैन तुम इसे सस्ते में मत बेचना। अब वो दोनों ट्रेडर जो होते हैं काफ़ी ज़्यादा गुस्से में हो जाते हैं, क्योंकि इन दोनों भाइयों ने उनके पूरे तरीके से कस्टमर को ड्रैगन महंगा बेचने के लिए कन्विंस कर लिया होता है। अब वैन जो होता है उन दोनों भाइयों को ट्रेडर बनने की सलाह देता है, जिसके ऊपर वह दोनों भाई बताते हैं ट्रेडर बनना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है। एक तो कॉमर्स गिल्ड से इजाज़त चाहिए, उसके बाद में तुम्हें एक नोबल से इंडोर्समेंट चाहिए जिसके पास कोई टाइटल हो, और तीसरा हमें एक दुकान भी चाहिए। शुरुआत की 2 चीज़ें तो पूरी हो सकती है, बट टाइटल नोबल से एक इंडोर्समेंट लेना कितना ज़्यादा मुश्किल है। बट उसके लिए वैन कहता है तुम उसकी चिंता मत करो, मैं तुम्हें एक ट्रेडर ज़रूर से बना के रहूँगा, तुमने मेरा इतना साथ दिया है इसलिए। अब हमें दिखाया जाता है वैन जो होता है वो पैरामा के पास पहुँच जाता है इंडोर्समेंट लेने के लिए। वो उसे बताता है कि मुझे 2 ट्रेडर्स के लिए आपका इंडोर्समेंट चाहिए, क्योंकि आप एक टाइटल नोबल है, तो क्यों ना आप मेरी मदद करें जिससे कि मैं अपने ड्रैगन को सेल कर सकूं। पैरामा इसके लिए तैयार हो जाती है, वो कहती है तो ठीक है मैं ये चीज़ करने के लिए तैयार हूँ, बट क्यों ना तुम खुद को ही एक टाइटल नोबल बना लो, जिससे कि तुम्हारे उन 2 मर्चेंट की जो दुकान है, यानी कि जो भी वो ट्रेडिंग शॉप खोलने वाले हैं, वो एकदम से ही फेमस हो जाए, क्योंकि तुम एक ऐसा टैग ले सकते हो जैसे कि तुमने एक ड्रैगन को ख़त्म किया था, जिससे कि तुम काफ़ी ज़्यादा फेमस हो जाओगी और उससे तुम्हारी शॉप काफ़ी ज़ोर शोर से चलेगी। अब वहीं वैन जो होता है काफ़ी ज़्यादा खुश होता है टाइटल नोबल का नाम सुन करके, बट वो कहता है क्यों ना पैरामा आप ही उस ड्रैगन के किल करने का पूरे तरीके से ऑनर ले ले, जिससे कि आप फेमस हो जाए और आप उन दोनों मर्चेंट की मदद कर दें। बट उसके लिए वो साफ साफ इनकार कर देती है, कहते हुए मैं उस ड्रैगन को मारने का पूरे तरीके से ऑनर नहीं ले सकती हूँ। वह चाहती है कि वैन ले, क्योंकि जब एक कमेटी बैठेगी कि ड्रैगन को कैसे मारा गया, उसके अंदर वैन का ही सबसे ज़्यादा नाम आएगा, जिससे कि यह चीज़ खारिज हो सकती है। इसलिए वो कहती है नोबल सिस्टम में पूरी 7 रैंकिंग होती है, 7 के अंदर से अगर तुम शुरुआत करते हो तो तुम मार्किस के सन हो, तो तुम्हें कम से कम एक मार्किस की रैंक तो मिल ही जानी चाहिए किंग से। अगर उन्हें यह बात पता चलती है कि तुमने एक फॉरेस्ट ड्रैगन को खत्म किया है, क्यों ना तुम एक टाइटल नोबल बनो, इससे कि तुम्हारे पेरेंट्स जो है वह तुम्हें इस विलेज से दूर भी नहीं कर सकेंगे, क्योंकि तुम्हारी रैंक जो है वो नोबल सिस्टम के अंदर तुम्हारे फादर या उनसे ऊपर पहुंच जाएगी। तब यह बात सुनकर के नोवा का दिमाग चलने लग जाता है। पैरामा ने उसे एक अच्छी सलाह दी है, क्योंकि उसने ड्रैगन को मारा है तो उसे एक टाइटल रैंक जरूर से मिल सकती है नोबल सिस्टम के अंदर। पैरामा जो होती है उसकी पूरे तरीके से मदद करने के लिए तैयार हो जाती है, यहाँ तक कि वो किंग से भी मिलेगी, जिससे कि वैन की सारी दिक्कत वो एक बार में ही खत्म कर सकती है उसकी फैमिली से रिलेटेड। वैन जो होता है काफ़ी ज़्यादा डरने लग जाता है। पैरामा जो होती है उसे अलग अलग तरीके के आइडियाज़ देने लग जाती है, जहाँ पे कि वो बात करती है कि वो पूरे तरीके से वैन को उसके ऊपर ही डिपेंडेंट करा के रहेगी, फिर कभी भी उसे अपनी फैमिली से बिल्कुल भी नहीं डरना पड़ेगा और उसे कोई अबैंडन भी नहीं करेगा। वैन जो होता है पैरामा की इतनी सारी बातें सुन करके डरने लग जाता है, क्योंकि पैरामा उसे काफ़ी ज़्यादा डरावनी लग रही होती है। पैरामा वादा करती है कि वो उसे ज़रूर से एक टाइटल नोबल की रैंक ज़रूर से दिलवा के रहेगी, चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए। वो खुद से जाकर के किंग से बात करेगी इस बारे में कि कैसे एक छोटे से टाउन के लीडर ने एक बहुत बड़े ड्रैगन को अपनी सूझबूझ से ख़त्म कर दिया और अब वह चाहता है कि उसे एक टाइटल रैंक मिले,
यह बात सुनकर के वैन घबराने लग जाता है क्योंकि उसने ज्यादा मेहनत तो की भी नहीं थी, बस उसने लोगों को इमोबलाइज ही तो किया था। पैरामा कहती है तुम चिंता मत करो, तुम्हें टाइटल दिलाने का काम मेरा है। अब हमारा सीन शिफ्ट होता है और अब हमें दिखाया जाता है कि कैसे वो दोनों भाई जो होते हैं जो कि ट्रेडर बनना चाहते हैं। वैन उन्हें कहता है पैरामा तुम्हें एंडोर्समेंट देने के लिए तैयार है। यह बात सुनकर कि वह दोनों काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं क्योंकि पैरामा जैसे एक नोबल से उन्हें एंडोर्समेंट मिलेगा। दूसरी तरफ अब हमें दिखाया जाता है स्टोरेज रूम से, जब अब ड्रैगन को यहाँ से हमें कहीं और ले जाना पड़ेगा, उसके लिए हमें कार्ड की जरूरत पड़ेगी और वो उन्हें 130 प्लेटिनम कॉइन देने के लिए तैयार हो जाते हैं। बट उन्हें यह बात जब पता चलती है कि वो दोनों ट्रेडर भाई जो होते हैं वह कार्ड लेकर के जा चुके हैं, तब उनका दिमाग खराब हो जाता है क्योंकि बिना कार्ड के वो कैसे इस ड्रैगन के मीट को पहुंचाएंगे सिटीज के अंदर। वहाँ पैरामा आती है। पैरामा उन्हें बताने की कोशिश करती है वह दोनों ट्रेडर भाई चाहते हैं कि तुम उनके पास मदद की भीख मांगने जाओ जिससे कि वो अपने प्राइस के ऊपर ड्रैगन को खरीद सकते हैं। बट तुम चिंता मत करो, हम जो लोग हैं तुम दोनों मर्चेंट भाई को यहाँ पे एक कार्ड भी देंगे और तुम्हें एक वॉर हॉर्स भी देंगे जिससे कि तुम जल्द से जल्द स्टोरेज वाले मीट को बड़ी आसानी तक सिटीज तक पहुंचा पाओ जिससे कि इसकी सेल जल्दी हो सके। यह बात सुनकर के वो दोनों खुश होते हैं। दूसरी तरफ वह दोनों ट्रेडर भाई यही सोच रहे होते हैं कि कब तक उनके पास में वो लोग आएंगे। बट तभी वहां से पैरामा गुजरती है कार्ड के साथ में। यह देख करके वो हैरान होते हैं तो पैरामा है जो कि एक बहुत बड़ी टाइटल नोबल है। दूसरी तरफ अब उन्हें पता चल जाता है कि वह दोनों मर्चेंट भाई जो है अब वो ट्रेडर बनने वाले हैं क्योंकि उनके पास में पूरे तरीके से सपोर्ट है एक नोबल का। अब हमें पैरामा को दिखाया जाता है जो कि किंग के सामने होती है। वह किंग के सामने झुकते हुए बताती है कि वो यहाँ पे एक पर्सन के बारे में बात करने आई है। किंग हैरान होते हैं कि पैरामा किसके बारे में बात करने आई है। पैरामा बताती है कि वो एक पर्सन के लिए एक टाइटल लेने के लिए यहाँ पे आई है। किंग हैरान होते हैं कि आखिरकार वो कौन है जिसे कि पैरामा इतना सपोर्ट करती है। पैरामा बताती है कि वो अभी के समय एक यंग लॉर्ड को प्रोटेक्ट कर रही है जो कि एक छोटे से विलेज का लीडर है। वह लीडर जो है वह काफी ज्यादा अच्छा है और उसकी सूझबूझ भी काफी ज्यादा अच्छी है। मुझे पूरा यकीन है कि वो एक नोबल टाइटल की लायक जरूर से है। यह बात सुन करके किंग जो होते हैं उसके बारे में और भी चीजें जानना चाहते हैं जिसके ऊपर अब पैरामा जो होती है अपनी बात को कंटिन्यू रखती है ये कहते हुए कि वो मार्क्विस जेलपा का सबसे छोटा बेटा है जिसे कि उसके फादर उसकी फैमिली ने काफी समय पहले अबैंडन कर दिया था। ये कहते हुए कि वो अच्छा लड़का नहीं है क्योंकि उसके पास में अच्छा मैजिक नहीं है, उसके पास में एक प्रोडक्शन टाइप का मैजिक है बट उसका एप्टीट्यूड काफी ज्यादा अच्छा है इस चीज के अंदर क्योंकि वो काफी सारी चीजों को क्रिएट कर सकता है। किंग उसके बारे में और भी चीजें जानना चाहते थे जिसमें पैरामा बताती है जब वह शुरुआत में अपने टाउन के अंदर गया था तब टाउन के ऊपर बैंडिट्स ने अटैक कर दिया था बट वह अपने साथी के साथ मिलके उन सभी बैंडिट्स को खत्म कर दिया। उसके बाद में उसने अपने विलेज के आसपास में इतनी बड़ी वॉल्स बनाई जो कि हमारे कैपिटल सिटी के अंदर भी नहीं है। उसके बाद में उसने वहां पे ऐसी आर्टिलरी गन्स बनाई जिनकी मदद से वो अपने सामने आने वाले एनिमीज को बड़े ही आसानी से खत्म कर सकते हैं। उनके पास में ऐसे वेपन है। किंग यह बात जान करके काफी ज्यादा हैरान होते हैं। बट दूसरी तरफ पैरामा जो होती है ड्रैगन के फैंग को दिखाती है। ड्रैगन का फैंग देख करके सभी लोग हैरान होते हैं। पैरामा बताती है कि उसने अपने साथियों के साथ में मिल करके एक बहुत ही बड़े फॉरेस्ट ड्रैगन को भी खत्म किया था जिसने कि उनके टाउन के ऊपर अटैक करने की कोशिश की थी। हर कोई हैरान था क्योंकि कोई भी अगर ड्रैगन को खत्म करता है तो उनकी टीम जरूर से इलाइट होती है। किंग जो होते हैं वह और भी चीजें जानना चाहते हैं वैन के बारे में। वो कहते हैं कि मैं वैन से मिलना चाहता हूँ, जितना जल्दी हो सकता है वैन को तो मुझसे मिलाने के लिए यहाँ पर लेके आओ। सीन कट होता है। पैरामा जो होती है लोगों को बीच खड़ी होकर के एक विलेज के बारे में बता रही होती है कि वहाँ के टेरिटरी लॉर्ड जो है कैसे उसने एक ड्रैगन को खत्म कर दिया। दूसरी तरफ वैन जो होता है वो अपने टाउन को देखता है। टाउन के अंदर उसने काफी और घर बना दिए होते हैं। साथ ही में वो वहाँ पे एक वॉच टावर भी क्रिएट करता है जिससे कि पूरी सिटी के अंदर नजर रखी जा सके एक जगह पे बैठ करके जहाँ पे कि नजर रखने वाले के ऊपर भी कोई अटैक ना कर सके। सिटी के अंदर लोगों की तादाद बढ़ाने के लिए उन्हें लोगों को इकट्ठा करना होगा बट उससे पहले वो लोग पेट पूजा कर लेते हैं क्योंकि टिल ने उन लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा अच्छा खाना बनाया होता है। अब वो उन्हीं एक वॉच टावर के अंदर जाते हैं और वहाँ पे बैठ करके खाना खाने लग जाते हैं। हर कोई काफी ज्यादा खुश होता है। एस्पार्डा अपनी जगह पे खड़ा होता है। कैमशिन और वैन के साथ में वो सिटी की तरफ देखता है। सिटी के अंदर उन्होंने घर तो काफी सारे बना लिए होते हैं बट अब वो लोगों को कहाँ से लेके आएंगे। वैन जो होता है कहता है कि तुम लोग चिंता मत करो, हम जरूर से यहाँ पे लोगों को लेके आएंगे। वहीं टिल और आर्ट भी खड़ी हो चुकी हुई होती है। वह सभी बात करने लग जाते हैं कि कैसे ये छोटा सा विलेज जो है एक टाउन में कन्वर्ट हो चुका है तो क्यों ना हम इसे वैन टाउन कहें। अब वैन भी कुछ कर नहीं सकता था क्योंकि इन लोगों को मनाना काफी ज्यादा मुश्किल है तो वो भी मान जाता है। बट दूसरी तरफ टिल जो होती है इसी खुशी के अंदर वैन टाउन के लिए एक केक को कट करती है। केक को देख करके वैन काफी ज्यादा खुश होता है और वो सभी लोग उस केक को खाते हैं। केक जो है वह
वह काफी ज्यादा स्वादिष्ट हर किसी को लग रहा होता है। कैमशिनो और एस्पार्डा भी उसकी तारीफ करते हैं। टेल जो होती है खुश भी थी और दुखी भी थी, क्योंकि उनके साथ में उनके बाकी के साथी नहीं है। बट दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है टाउन की दीवारों के बाहर कुछ लोग आके खड़े हुए होते हैं। उनसे मिलने के लिए वैन और एस्पार्डा जाते हैं। वैन उनसे पूछता है कि आखिरकार वह लोग हैं कौन और वो कहाँ से आए हैं। उन्हीं में से एक आदमी आगे आता है जो कि काफी ज्यादा बूढ़ा था। वह बताता है कि वो दूसरे विलेज का लीडर है। एस्पार्डा बताता है जो दूसरा विलेज है वो एक दूसरे ही टेरिटरी लॉर्ड की टेरिटरी के अंदर आता है। यह बात सुनकर के वैन काफी ज्यादा हैरान होता है। अब वो एल्डरली विलेज का लीडर जो होता है वह बताना शुरू रखता है कि हमारे विलेज के अंदर ऐसी आपदाएं आ चुकी थी जिससे कि हम वहाँ पे नहीं रह सकते थे। हाई टैक्सेस, मर्दों का ना होना, खाना अच्छे से नहीं पकना, इस तरह की मुसीबतें जिससे कि हमारे विलेज के अंदर काफ़ी सारे लोग मरने लगे थे। हम यहाँ पे शेल्टर मांगने के लिए आए हैं। हमारे टेरिटरी लॉर्ड जो है वो हमारे यहाँ के यंग मर्द को भी लेके चले गए अपनी टेरिटरी के अंदर, जिससे कि वह उन्हें जंग के अंदर इस्तेमाल कर सके। वैन जो होता है वो इन लोगों को एक्सेप्ट नहीं करना चाहता था, क्योंकि वो दूसरे टेरिटरी लॉर्ड के लिए एक युद्ध की जैसी सिचुएशन क्रिएट हो जाएगी, क्योंकि वो दूसरे टेरिटरी के लोगों को अपनी टेरिटरी में एक्सेप्ट कर रहा है। बट वैन जो होता है उन्हें यहाँ पे एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हो जाता है। वो कहता है आप लोग चिंता मत करिए, मैं आप सभी लोगों को यहाँ पे रख सकता हूँ। बट वही लीडर जो होता है वह बताता है हम यहाँ पे 10 लोग नहीं बल्कि 300 लोग हैं। हम पूरे विलेज के साथ यहाँ पे आना चाहते हैं। वैन जो होता है एक पल के लिए हैरान था, बट वो उन सभी को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हो जाता है। वह बूढ़ा आदमी जो होता है यह सुनकर के हैरान था। वैन कहता है कि आप चिंता मत करिए, हम आपके विलेज की हर एक फैमिली को यहाँ पे एक घर देने का वादा करते हैं। हमारी सिटी के अंदर टोटल 10,000 लोग रह सकते हैं, तो 300 लोग कोई बड़ी बात नहीं है। वह विलेज का चीफ जो होता है काफी ज्यादा हैरान था। वह कहता है कि हमारी मदद कोई भी नहीं करता, बट आप हमारी मदद करने के लिए तैयार हो। साथ में वो विलेज का चीफ जो होता है वह उन्हें बताने की कोशिश करता है कि उनके पास में फार्मिंग के लिए काउस भी है। यह बात सुनकर के वह काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। वो काउ से अलग अलग प्रकार की इंडस्ट्री खोल सकता है, इसलिए वो वादा करता है कि वो इन सभी लोगों को यहाँ पे लेके आएगा। वो ऑर्थो की टीम को भेज देता है उन लोगों को एस्कॉर्ट करने के लिए। ऑर्थो की पूरी टीम जो होती है वो पूरे रास्ते बात करते हुए आ रहे होते हैं, जहाँ पे कि वो बात करते हैं कि कैसे वैन जो है दूसरे टेरिटरी के लोगों को भी एक्सेप्ट कर रहा है, वो कितना ज्यादा दिलदार है। बट उसी में से एक लड़की कहती है कि बातें मत करो, पिछली बार भी हमने ड्रैगन को अपनी तरफ अट्रैक्ट जो है इसी ही वजह से कर लिया था, क्योंकि हम शोर मचा रहे थे। और जो होता है एक महिला से बात करने की कोशिश करता है, क्योंकि वो महिला काफी ज्यादा उदास थी। वो कहती है कि मुझे यकीन नहीं है कि वैन एक अच्छा लॉर्ड होगा। यह बात सुनकर कि ऑर्थो जो होता है उनसे वादा करता है वो लोग ज्यादा चिंता ना करें, क्योंकि वैन जो है उसका जो विलेज है इनके लिए एक स्वर्ग साबित होगा। वह जैसे ही वहां जाते हैं वैन उनका स्वागत करता है। खाने के लिए उसने काफी ज्यादा स्वादिष्ट चीजें बनाई हुई होती है। जैसे ही वो रेफ्यूजी उस खाने को खाते हैं उन्हें वह काफी ज्यादा स्वादिष्ट लगता है, वो उंगलियां चाटते रह जाते हैं। कुछ आदमी जो होते हैं वह आगे आते हैं और वो बात करते हैं कि अब हम इस विलेज के अंदर क्या कर सकते हैं। वैन जो होता है उन्हें बताने की कोशिश करता है इस विलेज के अंदर काफी ज्यादा स्ट्रक्चर जो है खड़े हो रहे हैं, वो उसमें मदद करा सकते हैं, फार्मिंग कर सकते हैं, दुकान चला सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे ट्रेडिंग सेंटर खुलने वाले हैं। उन लोगों को दुकान चलाने के बारे में कुछ भी पता नहीं होता है, क्योंकि उनके गांव में कभी कोई दुकान खुली ही नहीं थी। वैन जो होता है उन सबसे वादा करता है कि वो उन सभी को अर्निंग सोर्स जरूर से देगा। वह लोग गाँव का इस्तेमाल करके डेयरी प्रोडक्ट्स बना सकते हैं। अब वहाँ पे विलेज चीफ आके ये कहता है दूसरे विलेज के लोगों से कि तुम लोग चिंता मत करो, वैन पे भरोसा रखो। वैन ने ही इस सिटी को पूरे तरीके से एक अलग ही चीज में कन्वर्ट कर दिया है। वहीं पे बच्चे भी जो होते हैं वह काफी ज्यादा खुश होते हैं। बट उसी दौरान वैन जो होता है टिल को केक लाने के लिए कहता है। ये वही केक है जो कि इन्हीं विलेज वाले लोगों के दूध से बनी हुई होती है। वह सभी लोग जो होते हैं केक का स्वाद लेते हैं, जो कि उन्हें ये काफी ज्यादा पसंद आता है। उन्हें अब यकीन हो चुका था अगर वो लोग अपनी दुकान खोलते हो, डेयरी प्रोडक्ट का इस्तेमाल करते हैं, तो वो जरूर से रिच हो सकती हैं और उनकी चर्चा पूरे ही किंगडम के अंदर फैल जाएगी। वैन जो होता है उन्हें वादा पूरे तरीके से दिला देता है कि वो लोग अगर यहाँ पे रहेंगे तब उनकी लाइफ अच्छी हो जाएगी। वह सभी लोग काफी ज्यादा खुश होते हैं क्योंकि वह वैन के ऊपर भरोसा कर सकते हैं, क्योंकि वैन जो है एक भरोसे लायक टेरिटरी लॉर्ड बनेगा आगे चल करके। सभी लोग खुशी से खाना भी खाते हैं। इसी प्रकार से समय बीत रहा होता है। एस्पार्टा काफी ज्यादा खुश था कि उनके पास और लोग आ चुके हैं, बट वो ऐसे ही 10,000 लोग कैसे करेंगे, वो उसके बारे में सोच रहा होता है। वैन उसे सलाह देता है कि आप चिंता मत करिए, हम लोग सब कुछ कर लेंगे। अब हमें वैन टाउन को दिखाया जाता है। वैन टाउन के अंदर लोग हंसी खुशी से रह रही होती हैं, बिजनेस वहाँ पे बनने लग जाते हैं, वहाँ पे लोग बाहर की सिटीज से भी आ रहे होते हैं। वैन ये सारी चीज़ें एस्पार्टा को बताता है, ये कहते हुए कि अब हम कुछ समय में यहाँ पे और भी न्यू चीज़ें बनाने वाले हैं। एस्पार्टा क्या तुम इसके लिए तैयार हो? बट एस्पार्टा कहता है मास्टर वैन, शायद से आप भूल गए हो, आप इस विलेज के अंदर तो आए हो बट आप अपनी पढ़ाई को नेगलेक्ट नहीं कर सकते हो, आपको पढ़ना भी पड़ेगा। अब वैन जब ये बात सुनता है तो वो थोड़ा
दुखी हो जाता है। बट तभी वहाँ पे ऑर्थो और ऑर्थो की टीम आती है। वो जैसे ही वहाँ पे आते हैं उनके चेहरे पे एक दुख का एहसास होता है। यह देख करके वैन पूछता है कि आखिरकार मैटर क्या है। वो लोग बताते हैं कि उन्होंने गलती से डंजन को ढूंढ लिया है। यह बात सुनते ही एस्पाडा कहता है तुम्हारी इसमें कोई भी गलती नहीं है। अगर तुमने उस डंजन को ढूंढ लिया है तो हमें जल्द से जल्द रॉयल कैपिटल के अंदर ये मैसेज पहुंचाना पड़ेगा कि यहाँ पे एक डंजन आ चुका है। अब वैन पूछता है कि आखिरकार तुम में से कौन जाएगा ये मैसेज पहुंचाने के लिए रॉयल कैपिटल के लिए। ऑर्थो और ऑर्थो की टीम तो हैरान हो जाती है कि उन्हें ही उस कैपिटल सिटी में जाना पड़ेगा। बट वो दुखी होते हैं क्योंकि उनकी वजह से वैन के फादर को अगर पता चल गया कि ये सिटी कितनी डेवलप की है तो वो वैन को यहाँ से भेज भी सकते हैं। वो वैन से माफी मांगते हैं बट वैन कहता है कि इसमें दुखी होने की कोई जरूरत नहीं है, कभी ना कभी तो वो डंजन मिलना ही था और अगर तुमसे मिला है तो कोई बात नहीं, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। बट मैसेज पहुंचाने के लिए अब तुम्हें से ही किसी एक को जाना पड़ेगा। अब वो तीनों जो होते हैं आपस में बात करने लग जाते हैं कि हमें सब किसको जाना चाहिए। वैन जो होता है सजेशन देता है कि हमें मोटू भाई को भेजना चाहिए। बट मोटू भाई को वो अकेले नहीं भेजना चाहते थे रॉयल कैपिटल के लिए क्योंकि वो अकेला ही पड़ जाएगा। बट वैन कहता है कि मैं तुम्हें एक एक गोल्ड कॉइन दूंगा। तो वो तैयार हो जाते हैं मोटू राम को भेजने के लिए। बट दूसरी तरफ मोटू भाई जो होते हैं वो अकेले जा रहे होते हैं। इसी वजह से वैन उसका दुख देख नहीं सकता था और वो उसे एक मिथरल की स्वॉर्ड पकड़ा देता है। वह स्वॉर्ड देखने में छोटी होती है बट ताकतवर होती है। ऑर्थो भी जाना चाहता था बट अब वो मना कर देता है और वहां से मोटू को भेज दिया जाता है। मोटू तो काफी ज्यादा खुश होता है क्योंकि उसे बहुत ही अच्छी एक स्वॉर्ड मिल चुकी है जो कि मिथरल की होती है। वैन भी उसके लिए खुश था कि अब वो रॉयल कैपिटल में जाके ये न्यूज पहुंचा देगा। अब हमें मोटू को दिखाया जाता है घोड़े पे बैठ के वो रॉयल सिटी की तरफ जा रहा होता है। बट उसी दौरान वह सामने देखता है एक कैरेज पलटा हुआ था। बड़े बड़े ऑर्क जो होते हैं उस कैरेज को तोड़ रहे होते हैं। मोटू से ये देखा नहीं जाता और वो अब उन बड़े बड़े मॉन्स्टर से फाइट करने के लिए नीचे उतर जाता है। उसके पास में अब एक मिथरल की स्वॉर्ड होती है इसलिए वो बिना डरे उनके ऊपर अपने अटैक लॉन्च कर देता है और उन्हें एक एक अटैक के अंदर ही खत्म करता जाता है। स्वॉर्ड की धार इतनी ज्यादा तेज थी कि जैसे वह मॉन्स्टर के टच हो रही थी मॉन्स्टर नीचे गिर जा रहे थे। मोटू ने कुछ चंद सेकंडों के अंदर सभी मॉन्स्टर को खत्म कर दिया होता है। उसे ऐसा लगता है कि वो ताकतवर हो चुका है। उस कैरेज के अंदर से एक लड़की बाहर निकलती है जिसका कि नाम फ्लेम होता है। फ्लेम उसे देख करके काफी ज्यादा खुश होती है और उसे कहती है जरूर से आप कोई बहुत बड़े एडवेंचर हो। जिसके ऊपर मोटू बताता है नहीं, उसके पास में तो ये मिथरल की स्वॉर्ड है, इस वजह से वो इन मॉन्स्टर को मार पाया। वह लड़की उसका शुक्रिया अदा करती है और उसे कहती है आपने मेरी जान बचाई इसके लिए शुक्रिया, वैसे मैं रॉयल कैपिटल जा रही हूँ। यह कह करके वो आगे जाने लगती है बट मोटू उसे रोकते हुए कहता है कि आप वहाँ पे अकेले मत जाओ, मैं भी रॉयल कैपिटल ही जा रहा हूँ। अब वो लड़की अपनी बात बताना कंटिन्यू रखती है जैसे कि उसके फादर एक सिटी के अंदर बैरान थे बट उसके फादर के मरने के बाद में उनकी जितनी भी जमीन जायदाद थी यानी कि प्रॉपर्टीज सभी को लोगों ने सील कर लिया और उसे हड़प लिया। उसके बाद में उसकी फैमिली पूरे तरीके से गरीब है। अब वो रॉयल सिटी में किसी जॉब के लिए जा रही है। यह बात सुनकर के मोटू जो होता है काफी ज्यादा दुखी हो जाता है उस लड़की के लिए जिसका कि नाम फ्लेम होता है। वह फ्लेम से कहता है कि तुम चिंता मत करो, जैसा कि अब तुम्हारे पास तो फैमिली है नहीं और तुम्हें कमाना है तो क्यों ना तुम मेरे साथ वैन टाउन चलो। वैन टाउन एक ऐसी जगह है जहाँ पे कि अभी काफी सारी जॉब अपॉर्चुनिटीज जो है बन रही है और वहाँ पे अलग अलग सिटीज से यहाँ तक कि रॉयल कैपिटल से भी लोग आ रहे हैं। यह बात सुनकर के फ्लेम तैयार हो जाती है बट उससे पहले वो कैपिटल सिटी के लिए निकल जाते हैं। दूसरी तरफ एस्पार्डा जो होता है वैन से कहता है कि मास्टर जैसा कि आपको पता है अब डंजन यहाँ पे खुलने वाला है यानी कि यहाँ पे एडवेंचरर्स भी काफी ज्यादा आएंगे। एस्पार्डा जो होता है यह सारी बात वैन को बता देता है। दूसरी तरफ वैन जो होता है अब वो सोच में पड़ जाता है कि अब हमें एडवेंचरर लोगों को भी तो संभालना पड़ेगा, इसलिए हमें अब इस वैन टाउन के बाहर में एक आउटपोस्ट भी बनानी पड़ेगी और आउटपोस्ट का गवर्नर जो है वो एस्पार्डा को बनाने की सोचता है क्योंकि एस्पार्डा के पास में काफी सारी ऐसी नॉलेज है जिसकी मदद से वो आउटपोस्ट को बड़ी आसानी से संभाल सकता है। वहीं दूसरी तरफ एस्पार्डा को लग रहा होता है कि मास्टर वैन जरूर से उससे बदला ले रही है क्योंकि वो उसे पढ़ाई करने के लिए काफी ज्यादा प्रेशराइज करते हैं। बट दूसरी तरफ वैन इसके लिए मना कर देता है ये कहते हुए कि हमें एडवेंचरर्स को संभालने के लिए आउटपोस्ट बनाना ही पड़ेगा। कुछ समय बाद हमें दिखाया जाता है कि कैसे गाँव वाले लोगों की मदद से वो आउटपोस्ट बनाने वाली जगह पे आ जाते हैं। उधर काफी सारे लोग होते हैं और डी के काफी सारे मेंबर भी होते हैं जिसमें से कुछ गांव के लोग भी होते हैं। यह देख करके वैन काफी ज्यादा हैरान होता है कि गांव के लोग आखिरकार डी की मदद करने के लिए इतनी जल्दी यहाँ पे क्यों आ गए हैं। डी बताता है कि मैंने इन लोगों को पहले ही मेरी टीम के अंदर रिक्रूट कर लिया है। यह बात सुनकर के तो वैन काफी ज्यादा हैरान होता है कि एस्पार्डा और डी जो है इस काम के अंदर कितने ज्यादा तेज है कि वो गाँव के लोगों को पहले ही रिक्रूट कर चुके हैं। यह बात तो उसे पता भी नहीं थी, ये बात तो गाँव वालों से पता चलती है और वो हैरान हो जाता है। कुछ समय बाद कैम्पशन उसके पास में आता है
है और बताता है कि मोटू यहाँ पे आ चुका है। अब वह मोटू से मिलने के लिए जाता है। वह मोटू के साथ में एक लड़की को देखता है और मोटू से इसका रीजन पूछता है कि उसके साथ में एक लड़की क्या कर रही है। मोटू बताता है कि जब वो रॉयल कैपिटल सिटी जा रहा था तब उसे यह लड़की मिली थी। वैन अब उससे उसका नाम पूछता है। लड़की अपना नाम फ्लेम बताती है और कहती है मोटू ने मेरी जान बचाई थी काफी सारी बड़ी बड़ी ऑर्क से, इस वजह से अब मैं उसे फॉलो कर रही हूँ और मैं वैन टाउन में काम करना चाहती हूँ। वैन यह बात सुनकर के हैरान होता है, वो मोटू की तारीफ करता है। मोटू कहता है इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, आपकी ही स्वॉर्ड की मदद से मैं उन्हें खत्म कर पाया था। जिसके ऊपर फ्लेम कहती है कि मेरे लिए ही मोटू हर चीज है क्योंकि उसने मेरी जान बचाई है। यह बात सुनकर के वैन काफी ज्यादा नर्वस सा हो जाता है, बट उसके बावजूद भी वह उनकी बातें सुनता है। कुछ समय बाद अब हमें घोड़ों की आवाजें सुनाई देने लग जाती है। घोड़ों पे घुड़सवार होकर के एडवेंचरर आ रही होती हैं। वैन घबरा जाता है और वही मोटू जो होता है कहता है वैन मास्टर आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है, ये लोग वैसे नहीं है जैसा कि आप सोच रहे हो। बट उनकी शक्ल तो काफी ज्यादा डरावनी लग रही होती है। दूर से ही वो लोग जो है काफी ज्यादा बुरे दिखाई दे रही होती हैं। उनकी आवाज तो अभी से ही वैन के कानों में गूंजने लग जाती है, कहते हुए कि अब हम तुम्हारी सिटी के ऊपर कब्जा कर लेंगे, हम लोग एडवेंचरर्स हैं। यह बात सुनकर के वैन जो है उसके 12 बज जाते हैं। वो कहता है कि आखिरकार एडवेंचरर्स यहाँ पे आ क्यों रही हैं, डंजन कहीं उसकी सिटी के पास में मिला, ये कोई उसके लिए बड़ी दुख खबरी तो नहीं है। अब वह सोच में पड़ जाता है कि वो आखिरकार इन लोगों से कैसे निपटेगा। बट कुछ समय बाद वह एडवेंचरर्स जो होते हैं वो कैम्शन और बाकी के सभी लोगों के पास में आ जाते हैं। वहीं बाकी के लोगों का मानना था कि एडवेंचर काफी ज्यादा अच्छे होते हैं, बस ये सरफेस लेवल से ही बेकार दिखते हैं, वरना बाकी तो ये लोग काफी ज्यादा अच्छे होते हैं। अब जैसे ही वे एडवेंचर उनके पास में आते हैं वह वैन से पूछते हैं तो यहाँ का लीडर कौन है। वैन खुद का नाम बताता है कि वो इस सिटी का लीडर है। यह देख करके वो हैरान होते हैं कि एक छोटा सा बच्चा इतने से टाउन का लीडर है। अब वो वैन से पूछते हैं कि आखिरकार अब हमें जाना कहाँ है। वह पीछे बड़ी बड़ी वॉल वाली एक सिटी दिखाता है। वो कहता है यही मेरा विलेज है। यह बात सुनकर के एडवेंचर हैरान होते हैं कि इतनी बड़ी बड़ी वॉल्स तो किसी सिटी के पास भी नहीं होती। बट वह उन्हें अपना मैजिक करके दिखाता है जो कि क्रिएशन मैजिक होता है। डी भी वहाँ पे आ चुका होता है। वह एडवेंचरर्स को काफी ज्यादा बदसलूकी से बात करता हुआ देख लेता है, इसलिए वह बीच में जाता है। बट वही एडवेंचरर्स जो होते हैं वैन की काबिलियत को देख करके हैरान होते हैं। उसी दौरान डी जो होता है उनमें से एक को चैलेंज कर देता है। अब एडवेंचर और डी के बीच में एक चैलेंज होता है जिसके अंदर स्वॉर्ड फाइट होती है। डी बड़ी ही आसानी से उस एडवेंचर की स्वॉर्ड को काट के रख देता है। एडवेंचर पागल हो जाता है और वो माफी मांगता है अपनी पहले की बदसलूकी के लिए वैन से, और वो वैन को हर प्रकार से मदद करने के लिए तैयार हो जाते हैं, जिनका कि नाम ए, बी और सी होता है। अब वह तीनों जो होते हैं वो वैन से पूछते हैं कि मास्टर अब हमें करना क्या पड़ेगा। वैन जो होता है उन्हें कहता है आज के दिन तुम आराम करो, कल हम चलते हैं। अब वह उन्हें अपनी सिटी के पास में भी ले आता है। अब उसी दौरान वहाँ पे ऑर्थो आता है। ऑर्थो जैसे ही वहाँ पे आता है यह देख करके हैरान था कि मोटू आ चुका है। वह मोटू के साथ में एक लड़की को भी नोटिस करते हैं और वो उससे पूछते हैं कि आखिरकार वो कौन है। मोटू कहता है ये मेरी दोस्त है और अभी हम इनके अंदर जा रहे हैं थोड़ी बहुत बातचीत करने के लिए, और वो वहाँ से निकल जाते हैं। यह देख करके तो ऑर्थो हैरान हो जाता है। वैन बताता है कि अब शायद से उसकी गर्लफ्रेंड बन चुकी है और मुझे उनके लिए घर बना देना चाहिए। यह बात तो सुनकर के ऑर्थो काफी ज्यादा गुस्से में आ जाता है और वो कहता है कि मास्टर वैन आप ऐसा नहीं कर सकते हो, आखिरकार उसकी गर्लफ्रेंड मेरे से पहले कैसे बन गई। वो उदास हो जाता है। बट दूसरी तरफ प्लूरियल को दिखाया जाता है। प्लूरियल जो होती है वो मास्टर वैन के पास में आती है और कहती है आप ऑर्थो को ऐसे ही जाने दीजिए, वो ऐसे ही नाटक करता रहता है। अब वह प्लूरियल से पूछता है कि आखिरकार अब तुम्हें क्या काम है, तुम मुझे क्यों अप्रोच कर रही हो। जिसके ऊपर प्लूरियल बताती है कि जहाँ पे कि हमें अभी डंजन मिला है, हमें वहाँ पे थोड़ी बहुत चीज़ें बनानी पड़ेंगी। जैसा कि आपको पता है एडवेंचरर्स छोटे मोटे कैंप बना सकते हैं, बट अगर हम वहाँ पे रेस्टोरेंट बनाएं तो उससे हमारा मुनाफा हो सकता है। यह बात सुनकर के वैन भी थोड़ा बहुत खुश होता है, बट वो साफ साफ इनकार कर देता है। बट प्लूरियल जो होती है उसकी मदद चाहती थी। वह कहती है मास्टर वैन आपको चलना ही होगा चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए। वैन बताता है कि मेरे ऊपर कर्फ्यू लग चुका है, मुझे 6 बजे से पहले ही यहाँ पे आना होगा और सिटी के बाहर ज़्यादा समय तक नहीं रहना होगा, तो मैं समझना होगा प्लूरियल। बट प्लूरियल कहती है कि मास्टर आपको चलना ही होगा, इससे हम इस विलेज का ही डेवलपमेंट कर रहे हैं एक तरीके से, और वहाँ पे आने वाले एडवेंचरर्स की भी मदद करेंगे। वैन जो होता है इसके लिए तैयार हो जाता है, बट उससे पहले वो बता देता है कि उसके साथ में कौन कौन जाएगा। टिल जाएगा, कैम्शन जाएगा, आर्ट जाएगा, ऑर्थो की पूरी टीम जाएगी, और जो बाकी के एडवेंचरर्स भी हैं वह भी उसके साथ में ही जाएंगे। प्लूरियल इसके लिए मान जाती है। प्लूरियल बताती है मास्टर को ये पूरी राइड जो है वह 4 घंटे की होगी, जो कि जंगल और पहाड़ों के बीच में से होते हुए जाएगी। उसके लिए वैन तैयार होता है। प्लूरियल
प्लूरियल भी काफी ज्यादा खुश होती है कि मास्टर वैन उसके साथ जाने के लिए तैयार हो चुके हैं। दूसरी तरफ वैन को हैरानी होती है कि इतनी सारी रिक्वायरमेंट के बावजूद भी प्लूरियल जो है उसे ले जाने के लिए तैयार है और वह काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। बट दूसरी तरफ प्लूरियल जो होती है वो वहां से जाने लग जाती है कह करके कि हम कल मिलेंगे मास्टर वैन। अब हमें अगले दिन को में दिखाया जाता है एक कार्ड जो होती है वह जंगल के बीच में से जाने लग जाती है और तो और बाकी के एडवेंचरर भी उनके साथ में होते हैं। कार्ड के अंदर हमें कैम्शन को दिखाते हैं जो कि मोशन सिक होता है, उसे उल्टियां आने लगती है। बट दूसरी तरफ एडवेंचरर जो होते हैं वो बड़े बड़े मॉन्स्टर से फाइट कर रहे होते हैं बीच रास्ते में आने वाले और वो बड़ी आसानी से उन्हें ओवर पावर करते जाते हैं। अब वो जंगल के अंदर काफी ज्यादा आ जाते हैं पहाड़ों को पार करते हुए। अब आसपास में आर्ट और टेल जो होती है वहाँ की सीनरी देखने लग जाती हैं जो कि उन्हें काफी ज्यादा खूबसूरत लगती है। वो यहीं पे ही अपना टाइम स्पेंड करना चाहती थी। दूसरी तरफ वैन जो होता है वो कैम्शन से पूछता है कि उसकी हालत कैसी है। कैम्शन कहता है कि मास्टर आप देख नहीं सकते हो मेरी हालत कितनी ही ज्यादा बुरी है। दूसरी तरफ वैन जो होता है वह कार्ड के बाहर अपना सर निकालता है और बाहर की तरफ देखता है। जैसे वो फर्स्ट ग्लांस कर लेता है उसी समय वो हैरान हो जाता है और वो कार्ड को रुकने के लिए कहता है। एडवेंचरर की टीम तो हैरान हो जाती है कि आखिरकार मास्टर वैन कर क्या रहे हैं, उन्होंने कार्ड को रुकने के लिए क्यों बोल दिया। आपस में वो लोग बात कर रहे थे बट वैन हैरान होता है कि सामने ये चीज क्या है। वो सामने देखता है कि दो चोटियों को मिलाने के लिए बीच में बड़ी बड़ी लकड़ियां डाल रखी हैं जिनके अंदर बैलेंस भी नहीं है। अगर कोई उन पे चढ़ेगा तो वो मर भी सकता है। बट एडवेंचरर्स को तो फर्क ही नहीं पड़ रहा था। वो लोग कहते हैं कि हम जान जोखिम में डालते रहते हैं। बट वैन उन सभी को नीचे बुलाता और कहता है कि तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, तुम्हारी जान काफी ज्यादा कीमती है और मैं तुम्हें ऐसा करने भी नहीं दूंगा। यहाँ पे भी बाकी के एडवेंचरर लोग भी आएंगे और मान लो कोई अगर यहाँ से नीचे गिरता है तो वो मारा जाएगा, किसी के घर का चिराग बुझ जाएगा और मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगा। मोटू उधर उछल कूद करने लगता है। इसी वजह से वैन मोटू को बुलाता है और उसे काफी ज्यादा डांटता है। मोटू दुखी हो जाता है और वहीं वैन बताता है कि तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारी ये प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए तैयार हूँ। बट उससे पहले मुझे यहाँ पे देखना पड़ेगा कि किस तरीके का ब्रिज जो है यहाँ पे काम आ सकता है। अब वह सोच में पड़ जाता है कि यहाँ से सिटी जो है वो मेरी वाली वो काफ़ी दूर भी पड़ती है तो यहाँ से कार्ड भी आ जा सकती है, इसलिए मुझे बढ़िया सा कंक्रीट वाला एक ब्रिज बनाना पड़ेगा। वो ऐसा ही करता है, एक बढ़िया सा कंक्रीट वाला ब्रिज बना देता है जिसके ऊपर से कार्ड भी गुजर सकती है। और वहीं डंजन के ऊपर वो एक बड़ा सा गेट भी बना देता है जिससे कि वहाँ से कोई भी मॉन्स्टर बाहर ना निकल सके। अब वैन के दिमाग में आता है जितने भी एडवेंचर हैं जो कि डंजन को क्लियर करने आएंगे वह क्लियर करने के बाद रुकेंगे कहाँ पे, इनके लिए तो इस पहाड़ी के ऊपर कोई जगह भी नहीं है। इसलिए वो एडवेंचरर्स की मदद करने के लिए तैयार हो जाता है। वह उन सभी लोगों को काम पे लगा देता है, आसपास से लकड़े इकट्ठे करने को कहता है और वो उनकी मदद करेगा यहाँ पे एक बहुत बड़ा इन बना करके, जिससे कि जब भी वे डंजन को क्लियर करके आएंगे तब वो खा सकते हैं, पी सकते हैं और एक जगह पे रह सकते हैं। वो एक बहुत बड़ा इन क्रिएट करता है जहाँ पे बैठने की जगह होती है, जहाँ पे कि वह सभी लोग आराम कर सकते हैं। बाहर उनके पास में सनसेट देखने का व्यू होता है और काफ़ी सारे सोने के लिए बेड भी होते हैं जिससे कि वो अपना टाइम आराम से यहाँ पे स्पेंड कर सकते हैं। काफ़ी समय बीत जाता है, जितने भी एडवेंचरर्स होते हैं वे काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं वैन की इस मदद से और वो कहते हैं कि हमारा ध्यान पहली बार कोई इतना रख रहा है। वैन उन्हीं के साथ में ये भी बताता है कि यहाँ पे बड़े बड़े बाथरूम और टॉयलेट भी हैं जिससे कि वो आराम से फ्रेश भी हो सकते हैं और नहा भी सकते हैं। अब उन्हें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जितने भी एडवेंचरर्स होते हैं वे वैन को शुक्रिया अदा करते हैं। बट दूसरी तरफ वैन जो होता है ऑर्थो से मिलता है, ऑर्थो भी खुश होता है। वो काफ़ी ज़्यादा समय बीत चुका था इसलिए अब वो अपनी टाउन में जाने के लिए आगे बढ़ने लगता है। बट उसी दौरान उसे स्पार्टा की याद आती है कि वो ज़रूर से उसे ज़रूर डांटेगा। बट दूसरी तरफ आर्ट जो होती है वो कुछ स्टोन्स को देख लेती है और वो सीधा जाके वैन को बताती है। वैन खुश था कि उसे काफ़ी सारे मिथरल्स मिल गए हैं। बट दूसरी तरफ स्पार्टा जो होता है वो टाउन के बाहर खड़ा होकर के उनका इंतजार कर रहा था। वैन यह देख करके डर जाता है। अब वो धीरे धीरे करके स्पार्टा की तरफ बढ़ने लगता है। स्पार्टा उससे गुस्सा आता और कहता है कि आखिरकार आप इतना लेट क्यों आए। वो कहना चाहता था कि मैं मदद कर रहा था इन लोगों की, इसलिए वो ऑर्थो को मना लेता है आगे चल करके बात करने के लिए क्योंकि बाकी के लोग तो आ ही नहीं रहे थे। ऑर्थो जब आगे बात करने जाता है तो स्पार्टा उसे कहता है कि ऑर्थो शायद से तुम्हारा काम हम दोनों के बीच में नहीं है, इसलिए तुम साइड में हट जाओ, मैं जब तक तुमसे अच्छे से बात कर रहा हूँ। ऑर्थो उससे डर जाता है और साइड हट जाता है। तो दूसरी तरफ स्पार्टा जो होते हैं वो वैन को लेकर के वहाँ से ले जाने लगती हैं। बाकी के सभी बच्चे तो डरे हुए होते हैं और इसी के साथ में ये वाला पार्ट यहीं पे एंड होता है। तो मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।